क्या होगा अगर आप अचानक एक दिन उससे टकरा जाओ जो कभी आपका क्रश था, और उसे देखते ही आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस फिर से जाग जाएं, लेकिन उसके लिए अब प्यार जैसी चीजों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है। तो ऐसे में ये कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक ऐसा ही एकदम नया कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसमें कॉमेडी, रोमांस और भी बहुत कुछ है। ये देखकर आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इसके मेन लीड से, जिसका नाम कांग हो यंग था। हो यंग फाइनेंशियल प्लानर था और 10 साल बाद यूएस से कोरिया वापस लौट रहा था। वो अपने अंकल के साथ एक घर में जाता है तो वो उससे कहते हैं कि इससे अच्छा तो तुम्हें होटल में रहना चाहिए था, यहाँ अच्छा नहीं है, यहाँ तुम्हें काम करने में दिक्कत हो सकती है। वो कहता है कि ऑफिस के नजदीक है तो यही सही है, और वो कुछ ही दिन के लिए यहाँ आया हुआ था। तो अंकल कहते हैं कि तुम इतने टाइम बाद वापस आ रहे हो, तुम्हें तो ज्यादा टाइम रुकना चाहिए था, अपने दोस्तों से मिलना चाहिए, उनके हाल चाल पूछने चाहिए, ये देखना चाहिए कि यहाँ पर सब कुछ कितना बदल गया है। तो वो कहता है कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और ना ही मुझे फ्रेंड्स बनाने में इंटरेस्ट है। ये घर भी अंकल का ही था, लेकिन होयंग की मॉम के नाम पर रजिस्टर था। तो वो कहने लगते हैं कि चलो मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट लेकर चलता हूँ, पर वो कहता है कि मुझे कहीं और जाना है, मेरा आज का प्लान है। वो कहते हैं तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई फ्रेंड नहीं है, तो क्या तुम किसी लड़की से मिलने जा रहे हो? वहीं दूसरी तरफ हमें होंगजू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि ब्लाइंड डेट पर जा रही थी और अपनी फ्रेंड को बता रही थी कि मैं एकदम अच्छे से रेडी होकर आई हूँ। तब उसके पीछे पीछे होयंग भी कार लेकर ही आ रहा था, लेकिन होंगजू की वजह से आगे नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वो रोड के बीचों बीच चल रही थी। फिर वो एक शॉप में चली जाती है तो होयंग आगे निकल जाता है और एक रेस्टोरेंट में जाता है, वहाँ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद होंगजू भी यहाँ आती है और होयंग को अकेला देखकर उसके पास आती है। कहती है कि क्या तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट के लिए आए हो? वो उसे देखकर पहचान जाता है और बहुत ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि ये वही लड़की थी जिसने उसे सबके सामने स्कूल में लव लेटर दिया था। वो कहती है मेरा नाम होंगजू है और मैं हाईजी की फ्रेंड हूँ। पर वो अपने ग्लासेस हटाता है, कहता है कि क्या तुम सच में होंगजू हो? लेकिन वो उसे नहीं पहचान पाती। अब होयंग उससे कुछ कहे, इतने में वहाँ एक लड़की आ जाती है तो होंगजू को रियलाइज होता है कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ क्योंकि उसका ब्लाइंड डेट तो कहीं और बैठा हुआ था। तो फटाफट से खड़ी होती है, उनसे सॉरी कहती है और उस लड़के के पास चली जाती है। तो वो लड़की होयंग को अपने बारे में बताती है कि मैं जोसेफ की कजिन हूँ मीशू, और कहने लगती है कि क्या तुमने मुझे पहचाना, हम जोसेफ की शादी में मिले थे। वो इतना कुछ बोल रही थी पर होयंग का ध्यान तो होंगजू पर ही था और ये चीज मीशू भी नोटिस कर लेती है। पूछती है कि तुम उसे जानते हो क्या? तो वो कहता है हाँ, वो मेरी हाई स्कूल फ्रेंड थी। मीशू कहती है कि तुमने तो उसे एकदम पहचान लिया, क्या वो तुम्हारी एक्स है? लेकिन उसने तुम्हें नहीं पहचाना, शायद तुम बदल गए हो। तब वो कहता है कि पर वो तो अभी भी वैसे की वैसी है। इतने में वो देखता है कि होंगजू उस लड़की के साथ बाहर जा रही थी तो मीशू से कहता है कि तुम खाना ऑर्डर करो, मैं अभी आता हूँ, और उनके पीछे पीछे बाहर चला जाता है। लेकिन बाहर जाता है तो देखता है कि वो दोनों तो दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो निकल चुके थे। उसे अभी भी इस बात की लग रही थी कि क्या सचमुच में उसने मुझे पहचाना नहीं, पर असल में होंगजू ने उसे पहचान लिया था। वो अपने डेट के साथ जा रही थी और साइड मिरर में उसे ही देख रही थी। वो लड़का कहता है कि हाईजी ने मुझे एक जगह के बारे में बताया था, मैंने वो बुक कर लिया, तो हम वहाँ पास्ता खाने के लिए जा रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे एक दूसरी जगह के बारे में पता है, वो ज्यादा अच्छा है, उसके बारे में हर किसी को नहीं पता है, तो वहाँ चलते हैं। तो वो कहता है कि हाईजी ने कहा था कि तुम ऐसा ही कहोगी, इसलिए तुम्हारी बात नहीं माननी। वो हंसने लगती है कि चलो ठीक है, फिर आज पास्ता ही खाते हैं। अब होयंग और मीशू भी रेस्टोरेंट से घर जाने के लिए निकलने लगते हैं। मीशू अपनी गाड़ी नहीं लाई थी तो सोच रही थी कि होयंग उसे घर छोड़ देगा और उसकी गाड़ी में बैठने के लिए जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे यहाँ के रोड के बारे में नहीं पता, तो तुम खुद से घर चली जाओ, और उसे गुड बाय करके चला जाता है। उधर वो लड़का होंगजू को घर छोड़ने को बोलता है, लेकिन वो कहती है कि मैं यही पास में रुकने वाली हूँ तो खुद से चली जाऊंगी। फिर अगले सीन में होयंग को दिखाया जाता है, उसे जोसेफ का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी बहन सुंदर है, अच्छी है, फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा है और वो स्टेट में भी काम करती है, तो उसमें क्या दिक्कत है, तुमने उसे रिजेक्ट क्यों किया? तो वो कहता है कि ये मुझसे मत पूछो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारे कहने से ही मैंने उससे मिलने के लिए हाँ की थी, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आगे से मैं कॉन्ट्रैक्ट में ये ऐड कर लूंगा कि तुम फिर से ऐसा ना कर पाओ। वो कहता है कि पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुमने डैड से कोरिया जाने की परमिशन कैसे ले ली, वो पैसों को लेकर कभी किसी पर भरोसा नहीं करते, और क्या तुम पार्टी के लिए वापस आ रहे हो? वो कहता है हाँ। तो वो कहता है कि ठीक है, फिर यहाँ आने से पहले तुम कोरिया में जो भी काम है सारे निपटा लेना, जो भी फ्रेंड्स हैं उनसे अच्छे से मिल लेना। ये सुनकर तो उसे होंगजू की याद आती है, लेकिन कहता है कि मैं बस यहाँ पर काम के लिए आया हूँ और अब तुम सो जाओ, ये कहकर फोन काट देता है। फिर जब वो सिग्नल पर रुकता है तो उसकी नजर होंगजू पर पड़ती है जो बस स्टॉप पर बैठी हुई थी। वो अभी भी वैसे ही बाल बांध रही थी जैसे स्कूल टाइम में बांधती थी। उसे देखकर वो फिर से अपने पास में पहुंच जाता है जब उसके दोस्त सेंग ने कहा था कि बाहर वो लड़की तुम्हारा वेट कर रही है, जो कि होंगजू ही थी। जब उसके पास जाता है तो वो उसे लेटर देकर कहती है कि इसका रिप्लाई दे देना। सारे बच्चे उन्हें देखकर चिल्लाने लगते हैं। अब इतने में उसकी बस आती है तो वो उसे आवाज देने लगता है पर वो सुनती नहीं। तो वो जल्दी से गाड़ी घुमाता है और बस स्टॉप पर पहुंचता है, लेकिन वो अब वहाँ पर नहीं थी। उसे बुरा लगता है, सोचता है कि शायद मैंने गलत रास्ता ले लिया। पर तब उसकी नजर होंगजू पर पड़ती है जो एक फूड स्टॉल पर थी, तो वो भी उसके पास चला जाता है और कहता है कि जो लड़की खा रही है मुझे भी वही खाना है, लेकिन उसने तो बहुत सारा ऑर्डर किया था। तो वो बस एक चीज देने को बोलता है। फिर होंगजू कुछ पीने लगती है तो वो कहता है कि मुझे भी पीने को दो, तो वो दे देती है। फिर वो कहता है कि अब टिश्यू दो। इससे तो उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और गुस्से में वो बहुत सारे टिश्यूज दे देती है। तो वो कहता है कि क्या तुमने सच में मुझे अभी तक नहीं पहचाना? वो कहती है मुझे पता है तुम होयंग हो। तो वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं दिखाया कि तुम मुझे जानती हो? तो वो कहती है कि ऐसा करना जरूरी था क्या? वो कहता है मैं 10 साल बाद आ रहा हूँ, हमने इतने टाइम से एक दूसरे को नहीं देखा है। वो कहती है अच्छा इतना टाइम हो गया क्या? लेकिन तुम तो यूएस चले गए थे ना, तो यहाँ पर कैसे?
वो कहता है मैं कुछ काम से आया था। वो हंसती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर काम से आए थे और ब्लाइंड डेट पर चले गए। वो भी हंसता है और कहता है कि क्या तुमने मुझे कैफे में पहचान लिया था। होंगजू कहती है क्यों नहीं, तुम अभी भी वैसे ही दिखते हो और क्या पुराने दोस्तों से तुम्हारी बात हुई। वो कहता है नहीं, तुम पहले ही हो जिससे मैं यहाँ कर मिल रहा हूँ। वो कहती है कि क्या तुम उन लोगों के बारे में जानना नहीं चाहते, और फिर उसका नंबर लेती है। कहती है कि मैं तुमसे कांटेक्ट करूंगी, सब तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे, खासकर हाइजीन, वो तो बहुत ज्यादा खुश होगी। फिर वो कहता है कि उसका तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा क्या, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। ये सुनकर तो वो जो पी रही थी उसे होयंग के कोट पर गिरा देती है। तब उसका कोट साफ करते हुए उसे माफी मांगती है। कहती है कि तुमने फनी बात की तो मुझे हंसी आ गई। इतने में उसकी बस आ गई थी तो जल्दी से पैसे देती है और होयंग से कहती है कि बचे हुए पैसे से तुम अपने कोट को ड्राई क्लीन करवा लेना। फिर चली जाती है। होयंग देखता है कि वो पैसे तो बहुत ही कम थे। फिर घर आकर भी वो उसी कॉइन को देख रहा था और फिर एक नोटिस देखने लगता है। तो हमें दिखाई जाता है कि जब वो चेन ले रहा था तो उस टाइम पुलिस उसकी कार ले गई थी क्योंकि उसने वो गलत जगह पार्क कर दी थी और ये उसी का ही नोटिस था। तभी उसे एक मैसेज आता है तो उसे लगता है कि शायद ये होंगजू का होगा, लेकिन वो तो जोसेफ का था। उसे लग रहा था कि अभी तक उसने मुझे मैसेज क्यों नहीं किया, और फिर बार बार फोन चेक कर रहा था कि कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया। तब उसे फिर से स्कूल का टाइम याद आता है कि एक दिन जब ये बस से उतर रहा था और वो आखिरी स्टॉप था तो ड्राइवर कहता है कि अपनी फ्रेंड को साथ लेकर जाओ, जो कि होंगजू ही थी। वो बस में ही सो रही थी। तो वो कहता है कि मैं इसे नहीं जानता, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इसे अपने साथ लेकर जाओ। तब उसके पास जाता है और उसका बैग खींचने लगता है। इससे वो उठ जाती है और फटाफट से बस से नीचे उतर जाती है। अब होंगजू आगे चल रही थी और होयंग पीछे पीछे, क्योंकि इसके पैरों में चोट लगी हुई थी। स्कूल के पास आकर होंगजू देखती है कि टीचर देर से आने वाले बच्चों को पनिश कर रहे थे। तो वो होयंग की चोट का फायदा उठाकर पहले तो उसके पास आती है और फिर उसके हाथ को अपने कंधे पर रख देती है, ऐसे दिखाती है जैसे कि वो उसकी हेल्प कर रही हो। टीचर कहते हैं कि तुम लेट क्यों आई। वो कहती नहीं तो मैं लेट नहीं आई हूँ, मैं तो इसकी हेल्प कर रही थी। लेकिन होयंग साफ साफ कहता है कि मैं तो इससे पहली बार मिल रहा हूँ, मैं इसे नहीं जानता। वो कहने लगती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। तो वो कहता है कि ठीक है, अगर हम अच्छे दोस्त हैं तो फिर तुम्हें मेरा नाम पता होगा, मेरा नाम क्या है, और फिर अपना नेम प्लेट छुपा लेता है। अब उसे नाम तो पता ही नहीं था तो वो कुछ बोल ही नहीं पाती। होयंग के पैर में चोट लगी थी इसलिए टीचर उसे अंदर भेज देते हैं। फिर वो होंगजू पर गुस्सा करने लगते हैं। तो उसे देखकर होयंग स्माइल कर रहा था तो वो उसे इशारों में कहती है कि तुम्हें तो मैं देख लूंगी। अगले सीन में होयंग को क्लास में दिखाया जाता है। जब टीचर पढ़ा रहे थे तो उसकी नजर उसके बैग में रखी एक बुक में पड़ती है, जो कि होंगजू ने चुपचाप से टीचर से बचने के उसके बैग में रखी थी। ये एक रोमांस नॉवल थी जो कि किसी जूनो नाम के राइटर की थी। उसमें फर्स्ट लव के बारे में लिखा हुआ था। वो ये सब देख ही रहा था कि टीचर उसे आगे आकर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बुलाते हैं। होयंग पढ़ाई में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट था तो उस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर लेता है। तब टीचर उसकी तारीफ करते हैं और बच्चों को क्लैपिंग करने को बोलते हैं। टीचर उसकी तारीफ कर रहे थे और उसका ध्यान तो बाहर होंगजू पर था। पहले तो वो आगे चली जाती है, फिर वापस आकर होयंग को हाई करने लगती है। ये देखकर तो वो मन ही मन खुश हो रहा था और स्माइल कर रहा था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अभी भी उसके मैसेज का वेट कर रहा था और सोच रहा था कि अभी तक उसका मैसेज नहीं आया है। फिर हम होंगजू को देखते हैं, उसने हाईजी को होयंग के बारे में बता दिया था। वो उसका पहला प्यार था इसलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। पूछती है कि तुम कहाँ पर मिले, कैसे मिले, और क्या वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है। तो वो कहती है कि हाँ अभी भी वैसा ही है। हाईजी तो बेचैन हो रही थी, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। फिर पूछने लगती है कि वो यहाँ क्या कर रहा होगा, क्या उसकी शादी हो गई है। वो कहती है मुझे नहीं पता, मेरी उससे इतनी बात नहीं हुई, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेती। और यहाँ हम फिर से स्कूल का सीन देखते हैं जब होंगजू और हाईजी दोनों साथ में बैठे हुए थे। तो होंगजू कहती है कि आजकल तो मुझे स्कूल में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम जब देखो पढ़ाई में बिजी रहती हो, बिल्कुल मजा नहीं आता, बस सोने का मन करता है। तो हाईजी कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है, कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होती है, पूछती है कि आखिर वो कौन है। तो बताती है कि उसका नाम होयंग है और वो स्कूल का टॉपर है। उसी टाइम होयंग पीछे से जा रहा था तो हाईजी से देखने लगती है और जब वो होंगजू को उसे दिखाती है तो उसे तो गुस्सा आता है कि ये तो बहुत ही बुरा लड़का है, मैंने इसकी हेल्प की थी लेकिन सुबह से मेरी हेल्प नहीं की, ये तो मुझ पर हंस भी रहा था। पर हाईजी तो उसकी बिल्कुल बात नहीं सुन रही थी क्योंकि उसका सारा ध्यान तो होयंग पर था और कह रही थी कि क्या मैं उसे बता दूं कि मैं उसे लाइक करती हूँ। ऐसे में होंगजू कहती है तो उसे बता दो ना। फिर उसकी और अपने माथे पर फिंगर रखकर कहती है कि चलो मुझे फील कर दो और मुझे लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ही अच्छे कपल बनोगे। बाद में वो एक लेटर लिखती है और उसे लेकर हाईजी की तरफ जाने लगती है, लेकिन होयंग को देखकर वापस आती है और हाई करने लगती है। पर वो हाईजी को भी हाई करने के लिए बुला रही थी लेकिन वो शर्म के मारे आती ही नहीं। इसके बाद वो लेटर लेकर बॉयज फ्लोर में पहुंच जाते हैं जहाँ वो होयंग के क्लास से बाहर आने का वेट करते हैं। लेकिन अचानक से हाईजी को घबराहट होने लगती है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं उसे लेटर नहीं दे सकती। तो होंगजू से कहती है कि क्या तुम प्लीज मेरे बदले इसे दे दोगी। वो कहती है नहीं, इसे तुम्हें ही देना होगा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज दे दो ना, लेकिन होंगजू भी नहीं मानती, कहती है नहीं तुम्हें ही अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी चाहिए। तब हाईजी कहती है कि मैं तुम्हें जुनो का एड्रेस दूंगी। ये सुनकर तो वो एकदम मान जाती है। जुनो वही नोवेल राइटर था और होंगजू उसे बहुत ज्यादा लाइक करती थी। इसके बाद वो होयंग को लेटर देती है और कहती है कि मेरी फ्रेंड ने तुम्हें दिया है, उसे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। इतने में टीचर आते हैं कि लड़की यहाँ क्या कर रही है। तो वो होयंग से कहती है कि मेरी जो बुक तुम्हारे पास है ये उसमें रखकर दे देना, और वहाँ से भागकर आ जाती है। फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं कि होंगजू के पास अभी भी बहुत सारी नॉवेल्स थी। तब हाईजी पूछने लगती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं आया। वो कहती है नहीं, वो अच्छा इंसान है। तो वो कहती है कि एक बार से क्या होगा, किसी को जानने के लिए 2-3 बार तो मिलना ही चाहिए। लेकिन वो कहती है कि तुमने कहा था कि मिलने जाना है और ये भी कहा था कि तुम मुझे परेशान नहीं करोगी,
मैं एक बार चली गई ना तो बस अब ठीक है, और वैसे भी इन सब में पैसे, एनर्जी और टाइम वेस्ट होता है। ऐसे में हाईजी कहने लगती है कि मेरी वो फ्रेंड कहाँ गई जो कहती थी कि प्यार से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। तो वो भी कहती है कि मेरी वो फ्रेंड कहाँ है जो अपने फर्स्ट लव का फोन नंबर चाहती थी। तो हाईजी इसकी बातों में हाँ मिलाने लगती है। तो होंगजू उसको होयंग का नंबर दे देती है। फोन कर जाने के बाद वो अपने खाने का हिसाब लगाती है कि मैंने कितने का खाया, लेकिन उसकी कैलकुलेशन पूरी तरह से गलत थी। फिर हमें होयंग को दिखाया जाता है जो कंपनी में एक मीटिंग के लिए आया हुआ था। सारे लोग उसे देख रहे थे क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा था, एकदम चुपचाप बैठा हुआ था। तो उसके अंकल सभी एम्प्लॉय से उसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं और बताते हैं कि ये कितना टैलेंटेड है और अब हमारी कंपनी के साथ काम करेगा। फिर उसे सबसे कुछ बोलने को कहते हैं तो वो ये कहता है कि आपकी ये कैलकुलेशन गलत है। अंकल तो फिर इसकी तारीफ करने लगते हैं, लेकिन वो ये कहकर सबको चौंका देता है कि ये सब अब मुझे दे दो, अब से इसे हेड ऑफिस संभालेगा, और फिर वहाँ से निकल जाता है। तब अंकल भी उसके पास आते हैं, कहते हैं कि हेड ऑफिस ये सब क्यों लेगा, तुम इसी के लिए यहाँ है ना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, पर मैं भी तो कोई ऑफिस का हेड हूँ ना, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, अब मेरे एम्प्लॉयज का क्या होगा। वो कहने लगता है कि ये सब तो पहले से डिसाइड हो गया था और मेरे और आपके लिए यही सही है। तो वो कहते हैं कि तुम अपनी मॉम के जैसे क्यों कर रहे हो। होयंग कहता है कि उनके जैसे बनने के लिए तो मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना पड़ेगा। तभी अंकल को कॉल आती है कि उन्हें अर्जेंट मीटिंग के लिए जाना है। तो वो होयंग से कहते हैं कि मेरी कार कहाँ है, मुझे इसकी चाबी चाहिए। वो चाबी तो दे देता है, पर ये भी कहता है कि कार के साथ क्या हो गया। वो सरप्राइज होते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कहते हैं कि तुम ऐसा क्या कर रहे थे, तुम कहाँ थे जो तुमने रोड साइड गाड़ी पार्क कर दी। वो कहता है कि मुझे मेरी एक फ्रेंड मिली हाई स्कूल की, मैं उससे मिलने के लिए चला गया। उन्हें तो शक होने लगता है। कहते हैं कि अच्छा, तो तुम रास्ते पे जा रहे थे, तुम्हें वो दिखी और तुम वहीं रुक गए, क्या वो इतनी खूबसूरत है। वो स्माइल करते हुए कहने लगता है कि वो अभी भी वैसी की वैसी है। उसके चेहरे पर ऐसे स्माइल देखकर तो और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। एक्साइटेड होकर पूछते हैं कि वो तुम्हारा पहला प्यार थी, तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी, लेकिन वो तो कोई रिप्लाई नहीं देता। इतने में उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है। तो वो होंगजू का सोचकर फटाफट से बाहर चला आता है, लेकिन ये तो हाईजी थी। कहती है मैं हाईजी हूँ, तुमने मुझे पहचाना, मैंने स्कूल में तुम्हें लेटर लिखा था, हम एक ही एकेडमी में थे। वो कहता है हाँ मुझे याद है, काफी टाइम हो गया है। तो हाईजी कहने लगती है कि तुम ठीक हो ना, और फिर एकदम से पूछ लेती है कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। होंगजू चौंक जाती है कि इतनी जल्दी ये नहीं पूछना था। तब होयंग कहता है कि नहीं अभी नहीं हुई है। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं। फिर बातों बातों में हाईजी से कहती है कि क्यों ना हम लोग मिले, तो एक वेलकम पार्टी रखते हैं। वो कहता है ठीक है। हाईजी खुश रहती है और होंगजू को बताने लगती है। तब होयंग उसकी आवाज भी सुन लेता है। हाईजी पे इस हफ्ते मिलने का प्लान बनाती है और सैंग के बारे में बताती है कि वो तुम्हें याद है ना, वो तुमसे मिलना चाहता है, तो फिर मैं तुम्हें टाइम और एड्रेस बता दूंगी। होयंग तो होंगजू से बात करने वाला था कि इतने में फोन ही कट जाता है। अब पार्टी वाला दिन आ गया था, तो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहा था। तब उसके अंकल उसे चिढ़ा रहे थे कि वो लड़की जरूर सुंदर होगी जो तुमने उसके लिए मेरी नई कार गवा दी, और सच सच बताओ क्या उसने तुम्हें इतने सालों में कभी कांटेक्ट नहीं किया, एक बार भी नहीं। वो कहता है कि मैं बस अपने पुराने हाई स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रहा हूँ और कुछ नहीं। वो कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा पहला प्यार भी उन हाई स्कूल फ्रेंड में तो है। तो वो कहता है कि मुझे उससे कुछ लेना है, बस इसीलिए जा रहा हूँ। वो भी इसे चिढ़ाते हुए कहते हैं क्या लेना है, प्यार, और हंसने लगते हैं। पर वो उन्हें कुछ बोले बिना ही चला जाता है। फिर हम उस रेस्टोरेंट को देखते हैं जहाँ पर आज सब लोग मिलने वाले थे, और ये रेस्टोरेंट सैंग का था, उनके फ्रेंड का। थोड़ी देर में हाईजी आती है जो कि बहुत ही अच्छे से तैयार होकर आई थी। उसने हील पहनी हुई थी, इसलिए उसके पैरों में चोट लग गई थी। तब सैंग उसे टिश्यू देता है, उसे देखकर उसका मजाक बनाता है कि क्या होयंग तुम्हें पहचानेगा, तुमने प्लास्टिक सर्जरी से अपना पूरा हुलिया बदल दिया है। तो वो उससे कहने लगती है कि उसके सामने कुछ भी मत बोलना, कोई बदतमीजी मत करना। फिर दोनों लड़ने लगते हैं। दोनों लड़ ही रहे थे कि होयंग आ जाता है। उसे देखकर सैंग अपनी इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाता, उसे गले लगा देता है। कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, बहुत टाइम हो गया है, इतने टाइम के लिए गायब क्यों हो गए थे, पर अब तो काफी ज्यादा बदल गए हो। लेकिन तभी हाईजी से साइड करके होयंग से मिलने आती है, पर वो उसे नहीं पहचानता। सैंग से कहता है कि ये कौन है। तो वो हंसने लगता है कि मुझे पता था कि तुम इसे नहीं पहचानोगे, ये हाईजी है। पर ये कहने लगता है कि इसने सर्जरी करवाई, पर तब तक हाईजी उसे जोर का धक्का मारकर पीछे कर देती है। कहने लगती है कि मैं अब बहुत बदल गई हूँ और तुम तो और भी ज्यादा हैंडसम हो गए हो। तो वो कहता है कि तुम भी अब अच्छी लग रही हो, पर अभी तक होंगजू नहीं आई क्या। फिर हम होंगजू को देखते हैं, वो यही आ रही थी, लेकिन अचानक से उसे उसके बॉस का मैसेज आता है कि मुझे पार्टी में लेट हो जाएगा, तो तुम डायरेक्टर किम की पार्टी में चले जाना, और जाते हुए मेरे ऑफिस से उनका गिफ्ट भी ले लेना। इधर ही तीनों बातें करते हैं। सैन बताता है कि मॉम ने मेरी शादी के लिए जो पैसे रखे थे उससे मैंने रेस्टोरेंट खोल दिया, और पिछले 2 साल से मैं इसे चला रहा हूँ। हाईजी बताती है कि मैं हमारे स्कूल में ही इंग्लिश टीचर हूँ। वो बार बार एक ही बात बोली जा रही थी क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, अजीब सी हरकतें कर रही थी। फिर साथ में और ड्रिंक करने को बोलती है, लेकिन होयंग उसके बदले उसे पानी का ग्लास देता है। तो वो शर्माने लगती है कि मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे कुछ फील हो रहा है। फिर कहने लगती है कि मुझे नहीं पता कि होंगजू ने तुम्हें कैसे पहचान लिया, अगर तुम मुझे दिखती तो मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाती, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो गए हो। लेकिन वो रह कहाँ गई, तो उसे कॉल करने लगती है, पर उससे पहले ही वो टेबल पर गिर जाती है, और वहाँ होंगजू गिफ्ट लेकर डायरेक्टर की पार्टी में पहुंच जाती है। उन्हें कांग्रेस करते हुए बताती है कि बॉस नहीं आ पाई, इसलिए मैं आपको ही देने आई हूँ। वो तो जाने ही लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हें कुछ तो खाना ही पड़ेगा, और फिर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले जाते हैं। तब होंगजू वहाँ पर जूनो को देखती है। उसे देखते ही वो फिर से जाने की ट्राई करती है, लेकिन डायरेक्टर उसका हाथ ही पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुम जाने की जिद क्यों कर रही हो, तुम्हें तो जूनो से बात करनी चाहिए ना, क्या तुम लोग अब क्लोज नहीं हो। लेकिन वो सुनती नहीं, बस जाने का ही बोलती है। तो जूनो उसके पास आता है, कहता है कि तुम कैसी हो, और उधर हाईजी तो लटक गई थी,
लेकिन ये दोनों अभी भी साथ में ड्रिंक कर रहे थे और होंगजू के बारे में ही बातें कर रहे थे कि काम की वजह से वो शायद नहीं आ पाई। तभी वो नशे में धुत वहाँ पहुंचती है और होयोंग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ भी आ गए, जहाँ जाओ तुम ही दिख जाते हो। फिर हाईजू को देखकर उसकी गले लग जाती है, कहती है देखो मैं आ गई। तब दोनों एक दूसरे के गले लगकर पागलों जैसी बातें करने लगते हैं। उनकी ऐसी हरकतें देखकर सैंग कहने लगता है कि तुम दोनों मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर रहे हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि होयोंग यहाँ पर है। लेकिन होंगजू तो और बियर ढूंढने लग जाती है, कहती है कि आज ड्रिंक पीना बिल्कुल सही है। वो कहने वाली होती है कि तुम्हें पता है आज मैं किससे मिली, कि तुम्हें सैंग उसे स्पाइसी चिकन खिलाता है, उसे बहुत मिर्ची लगती है तो बाल भूल जाती है, उसका ध्यान भटक जाता है, पागलों की तरह इधर उधर दौड़ने लगती है और फ्रिज के अंदर अपना मुंह डाल देती है। उसकी ऐसी हरकतें देखकर होयोंग को लग रहा था कि ये सब क्या है। तो सैंग उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर रहते हो, तो वो अपनी जगह का नाम बताता है। वो कहता है कि होंगजू भी वहीं पर रहती है, तो तुम इस मुसीबत को अपने साथ ले जा लो, बस तुम्हें ये देखना है कि ये अपना घर सही सलामत ढूंढ ले, तो तुम उसे छोड़ देना और मैं हाईजू को ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन तुम पिछली बार की तरह बिना गुड बाय किए मत जाना। अब यहाँ से निकलते ही होयोंग होंगजू को घर छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तब वो अपने स्कूल वाले रास्ते में पहुंचते हैं, लेकिन वो इधर उधर झूम रही थी। तब होयोंग उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, और मैं तुमसे इसलिए मिलने आया क्योंकि मैं कुछ सेटलमेंट करना चाहता था। लेकिन वो सुनती ही नहीं और भागते हुए स्कूल के गेट के पास पहुंचती है, कहती कि तुम्हारी वजह से आज फिर से मैं लेट हो गई। वो कहता है फिर से क्या मतलब, मुझे तो याद नहीं कि ऐसा कुछ हुआ था। वो कहती है तुम कितने बदतमीज हो, जिस दिन हम बस में पहली बार मिले थे मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, तुम्हें जगाया था और स्कूल जाने में भी तुम्हारी हेल्प की थी। तुम्हें चोट लगी थी इसलिए मैंने लेट होने का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो हंसने लगता है कि तुम श्योर हो ना कि ऐसा ही हुआ था। वो कहती है और नहीं तो क्या। इससे तो वो और भी ज्यादा हंसने लगता है। उसे ऐसे देखकर वो कहती है कि तुम होयोंग नहीं हो ना। वो ऐसे स्माइल नहीं करता था, उसके फेस पे तो कोई एक्सप्रेशन भी नहीं था, लॉयल भी नहीं था, बस एक टैलेंटेड ब्रेन वाले बच्चे के जैसा था। तुम उसे नहीं जानते लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ। उसकी ऐसी बातें ऐसी हरकतें देखकर तो होयोंग को बहुत ही ज्यादा हंसी आ रही थी। वो अपने हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तब होंगजू कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम वापस आए, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। फिर रास्ते में जाते हुए कहती है कि क्या तुम्हें याद है वो बुक जो मैंने तुम्हारे बैग में रखी थी, वो उस बुक का नाम बताता है। तो होंगजू सरप्राइज होती है कि तुम्हें अभी भी याद है, तुम्हें पता है उस बुक में क्या लिखा हुआ था, कि जो पहला प्यार होता है वो बहुत स्पेशल होता है क्योंकि वो एक ही बार होता है। फिर कहने लगती है कि प्यार भी फ्रोजन फूड की तरह होता है, उसे फ्रिज में रख देना चाहिए ताकि हमारी फीलिंग्स लंबे टाइम तक टिकी रहे, लेकिन अगर हमने बाहर निकाल दिया तो हम अपने प्यार को भूल जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने पहले प्यार से नहीं मिलना चाहिए। अब बातें करते करते वो दोनों होंगजू के घर तक पहुंच जाते हैं। तो उसे यहाँ तक छोड़ने के बदले वो उसे अपना फेवरेट नूडल्स और डम्पलिंग्स देती है, कहती है कि इन्हें फ्रिज कर देना एकदम पत्थर के जैसे, तभी खराब नहीं होंगे। और फिर उसे गुड बाय करके अपने घर की तरफ ऊपर जाने लगती है, लेकिन वो घर नहीं जाता, उसके पीछे पीछे आता है। तो उसे देखकर वो कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं किसी और के घर में आ गई हूँ। लेकिन वो तो हंसने लगता है, कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा फनी हो। उसके हाथ में डम्पलिंग्स थे तो कहता है कि मेरा वाला तो अभी से पिघलना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में होंगजू को दिखाया जाता है, उसके आसपास खाने पीने का सामान बिखरा पड़ा था। फिर जब वो उठती है तो उसके सिर में दर्द हो रहा था। उसे याद होता है कि मैंने कल क्या क्या किया। पहले तो पार्टी में बहुत ड्रिंक कर ली, उसके बाद होयोंग के सामने कैसी कैसी हरकतें की, उसे पता नहीं क्या क्या बोल दिया। वो ये भी याद करती है कि घर छोड़ने के बाद जाने से पहले उसने कहा था कि मॉर्निंग में मिलते हैं। वो ये सोच ही रही थी कि अचानक दरवाजे पर नॉक होता है तो वो डर जाती है कि कहीं वही तो नहीं आ गया। लेकिन वो हाईजी निकलती है, कहती है कल से तुम कहाँ हो, मेरा फोन क्यों उठा रही। और फिर उसे खाने के लिए बाहर साथ में चलने को बोलती है। ये सुनकर तो वो खुश आती है कि चलो चलते हैं। फिर हम होयोंग को देखते हैं, उसने अपने अंकल के लिए हैंगओवर सूप बनाया था। वो सूप उन्हें बहुत ही पसंद आता है। फिर पूछने लगती है कि कल अपने पहले प्यार के साथ मीटिंग कैसी रही तुम्हारी। वो बताता नहीं, ये कहता है कि सूप ठंडा हो रहा है, जल्दी से पी लो। तो वो कहते हैं कि क्या मैं अपनी एक फ्रेंड को बुला सकता हूँ। वो पूछता है कौन सी फ्रेंड। वो कहते हैं कि वो ऊपर रहती है। ऊपर का नाम सुनकर तो होयोंग जोर से चिल्लाता है कि नहीं। इससे तो अंकल डर जाते हैं, कहने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना मेरा दिल कितना नाजुक है, इतने जोर से क्यों चिल्लाए। अब होयोंग को तो कल पता चल गया था कि होंगजू ऊपर ही रहती है, इसीलिए वो बहाना बनाता है कि मैंने 2 ही लोगों के लिए बनाया है तो उसे कैसे बुला सकते हैं, जबकि वो तो अभी हाईजी के साथ खाने का मजा ले रही थी। अब जैसे ही वो खाना खत्म करती है तो हाईजी कहती है कि तुम खाना खा रही थी इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, तो अब बताओ कल तुम कहाँ और किसके साथ ड्रिंक कर रही थी। उस पर गुस्सा करती है कि कल सिर्फ मेरी और सैंग की बात नहीं थी, हमने स्पेशली होयोंग के लिए वेलकम पार्टी रखी थी और तुमने कहा था तुम आओगी लेकिन आई नहीं, और आई भी तो नशे में। उसे ये सब कितना रूड लग रहा होगा। तो होंगजू से माफी मांगने लगती है। वो कहती है मुझसे क्यों मांग रही हो, तुम्हें उससे मांगनी चाहिए, लेकिन तुम कल थी कहाँ। वो बताती है कि जूनो के साथ। अब उसका नाम सुनकर तो हाईजी का पारा हाई हो जाता है, लेकिन वो कुछ कहे उससे पहले ही होंगजू उसकी टोन में कहने लगती है कि मैं एक नंबर की पागल हूँ, मुझे तो खुद पर यकीन नहीं हो रहा है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। पर हाईजी उससे नाराज थी तो बिल देकर कहती है कि अब तुम ही इसे भरोगी। इसके बाद दोनों घर वापस आते हैं। तब होंगजू जूनो के बारे में बताती है कि मैं तो बस गिफ्ट देने के लिए वहाँ गई थी, मुझे क्या पता था कि वो वहाँ मिल जाएगा। मैं तो वापस आना चाहती थी लेकिन डायरेक्टर ने जबरदस्ती रोक लिया और जूनो से मिलवाया, और उसने मुझे स्माइल करते हुए पूछा कि मैं कैसी हूँ। हाईजी कहने लगती है कि वो तो सच में कितना कमीना है। उसे तो गुस्सा आ रहा था तो उसे कॉल करने लगती है, लेकिन होंगजू से रोकती है कि जरूरत नहीं है। कहती है उसने जैसे कहा मैंने भी वैसे ही स्माइल करते हुए कह दिया कि मैं बहुत ही अच्छी हूँ। दिखाया जाता है कि होंगजू से कहती है कि मैं अच्छी हूँ, मुझे नहीं पता था कि तुम कोरिया वापस आ गए हो और मैं तुमसे ऐसे मिलूंगी।
और वो ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। तो मिस पार्क को पकड़कर उनके साथ निकलने लगती है। कहती है कि आपकी मूवी तो कमाल की है, मुझे उसका एंड बहुत ही पसंद आया। उसे तो बस भागने का बहाना चाहिए था, लेकिन फिर भी बाद में उसे सबके साथ ड्रिंक करनी पड़ी, क्योंकि वो जूनहो को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि उसे उससे कोई फर्क पड़ता है। तब भाईजी उसका फेस देखने लगती है कि तुम रोई तो नहीं ना। वो कहती है कि मैं क्यों रोऊंगी, लेकिन तुम अपना बताओ कि तुमने होयांग को दोबारा कॉल की। वो कहती है नहीं, अभी तक नहीं की। वो बहुत बदल गया है, बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है और अब वो एक मैन बन गया है। होंगजू कहने लगती है कि अच्छा, अब वो बड़ा हो गया ना, पहले तो कैसा चिड़चिड़ा सा था। वो कहती है नहीं तो ऐसा तो नहीं था। तो वो कहती है कि तुम भूल गई क्या, उसने क्या कहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब भाईजी होयांग के लिए रो रही थी तो होंगजू उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हें उसमें ऐसा क्या पसंद आया, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, छोटा सा फेस है, और मैंने तुम्हारे लिए उसे 10 लेटर्स दिए, लेकिन वो इतना रूड है कि एक का भी जवाब नहीं दिया। होंगजू उसे लेटर देने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी, वॉशरूम के बाहर उसका वेट करती है, जबकि बाकी लड़के भी देखते हैं, और फिर रनिंग के टाइम भी वो उसके पास जाकर उसे लेटर देती है, लेकिन उसकी तो सांसें फूल गई थी इसलिए नीचे गिर जाती है। फिर जब वो लाइब्रेरी में जाता है तो वहाँ भी पहुंच जाती है, पर इसके बाद भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो वो उसके क्लास बोर्ड में हाईजी के नाम से बड़ा बड़ा लिख देती है कि मुझे तुम्हारा आंसर चाहिए। सब बच्चे इसकी फोटो लेने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ही हुए उसे मिटा देता है। सैन को तो बुरा लग रहा था कि यार तुम कैसे मिटा सकते हो, वो एक लड़की की फीलिंग्स है, लेकिन वो सुनने वाला कहाँ था। अब ये दोनों यही सब बातें कर रहे थे तो हाजी कहने लगती है कि कुछ टाइम पहले मुझे एक फॉर्च्यून रीडर ने कहा था कि मेरी किस्मत में अब्रॉड जाना लिखा है। इसका मतलब ये है कि क्या मैं होयांग से शादी करके उसके साथ यूएस सेटल हो जाऊंगी। इसी बात पर दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। वही हम होयांग को देखते हैं, वो अंकल से पूछ रहा था कि जो ऊपर रहती है क्या वो आपके बहुत क्लोज है। वो कहते हैं मैं उसे बहुत टाइम से जानता हूँ, हम लोग बेस्टी हैं, लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो। वो कहता है कि मैं इतने टाइम बाद यहाँ कोरिया में आया हूँ, तो आप उसे बोल सकते हो कि मुझे यहाँ घुमा दे। वो कहने लगते हैं कि तुम्हें वापस जाने के लिए 2-3 दिन तो रह गए हैं, तो अपने पहले प्यार के साथ टाइम स्पेंड करो ना, कल का दिन अच्छा नहीं था क्या। तो वो अंकल का फोन उठाता है और कहता है कि अभी उसे फोन करो और कहो कि तुम्हें मेरे एक रिलेटिव को घुमाना है जो अभी ही आया है, लेकिन मेरे बारे में ज्यादा कुछ मत बताना। उन्हें तो बहुत ही अजीब लग रहा था कि इसे क्या हो गया, अचानक से क्यों घूमना चाह रहा है। कहते हैं कि तुम तो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो उसके साथ घूमना क्यों चाहते हो। वो कहता है कि मैंने कल जाते हुए उसे देखा था और आपने तो कहा था कि आप उसके बहुत क्लोज हो, इसलिए कह रहा था मैं बस आपसे एक ही तो फेवर मांग रहा हूँ, वो भी नहीं किया जा रहा है क्या, इतना मुश्किल है। अब होयांग इतना कुछ सुना रहा था तो उसे कॉल कर ही देते हैं, पूछते हैं कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है। वो कहती है कि कुछ भी नहीं, पर आपने ऐसा क्यों पूछा। वो कहते हैं कि जिसके साथ तुम कल ब्लाइंड डेट पर गई थी उसके साथ नहीं जा रही हो क्या। वो कहती है मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तब हाईजी भी कहने लगती है कि आप डेट कर रहे हो तो इसे भी करने को बोलो ना। अंकल को शक होता है कि कहीं वो लड़की हाईजी तो नहीं है, इसलिए उससे पूछते हैं कि तुम ओबक हाई स्कूल में पढ़ती थी ना। वो कहती है हाँ। फिर वो पूछने लगते हैं कि क्या कल तुम्हारी कोई स्कूल रियूनियन पार्टी थी, लेकिन उससे पहले होयांग उनसे फोन छीन लेता है कि ये क्या पूछ रहे हो, मुद्दे की बात करो। वो कहता है कि ठीक है मैं बोलता हूँ। तब हम उससे पूछते हैं कि क्या कल तुम मेरे रिलेटिव को यहाँ घुमा सकती हो। वो कहती है कौन सा रिलेटिव, अच्छा वो फोटो वाली। वो कहते हैं हाँ वो अभी आया है, उसे यहाँ का पता नहीं है, तो तुम जहाँ चाहो उसे घुमा लेना। वो कहती है सुनने में तो मजा आ रहा है, तो आप बस उसे मुझ पर छोड़ देना, मैं उसे अच्छे से घुमा दूंगी। वो कहते हैं ठीक है फिर कल आ जाना। अब इससे तो होयांग को लग रहा था कि ये वही लड़की क्यों बोल रही है। उसे पूछता है कि क्या इसने मेरी फोटो देखी है। वो कहते हैं हाँ। वहाँ होंगजू हाईजो को एक क्यूट सी बच्ची की फोटो दिखाती है जो कि होयांग की बचपन की थी। वो कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही क्यूट है और बड़ी होकर बहुत ही सुंदर बनेगी। होयांग भी अपनी फोटो देखकर कहता है कि आपने अब तक अपने पास क्यों रखी है ये। वो कहते हैं क्योंकि मुझे भी एक ऐसी ही प्यारी सी बेटी चाहिए और वो दोनों तुम्हारे स्कूलमेट है ना, लेकिन तुमने बताया क्यों नहीं। वो कहता है कि मैंने कहा तो था कि कल मैंने उसे जाते हुए देखा था। वो कहते हैं तुमने कहा था कि तुम उसे नहीं जानते, मतलब कि तुम अपने पहले प्यार के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मेरा यूज कर रहे हो। पर वो फिर बिना कुछ बोले निकलने लगता है। तो वो कहते हैं कि मेरा कोट कहाँ है जो तुम डेट पर ले गए थे, मुझे उससे पहनकर कहीं जाना है। तो वो कहता है कि यही कहीं होगा, ढूंढ लो, और फिर चला जाता है। उनके जाने के बाद वो सोचने लगते हैं कि पहला प्यार कितना पावरफुल है, इसके जैसा इंसान भी डेट करने के लिए कितना दिमाग लगा रहा है। वे कहते हैं कि इसने तो हाईजी को बुलाया नहीं, इसलिए उसे मैसेज करते हैं कि तुम भी साथ में आना। तो वो होंगजू को बताती है कि वो मुझे बुला रहे हैं लेकिन मैं नहीं आने की, तुम बच्ची हो और वो भी, तो तुम दोनों साथ में ठीक हो, मैं तो बड़ी हो गई हूँ और मेरी कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ऐसे में होंगजू सोचने लगती है कि बस क्यूट सी बच्ची को कैसे एंटरटेन करूंगी, उसे कहाँ घुमाऊंगी। फिर जैसे ही सुबह होती तो होयांग फटाफट से उठ जाता है और अच्छे से तैयार हो जाता है। तब तक होंगजू भी बाहर आ गई थी। वो बेल बजाती है, उसे देखकर होयांग कहता है कि मैं आ रहा हूँ। वो सोचने लगती है कि ये तो लड़के की आवाज है। फिर जब वो बाहर आता है तो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और दरवाजा बंद करने लगती है। कहती है तुम यहाँ से कैसे आ रहे हो, लेकिन वो जोर से दरवाजा खोलता है, कहता है कि मेरे अंकल का घर है। तब होंगजू से फोटो दिखाकर कहती है कि मैं इसका वेट कर रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये क्यों है। वो भी यही कहती है कि मुझे एक ऐसी ही क्यूट सी बेटी चाहिए, पर ये बताओ कि क्या ये फोटो तुम्हारी है। वो कहता है हाँ ये मेरी फोटो है, किंडरगार्टन की। वो कहने लगती है कि तुम्हें पता था ना कि मैं जाने वाली हूँ, तभी कह रहे थे कि हम फिर मिलेंगे, पर तुम्हें अंकल से मुझे बाहर ले जाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था। वो कहता है कि अंकल ने कहा कि तुम एंटरटेन करोगी इसलिए मैंने मना नहीं किया, पर वो तो ये कहकर जाने लगती है कि तुम खुद ही खुद को एंटरटेन कर लेना। लेकिन वो उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरे साथ बाहर चलो, क्या तुम फिर से अपना प्रॉमिस तोड़ने वाली हो पार्टी वाले दिन की तरह। अब ये सुनकर उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए कहती है कि ठीक है चलो फिर। अब जाने से पहले वो हाईजो को बताने के लिए कॉल करती है ताकि वो भी आ जाए, लेकिन उसका तो फोन बिजी आ रहा था। तो होयांग उसे ड्राइव करने को बोलता है और उधर हाईजी का तो आज होयांग से मिलने का प्लान था, लेकिन उसे बस इतना ही पता चला कि वो आज बिजी है, किसके साथ है ये भी। तो सोचती है कि बॉडी मसाज करा लूं, लेकिन उसकी बुकिंग भी फुल थी। तब ध्यान आता है कि होंगजू को बोलती हूँ, वो अभी तक निकली नहीं होगी। पर इतने में उसके डैड आते हैं, कहते हैं कि जल्दी से तैयार हो जाओ, हम बाहर चलेंगे।
यहाँ होंगजू गोयंग से पूछती है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि सब तुम पर छोड़ दूं। वो कहती है कि वो तो एक बच्चे के लिए कहा था मैंने, तुम्हारे लिए थोड़ी कहा था। वो कहता है कि तुम मुझे वो भी समझ सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर साइड में फेस करके स्माइल करने लगता है। तब वो उसे अम्यूजमेंट पार्क ले जाती है। दोनों साथ में अलग अलग राइडिंग पर बैठते हैं, बहुत ही मजे करते हैं। इन सब से तो गोयंग बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। वहाँ जितनी भी राइड्स थी वो सब पर घूम रहे थे और फुल एंजॉय कर रहे थे। जबकि उधर हाईजी माउंटेन क्लाइंबिंग कर रही थी, इतनी थक गई थी कि उसे ये तक नहीं पता चल रहा था कि किसी की कॉल आ रही है। जहाँ होयंग को अंकल का मैसेज आता है कि मुझे तो कर रहे हो ना, मैं होंगजू को कॉल करो ताकि तुम और हाईजी साथ में टाइम स्पेंड कर सको। वो कहता है कि अपने काम से काम रखो। उन्हें तो लग रहा था कि हाईजी इनके साथ आई है। इतने में होंगजू भी आती है, उसे टैबलेट देती है क्योंकि उसे राइड के बाद बहुत ही अजीब लग रहा था। लेकिन फिर भी कहता है कि यहाँ पर कोई और भी ज्यादा हार्ड राइड है। वो कहती है तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, स्किन भी एकदम व्हाइट हो गई है। तो वो हंसने लगता है, कहता है कि मैंने तो कोई स्किन केयर यूज भी नहीं किया है। फिर होंगजू भी इसके साथ बैठ जाती है। उसे बताती है कि मेरी सारी एनर्जी काम पर लग जाती है, वीकेंड पे भी कहीं जाने का मन नहीं करता, लेकिन आज काफी टाइम बाद तुम्हारी वजह से ऐसे मजे कर पाई, इसलिए तुम्हारा थैंक्स। तो वो कहता है कि चलो फिर अब कहाँ जाना है। वो कहती है क्या तुम अगली चीज के लिए तैयार हो। इसमें उन्हें स्पाइसी नूडल्स खाना था और जो इसमें जीत जाएगा उसकी विश पूरी करनी पड़ेगी। तो वो याद करता है कि लास्ट टाइम जब होंगजू ने ड्रिंक की थी तो स्पाइसी खाना बिल्कुल भी नहीं खा पाई थी। इससे वो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इससे तो मैं आराम से जीत जाऊंगा और नूडल्स खाने लगता है। लेकिन जैसे थोड़ा सा खाता है तो उसकी हिम्मत नहीं हो पाती और पानी पीने के लिए बोतल उठाता है, लेकिन वो छीन लेती है कि नहीं अभी नहीं पीना। पर उससे तो रुका ही नहीं जा रहा था, इसीलिए बोतल छीन लेता है और पानी पीने लगता है। तो होंगजू से पूछता है कि तुम तो स्पाइसी खाना नहीं खा सकती थी ना, उस दिन पार्टी में भी तुमसे नहीं खाया गया। वो कहती है कि नहीं, तो मुझे तो स्पाइसी खाना बहुत पसंद है, लेकिन ड्रिंक करने के बाद मैं अपने सेंस में आ जाती हूँ। नहीं तो मुझे स्पाइसी खाना ज्यादा पसंद है, मुझे कोई भी हरा नहीं सकता और अब मैं जीत गई हूँ तो तुम्हें मेरी विश पूरी करनी होगी। लेकिन वो मना कर देता है। फिर भी उसे मना कर अपने साथ एक जगह ले आती जहाँ सब ने उनके जैसे ही ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी हुई थी। वो इसे पहनना चाहती थी और पहनकर खुश भी थी। उसे बताती है कि जो भी बाहर से यहाँ आता है उसका यहाँ आना जरूरी है। लेकिन वो कहता है कि तुमने तो सही पहना है, पर मैंने ये अजीब सी वाली ड्रेस क्यों पहनी है। वो कहती है तुम ऐसे कंप्लेंट क्यों कर रहे हो, ये सब बंद करो और मेरे पीछे आओ। उसे देखकर वो हंसने लगता है कि मजे कौन लेने आया था और कौन ले रहा है। और वहाँ दूसरी तरफ हाईजी की तो हालत खराब हो गई थी। उनके साथ मिस्टर ताइक भी था, वही जिसे उसने होंगजू के साथ डेट पर भेजा था। हाईजी को तो इसका गुस्सा आ रहा था कि घूमने के लिए यही जगह मिली थी क्या, मिट्टी पत्थर के अलावा यहाँ है क्या, पीछे कितनी सारी अच्छी अच्छी जगह है। ये कहते कहते अचानक से उसका पैर मुड़ जाता है, वो गिरने लगती है, लेकिन ताइक उसे पकड़ लेता है। वो तो खुश होने लगती है कि आखिर मुझे किसने पकड़ लिया, पर उसे देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है। वो कहता है कि आप ठीक तो हो ना, यहाँ का रास्ता खराब है तो आपको ध्यान से चलना चाहिए। फिर वो उसका पैर देखने लगता है कि आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि तो लड़की है तो एकदम से छोड़ देता है। इससे वो गिरने वाली होती है तो वो उसके बाल ही पकड़ लेती है। दर्द के मारे तो वो भी चिल्लाने लगता है। ऐसे में दोनों ही गिर जाते हैं। फिर ताइक माफी मांगता है कि मैंने जानबूझकर नहीं किया, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। वो भी सॉरी कहती है कि मुझसे भी गलती से हो गया, लेकिन तुम्हारे बाल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इतने में उसके डैड उन्हें बुलाने लगते हैं तो ताइक को जाने का बोलकर वहीं बैठ जाती है। फिर होंगजू का मैसेज देखती है, उसे लिखा था कि मुझे तुम्हें अंकल के रिलेटिव के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तुम तो एकदम चौंक जाओगी तो मुझे कॉल करना। वो रिप्लाई करती है कि मुझे तभी शौक लगेगा जब तुम ये कहोगी कि वो होयंग है। उसी टाइम जूनो का मैसेज आता है कि मैं घर आ रहा हूँ। ये देखकर तो वो अपनी थकान भूल जाती है, फटाफट से रेस लगाती है, यहाँ तक कि अपने डैड और ताइक को भी पीछे छोड़ देती है। और यहाँ इनका अलग ही चल रहा था। होंगजू उससे अपनी फोटोज क्लिक करवा रही थी, लेकिन उसे नहीं आ रही थी, वो बस फेस की ही ले रहा था। तो वो बताती कि अच्छे से बैठकर एंगल देखकर पूरा शॉट लो। फिर वो दूसरी जगह जाकर फोटो खींचने लगते हैं, लेकिन होंगजू के बाल हवा की वजह से खराब हो गए थे तो वो सही से बांधने लगती है। ऐसे में होयंग उसे देख ही जा रहा था, उसकी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। लेकिन फिर होंगजू को किसी की कॉल आती है और उसका नाम लिखा था कि अगर तुम इसकी कॉल उठाओगे तो तुम बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। उसे भी समझ नहीं आता कि किस तरह का नाम है। फिर होंगजू को दिखाता है, वो देखते ही समझ आती है कि जूनो की कॉल है और इसका नाम हाईजी ने ही सेव किया होगा। वो कॉल नहीं उठा रही थी तब वो मुझसे फोन छीन लेता है, कहता है कि रहने दो, तुम बेवकूफ नहीं बनना चाहती तो इसे मत उठाओ। वो भी कहती है कि हाँ अपने पास ही रखना, मुझे बिल्कुल भी मत देना। फिर और फोटो लेने के लिए बोलती है। वो तो थक ही गया था, कहता है कि अब बस बहुत हो गया, ज्यादा फोटो मत लो। तो वो कहती है कि अरे आओ तो। उसे ऐसे देखकर वो खुद को उसके पीछे आने से नहीं रोक पाता, लेकिन वो सही से फोटो नहीं ले रहा था। तो वो कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, मैं बताती हूँ कैसे लेते हैं। और फिर उसकी फोटो लेने लगती है। वो लेट लेट के फोटो ले रही थी इसीलिए गिर जाती है। तब होयंग उस पर हंसने लगता है। वो फटाफट से खड़ी होती है, लेकिन फिर फोटो देखकर वो सोचने लगती है कि इसमें ये कितना हैंडसम लग रहा है। अब पूरा दिन ऐसे एंजॉय करने के बाद दोनों निकलने लगते हैं। होंगजू कहती है कि मैंने बस इतनी सी फोटो ली और मैं इतनी थक गई। वो कहता है कि बस इतनी सी फोटो, ये तुम्हारे लिए इतनी सी फोटो है। इतने में बारिश शुरू हो जाती है तो वो फटाफट से कार की तरफ जाकर ड्राइविंग सीट में बैठने वाली होती है कि होयंग आ जाता है और कहता है कि मैं ड्राइव करूंगा। अब रास्ते में जाते हुए वो अपनी फोटोज देखने लगती है और होयंग को भी इसकी फोटोज दिखाती है कि देखो कितनी अच्छी आई हुई है, मैं तुम्हें ये सारी फोटोज दे दूंगी। फिर उसे आज के लिए फिर थैंक्स करती है, तुम्हारी वजह से मैं आज एंजॉय कर पाई, पता नहीं अब तुम कब मिलोगे। ये सुनकर तो वो कार को दूसरे रास्ते मोड़ देता है, कहता है कि अभी हमारा दिन खत्म नहीं हुआ है। वो होंगजू के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहता था क्योंकि पता नहीं उसे ये मौका फिर मिले या न मिले। दूसरी तरफ जूनो हाईजी के घर आया हुआ था, वो बाहर इसके आने का वेट कर रही थी। फिर जब वो आता है तो उसे देखकर कहता है कि होंगजू
कहाँ है, वो तो मेरा फोन भी रिसीव नहीं कर रही है। लास्ट टाइम उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक करनी थी। हाजी तो उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके आसपास भटकने की। वो हंसता है, कहता है कि क्या मुझसे मिलने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई थी कि तुम ऐसी बातें कर रही हो। वो कहती है नहीं तो वो क्यों शॉक्ड होगी, तुम्हारे बिना तो बहुत ही ज्यादा खुश है, और आज तो तुम्हारा फोन भी इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि वो डेट पर गई है। वो कहने लगता है कि तुम तो उसे बहुत ही प्रोटेक्ट कर रही हो। वो कहती है मैं उसकी शील्ड हूँ, मैं किसी को भी उसके आसपास नहीं आने दे सकती। तब वो कहता है कि इसका मतलब वो अभी भी मुझे लाइक करती है ना। वो कहती है तुम पागल हो गए हो, तुम्हारे बीच तो 3 साल पहले सब कुछ खत्म हो गया था ना, और तुम उसे छोड़कर चले गए थे। वो कहता है कि तुम तो काफी ज्यादा बदल गई हो, और फिर फेस की तरफ इशारा करके कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ये नई पर्सनैलिटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई, मुझे तो तुम दोनों की फ्रेंडशिप से बहुत ही जलन हो रही है। ये कहकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन हाजी को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कितना बदतमीज है, जैसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पता नहीं कौन है जो सैगो की बुक्स पढ़ता होगा, लेकिन उसे ये चिंता हो रही थी कि अगर होंगजू फिर इसके प्यार में पड़ गई तो क्या होगा। दूसरी तरफ ये दोनों हान रिवर के पास आए हुए थे। होंगजू कहती है कि यहाँ तो फ्राइड चिकन का ही असली मजा है, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते, पर तुम्हें भूख लगी हो तो हम डिनर कर सकते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं जो देखने आया था वो तो मैंने देख लिया। फिर होंगजू की तरफ देखने लगता है और याद करता है कि जब उसने कहा था कि तुम्हें अपने पहले प्यार को कभी नहीं देखना चाहिए। फिर कहने लगता है कि पार्टी के बाद तुमने मुझसे कुछ कहा था। वो एकदम से कहने लगती है कि मुझे माफ करना, मैं नशे में थी, पता नहीं तुम्हें क्या क्या बोल दिया, मैंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। अब उसे तो लग रहा था कि शायद इसे मेरे मन की बात पता है। कहता है कि तुम्हें कब पता चला, लेकिन तुम ऐसे प्रिटेंड क्यों करती कि कुछ पता ही ना हो। वो बोलती है कि मुझे कैसे पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें स्मार्ट ब्रेन वाला एक छोटा बच्चा कहा, पर मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, तुम्हें जीनियस कह रही थी। ये सुनकर वो हंसने लगता है कि क्या तुम इसके बारे में बात कर रही थी। वो कहती है क्या मैंने कुछ और भी ज्यादा बुरा कहा, तो वो और हंसने लगता है। फिर कहती है कि शायद मैंने तुम्हारी तारीफ कर दी होगी। ये सुनकर तो वो चुप हो जाता है, तब वो भी चुप हो जाती है और बात घुमाने के लिए कार की तारीफ करने लगती है, और फिर बटन प्रेस करने लगती है जिससे उसकी सीट पीछे हो जाती है। तब होयंग उसे देखने लगता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे में वो विंडो की बटन दबा देती है, विंडो खुल जाती है और बारिश का पानी अंदर आने लगता है। उसे बंद करने का तो पता नहीं था, तो सारी बटन एक एक करके दबाने लगती है। विंडो को छोड़कर बाकी सब चीजें खुल जाती है। तब होयंग उसकी तरफ आता है और जल्दी से विंडो बंद कर देता है, पर इस टाइम वो उसके बहुत ही क्लोज आ गया था। वो दोनों तो एक दूसरे को ही देख रहे थे। ये बहुत ही ऑकवर्ड सीन बन गया था, इसीलिए वो जल्दी से वापस अपनी सीट में बैठ जाता है। फिर वो घर भी पहुंचाते हैं। बारिश हो रही थी तो होयंग कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अम्ब्रेला लेकर आता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, पास ही तो है, और जल्दी से बाहर निकल जाती है। लेकिन बारिश काफी तेज हो रही थी, तो वो जाकर होयंग के घर के बाहर खड़ी हो जाती है। वो भी आ जाता है, तब देखता है कि होंगजू साइड से भीग रही थी, इसीलिए उसे पकड़कर अपनी तरफ कर लेता है। ऐसे में वो फिर से क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये फिर से वैसा ही हो गया था। तो होंगजू वहाँ से एक अम्ब्रेला लेकर कहती है कि मैं इसे लेकर जा रही हूँ। फिर जाने लगती है, पर वो कहता है कि तुमने चिकन खाने को बोला था ना, तो अगली बार साथ में खाएंगे। वो भी कहती है कि ठीक है, फिर चली जाती है। इधर अंदर आकर ये वही सीन को याद करने लगता है और खुद से कहता है कि मुझे चिकन के बारे में बोलने की क्या जरूरत थी, मैं भी कितना पागल हूँ। और वहाँ होंगजू सोच रही थी कि ये सब क्या था। उसका फ्राइड चिकन साथ में खाने का सुनकर मुझे अच्छा क्यों लगा, और अब तो वो बहुत ज्यादा हैंडसम हो गया है। उसे तो ये तक लग रहा था कि शायद वो मुझे किस करने वाला है, पर उसे अपनी सोच पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि मुझे ये क्या हो गया है, मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, शायद मैं कुछ ज्यादा ही सिंगल हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में ये सब चल रहा है। यहाँ पर हम फिर से हाई स्कूल का सीन देखते हैं। जब होयंग लाइब्रेरी आया हुआ था तब वो होंगजू को भी देखता है। उसने नई बुक मंगवाने के लिए लेटर लिखा था कि इसमें बहुत ही फन है, इतना कि तुम्हारे आसपास कोई मर भी जाएगा तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा। तो टीचर कहती है कि ये क्या लिखा है, ऐसे लिखो जिससे लगे कि बच्चों के लिए ये हेल्पफुल है, इसलिए कोई प्रॉपर रीजन दो। तब होयंग उस पर हंसकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी गुस्से में उसके पीछे आती है, कहने लगती है कि तुमने उन लेटर्स का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, अगर तुम्हें शर्म आती तो तुम मुझे मैसेज कर सकते हो। वो बस बोले ही जा रही थी। तो वो कहता है कि कुछ ना बोलना भी मेरे रिस्पॉन्स का तरीका है, और ये मुझे तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कहकर जाने लगता है। तो वो जोर से उसका नाम चिल्लाती है। उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए कहती है कि मेरी फ्रेंड तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक करती है, लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो। तुम खुद को बहुत ज्यादा स्मार्ट समझते हो ना, लेकिन तुम्हें प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुमने कभी किसी को पसंद किया भी है? पहले तो वो उसे कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन ये बात सुनकर कहता है कि मुझे लगता है तुम उसकी मैसेंजर हो। तो उसे कहना है कि अगर उसके पास लेटर लिखने का टाइम है ना, तो उसे कोरियन सही से पढ़नी चाहिए, और फिर बहुत कुछ सुना देता है। ऐसे में वो थोड़ा शांत हो जाती है। कहती है कि मैंने अभी जो कुछ भी कहा उसका उससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे गुस्सा आ गया था तो मैंने तो ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, लेकिन उसे गलत मत समझना, तुम्हारा जो भी आंसर होगा उसे प्रॉपर्ली बता देना। और फिर चली जाती है। सब लोग तो उनकी बातें सुन रहे थे। ये बात सैंग तक भी पहुंच जाती है। तो क्लास के टाइम वो होयंग से पूछता है कि क्या सच में तुमने उसे ऐसा कहा, तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है। फिर कहता है कि आज तक तुमने किसी भी लड़के का लेटर नहीं लिया, लेकिन इस बार मामला अलग है, कहीं तुम्हें उन लेटर्स को लेकर अच्छा तो नहीं लग रहा है। फिर वो याद करने लगता है कि होंगजू किस तरह लेटर देने के उसके पीछे पीछे भागती थी। जब वो वॉशरूम के बाहर उसका वेट कर रही थी तो वो अंदर अपना फेस और बाल ठीक कर रहा था। रनिंग करते टाइम भी उसकी नजर बस ग्राउंड पर होंगजू पर ही थी। उसकी स्माइल देखकर तो वो मनी मन खुश हो रहा था। फिर बाद में जब वो उसे लेटर देने के बाद गिर गई थी तब वो उसके पास जाना चाहता था, लेकिन सैंग उसे आगे चलने को बोलकर अपने साथ ले जाता है। ऐसे में वो होंगजू की हेल्प नहीं कर पाया था, और लाइब्रेरी में भी अचानक से होंगजू को अपने सामने देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। होंगजू का लेटर लेकर उसके पास आना उसे बहुत अच्छा लगता था। वो रिप्लाई भी इसलिए नहीं दे रहा था कि कहीं उसका आना भी बंद ना हो जाए। बाद में लाइब्रेरी से निकलते हुए वो होंगजू को देखता है। वो तो वहाँ बैठे बैठे ही सो गई थी। फिर जब एकदम से गिरने वाली होती है तो वो उसके सिर के नीचे अपना हाथ लगा देता है। तब देखता है कि वो बुक्स के लिए रिक्वेस्ट लेटर लिख रही थी, इसलिए उसकी हेल्प करता है। लेटर में अपनी तरफ से कुछ अच्छे अच्छे पॉइंट्स ऐड कर देता है ताकि स्कूल
स्कूल लाइब्रेरी से खरीद ले। थोड़ी देर बाद जब होंजू की नींद खुलती है तो वो देखती है कि मेरा लेटर कहाँ गया। उसे तो याद भी नहीं था कि मैंने उसमें क्या क्या लिखा, जबकि होयंग ने तो उसे होंजू के नाम से रिक्वेस्ट बॉक्स में रख भी दिया था। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि वो अपनी अभी फोटोज देख रहा था और उसमें अपनी स्माइल करती हुई फोटो देखकर कहता है कि ये कब हुआ। तो उसे याद आता है कि जब वो फोटो लेते हुए गिर गई थी तो शायद उसने तब क्लिक की होगी। फिर सोचने लगता है कि हम फ्राइड चिकन के लिए कब जाएंगे। अगले दिन होंजू को दिखाया जाता है, वो एनिमेशन प्रोड्यूसर थी। जब वो स्टूडियो पहुंचती है तो सब लोग उसे देखकर बहुत ही अजीब बिहेव कर रहे थे और उसके आते ही अपने अपने काम में लग जा रहे थे। तब बॉस उसे अपने ऑफिस बुलाती है। फिर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि एक राइटर अपनी नोवेल के एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर उसके साथ काम करना चाहता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाती है कि वो कोई और नहीं, जूनो ही था। उसे देखकर वो कहता है कि तुम्हें फिर से देखकर मुझे अच्छा लगा। तब होंजू को 3 साल पहले वाला सीन याद आता है, जब जूनो से छोड़कर जा रहा था। वो उसे रोक भी रही थी, सब कुछ ठीक करने को बोल रही थी, लेकिन वो सब कुछ अनसुना करके चला जाता है। अब जूनो एक नया नोवेल लिख रहा था और इसके एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर होंजू के साथ काम करना चाहता था, पर वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। इसलिए उसे इनडायरेक्टली मना कर देती है कि मैं कहाँ आपकी हेल्प कर पाऊंगी, मेरे पास तो प्रोडक्शन का चार्ज है। दूसरी तरफ हम होयंग को देखते हैं, वो अकेला बैठा हुआ था तो अंकल उसके पास आता है, कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। उसे कल वापस जाना था तो वो कहता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, मुझे अभी बहुत सारा काम करना है। वो कहता है कि क्यों, सब कुछ तो हो गया है, सारा काम भी हेड ऑफिस ट्रांसफर हो गया है और अब यूएस में तुम्हें बहुत जरूरी काम भी तो है। तो वो कहता है कि क्या मैं एक और हफ्ता यहाँ रुक सकता हूँ। और उधर मीटिंग खत्म हो जाने के बाद होंजू जूनो के साथ एक कैफे आती है। वो कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, एक नोवेल पर रिसर्च करने के लिए अचानक से मुझे यहाँ सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा। वो कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम वापस क्यों आए हो, और ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं बस अकेले में तुमसे यहाँ मिलने इसलिए आई, ये बताने के लिए कि तुम मेरे पास्ट के बारे में मेरी कंपनी में किसी को भी नहीं बताओगे, चाहे तुम यहाँ काम करो या ना करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि अगर मेरी नोवेल की एनिमेटेड सीरीज बनाई जाएगी तो तुम मेरे साथ काम करोगी। वो कहती है कि ये तो मैंने ब्रेकअप से पहले कहा था। वो कहता है किसने कहा ऐसा, हमने कभी ऑफिशियली ब्रेकअप नहीं किया, मैं पिछले 3 साल से हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता आ रहा हूँ। और फिर उसे उसका ही लिखा हुआ लेटर दिखाकर कहता है कि तुमने भी तो मुझे याद किया, तो क्या ये सब झूठ है। इस बीच होयंग और अंकल बात करने के लिए बाहर आ गए थे। वो कहते हैं कि आज तक तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया, क्या तुम अपने पहले प्यार की वजह से यहाँ रुक रहे हो। वो फिर कुछ नहीं बोलता और आगे की तरफ जाने लगता है। तब उसकी नजर होंजू पर पड़ती है। अंकल भी उसे देखते हैं, कहते हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। तब होयंग उनसे पूछता है कि लड़का कौन है। वो बताते हैं कि ये इसका एक्स बॉयफ्रेंड है और उसका पहला प्यार भी। इतने में होंजू बाहर आती है और उन दोनों को देखकर सरप्राइज होती है। अंकल पूछते हैं कि ये वापस कब आया और तुम उसके साथ क्या कर रही हो। तब तक वो भी बाहर आ जाता है तो होंजू से बाय करके जाने लगती है, लेकिन वो तो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। कहता है अगर सच में तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती तो तुम मेरे साथ प्रोजेक्ट पर काम नहीं करती, लेकिन तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर तो वो गुस्से में अपना हाथ ही खींच लेती है। अंकल को तो गुस्सा आ रहा था कि इसको तो मैं बताता हूँ, लेकिन होयंग उन्हें पीछे करता है और जाकर होंजू का हाथ पकड़ लेता है और जानबूझकर जुनो के सामने कहने लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा तुम मुझसे मिली, तो तुम्हारा बैंड मेरी कार में ही छूट गया था, वो अभी भी मेरे पास ही है। अब होंजू भी कम नहीं थी, वो भी कह देती कि वो मेरा फेवरेट है, उसे लेने चलते हैं और फिर होयंग को भी साथ ले जाती है। यहाँ हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है कि होंजू और होयंग साथ में नूडल्स खा रहे थे। अब जुनो मिलिट्री सर्विस के लिए जा रहा था तो होंजू बहुत ज्यादा रो रही थी कि मैं अपनी फीलिंग्स बताने से पहले उसे नहीं जाने दूंगी। वो कहता है तुम नहीं बता सकती, नहीं तो मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि एक स्टूडेंट एक सोल्जर को डेट कर रही है। तो वो गुस्से में एक चम्मच से उसके सिर पे जोर से मारती है। इसका मतलब कि इन दोनों की फ्रेंडशिप पहले काफी ज्यादा अच्छी थी। अब होंजू जुनो के सामने होयंग के साथ चली तो जाती है, लेकिन आगे जाकर दोनों दीवार के पीछे छुप जाते हैं और जुनो के जाने का वेट करने लगते हैं। तब होंजू को ये ध्यान नहीं था कि उन्होंने अभी भी हाथ पकड़े हुए हैं, पर होयंग ये देखकर खुश हो रहा था। होंजू उससे कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम अंकल की कंपनी में काम करते हो और वो तो जस्ट हमारे ऑफिस के बगल में ही है। फिर वो कहने लगती है कि जो मेरा रबर बैंड तुम्हारे पास है ना, उससे अपने बाल बांध लेना। वो भी कहता है कि क्या इसी लड़के का नाम तुमने अजीब तरीके से सेव किया हुआ था। तो वो इस बारे में तो कुछ नहीं बोलती, लेकिन ये कहते हैं कि तुम टाइम पे यहाँ आए तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, और क्या तुम ऐसा प्रिटेंड कर सकते हो कि जो ये सब कुछ हुआ तुम कुछ नहीं जानते, तो मैं तुम्हारे लिए और भी ज्यादा ग्रेटफुल रहूंगी। फिर थैंक्स कहकर जाने लगती है, लेकिन जा ही नहीं पाती क्योंकि उन दोनों ने अभी भी हाथ पकड़े हुए थे। होयंग कहता है कि मैं इसके लिए भी ऐसा ही प्रिटेंड करूंगा जैसे कि ये भी नहीं हुआ हो। होंजू इसके लिए भी उसे थैंक्स करती है और फिर गुड बाय करके चली जाती है। फिर जब वापस वो ऑफिस में जाती है तो देखती है कि बॉस कैबिन में नहीं थी, इसलिए चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। लेकिन बॉस तो उसके बगल में ही थी और कहने लगती है कि वॉशरूम में इतना टाइम लगता है क्योंकि वो वॉशरूम का बहाना बनाकर ये जुनो से मिलने गई थी। वो उसके और जुनो के बारे में जानती थी और ये भी कि अभी वो उससे ही मिलने गई थी। तब वो कहने लगती है कि क्या अभी भी तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स है, लेकिन तुम्हारे ब्रेकअप को तो 3 साल हो गए हैं। तो वो कहती है कि मैं उसके पीछे नहीं गई थी। बॉस कहती है कि उसके जाते ही तुम भी गायब हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है यहाँ किसी को नहीं पता? सबको पता है, तुम्हारी शक्ल देखकर कोई भी बता सकता है। तो होंजू उनसे माफी मांगती है। तब वो कहती है कि तुम्हें अपने पर्सनल लाइफ के लिए ऐसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। फिर उसे जुनो के नोवेल की स्क्रिप्ट देकर जाने लगती है, लेकिन वो कहती है कि मैं इस पर काम नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि तुम ही तो कंपनी की 10वीं साल की एनिवर्सरी पर एक एनिमे मूवी प्रोड्यूस करना चाहती थी, तो अब क्या हुआ? वैसे भी तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर वहाँ सबसे कहती है कि तुमने देख लिया, रियल लाइफ में खूबसूरत प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती है, हम बस कहानी बनाते हैं, तो ऐसे प्यार से अच्छा तुम्हें अपने काम पर मेहनत करनी चाहिए। और खासकर उनका इशारा तो होंजू की तरफ था कि ये सब छोड़कर अपने काम पर ध्यान दो। अब उसे तो नॉवल की टेंशन थी, जबकि वहाँ होयंग उस मोमेंट को याद कर रहा था जब उसने और होंजू ने हाथ पकड़े हुए थे।
इतने में अंकल आते हैं तो वो उनसे जूनो के बारे में पूछने लगता है। वो कहता है कि तुम उस बदतमीज के बारे में क्यों पूछ रहे हो, उसका नाम जूनो है। अब ये सुनकर तो वो एकदम ही सरप्राइज हो जाता है। कहता है आपने अभी क्या नाम बताया? वो कहते हैं उसका नाम जूनो है, वो एक राइटर है और रिसेंटली उसकी बुक पब्लिश हुई है। जूनो का नाम सुनकर तो होयंग के हाथ से कॉफी नीचे गिर जाती है, क्योंकि यहाँ उसे पता चलता है कि होंग जिस राइटर की फैन थी और जिसकी बुक के लिए उसने उसके लिए रिकमेंडेशन लेटर लिखा था, वो वही था, उसका पहला प्यार और एक्स बॉयफ्रेंड जूनो। इस बीच जूनो को दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त जो कि उसकी एजेंसी का मैनेजर था उसे बताता है कि मैंने अपनी नोवेल पीटर स्पैन को दे दी है, यानी कि होंगजू की कंपनी को। तो उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम सच में उसकी मूवी बनाना चाहते हो, पर तुमने तो अभी तक अपना नोवेल पूरा भी नहीं किया है। फिर होंगजू के बारे में पूछने लगता है कि क्या तुम उससे मिले, कहीं उसने तुम्हें थप्पड़ तो नहीं मारा, क्योंकि तुम उसे अचानक ही छोड़कर चले गए थे। और तुम्हें पता है तुम्हारे बारे में पूछने के लिए वो मुझसे कितनी बार मिलने आई थी, लेकिन मैंने उसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया क्योंकि तुमने मुझे मना किया था। वो मुझे देखकर रोया करती थी, अगर मैं उसके पेरेंट्स की जगह होता ना तो तुम्हारे अच्छे से धुलाई करता। तो वो उससे कहता है कि मैं मूवी को लेकर होंगजू के साथ काम करने वाला हूँ। वो कहता है कि क्या वो इसके लिए रेडी होगी? वो कहता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुझे मना नहीं कर सकती। और यहाँ होंगजू अभी भी सोच सोच के परेशान हो रही थी और वहाँ अंकल होयंग पर चिल्ला रहे थे कि तुम्हें पता नहीं कि ये सोफा और कारपेट कितनी महंगी है, तुमने इसमें कॉफी गिरा दी। तब वो उन्हें बताता है कि जब मैं हाई स्कूल में था तो मैंने जूनो की बुक मंगवाने के लिए बहुत ही अच्छा रिकमेंडेशन लेटर लिखा था। यहाँ हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं। होयंग ने मैथ्स ओलंपियाड में मेडल जीता था, तो उसे सोल यूनिवर्सिटी से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। तो टीचर उसे कहते हैं कि तुम हमारे स्कूल को रिप्रेजेंट करोगे तो अच्छे से इंटरव्यू देना। फिर वो जाने लगता है तो उसे बुलेटिन बोर्ड पर होंगजू की पिक्चर दिखाई देती है, उसे वो अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता है, अचानक से एक बैग उसके आगे आकर गिरता है और वहीं झाड़ियों से एक लड़की बाहर आती है। उसे देखकर तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। पर वो तो होंगजू थी। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्लास तो स्टार्ट हो चुकी है। वो कहने लगती है कि मैं बीमार हूँ इसलिए घर जा रही हूँ, लेकिन उसको देखकर तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा था, तो उसे घूरने लगता है। तो वो उसे पूछती है कि तुम अपना बताओ, तुम क्लास में क्यों नहीं हो, कहाँ जा रहे हो? वो कहता है कि मैं तो यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ, मेरा इंटरव्यू है ना मैथ्स ओलंपियाड का। ये सुनकर तो वो थोड़ा चुप जाती है, फिर अपना बैग छीनकर निकलने लगती है, लेकिन उसे धमकाती है कि अगर तुमने किसी को बताया ना मेरे बारे में तो तुम्हें मार डालूंगी। तब होयंग वॉच में टाइम देखता है कि अभी तो इंटरव्यू में टाइम है, इसलिए वो होंगजू के पीछे पीछे निकल जाता है। वो भी बस में कहीं जा रही थी, उसके पास जूनो के लिए गिफ्ट था जिसमें एक कार्ड और काफी सारे सामान रखे हुए थे। इसे देखकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और होयंग भी उसी बस में था जो उसे देख रहा था, पर होंगजू को पता ही नहीं था। होयंग को उसकी मॉम के कॉल्स और मैसेज भी आए हुए थे कि तुम कहाँ हो, ठीक तो हो ना, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देता। फिर जल्दी से स्टॉप पर उतरकर टिकट बूथ पर पता करने जाता है कि सोल के लिए पहली बस कब निकलेगी। अब बस आने में 20 मिनट का टाइम था कि इतने में होंगजू से देख लेती, कहती है कि मुझे नहीं पता था कि सोल यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, तुम तो वहाँ जा रहे थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं गलत बस में बैठ गया था। और उससे पूछता है कि तुम्हारा घर यहाँ पर है क्या, पर वो कुछ बोलती ही नहीं। तो वो स्कूल के नंबर पर कॉल करने की धमकी देता है। तो वो उसे रोकती है और कहती है कि हम दोनों अभी एक ही नाव में सवार हैं, तो तुम अपना एंजॉय करो और मैं अपना एंजॉय करती हूँ। फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि दोनों एक ही बस में कहीं जा रहे थे। तो होंगजू से कहती है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? वो कहता है मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें फॉलो क्यों कर रहा हूँ। अब वैसे तो होंगजू को गुस्सा आ रहा था, लेकिन जैसे स्टॉप आता है तो उससे कहते हैं कि तुम मुझे फॉलो कर रहे थे ना, तो उतरना नहीं क्या? उसके बाद दोनों यहाँ पर उतर जाते हैं। रास्ते में जाते हुए होयंग उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। वो कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बता दिया तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए बस चलते रहो। और फिर चलते चलते वो एक आर्मी बेस कैंप के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचते ही होंगजू पहले तो अपने बाल खोलती है, फिर हेयर पिन लगाकर देखने लगती है कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, फिर आगे जाने लगती है। तो उसे रोकता है, कहता है कि क्या तुम यहाँ पर किसी से मिलने आई? वो कहती नहीं, तो मैं यहाँ किसी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने आई हूँ। लेकिन वो बहुत नर्वस हो रही थी, फिर कहने लगती है कि मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? फिर खुद से कहती है कि नहीं, मैं कर सकती हूँ। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं कि होयंग ने अंकल को भी ये सब बता दिया था। वो कहते हैं कि तुम जूनहो को देखने के लिए मिलिट्री बेस में गए थे, पर तुम होंगजू के साथ क्यों गए थे? फिर वो समझ आते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं, क्या तुम हाईजी को पसंद नहीं करते, इसका मतलब होंगजू तुम्हारा पहला प्यार है। वो तो इतना ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि कुछ समझ ही नहीं पाते, लेकिन जूनो के बारे में सोच सोचकर तो होयंग का सिर फटा जा रहा था। वो कहता है कि आप प्लीज थोड़ा चुप हो जाइए, लेकिन उनसे तो चुप कहाँ रहा जा रहा था। वो तो खुद ही शॉक्ड है। वो कहते हैं कि मतलब तुमने होंगजू की वजह से यूएस जाना कैंसिल कर दिया, तभी तुम आजकल ऐसे बिहेव कर रहे थे। फिर गुस्सा करने लगते हैं कि अगर तुम्हें उससे फिर से प्यार हो गया तो क्या होगा, ये सब तुम्हारी प्लानिंग में नहीं था, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम बहुत ही स्मार्ट हो और अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होते, लेकिन कहीं तुम्हारे लिए होंगजू की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। और मुझे लगता भी नहीं है कि तुम उसके होते हुए अपना कोई काम भी कर सकते हो, वैसे भी तुम उसके टाइप के नहीं हो। ये सुनकर तो वो अंकल को घूरने लगता है। तो वो भी और उससे से कहते हैं कि मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, और चिल्लाते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। फिर हमें हाईजी को दिखाया जाता है, वो अभी स्कूल में थी और ताइक भी यहाँ टीचर था। तभी एक दूसरी टीचर उससे पूछती है कि तुम्हारी डेट कैसी रही, अगर अच्छी नहीं रही तो क्या तुम मेरी भतीजी के साथ डेट पर जाना चाहोगे? उसे अभी एक अच्छी कंपनी में जॉब मिली है, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। वो कहता है कि मुझे डाउट है कि आपकी भतीजी को मैं पसंद आऊंगा। वो कहने लगती है कि मैं अपनी भतीजी को ऐसे ही किसी लड़की के साथ डेट पर थोड़ी भेज दूंगी, तुम्हारे जैसे लड़के तो आजकल बहुत कम ही मिलते हैं। उस टाइम हाईजी भी वहीं पर थी, तो ताई की तरफ देखकर उस टीचर से कहने लगती है कि इसके तो बहुत ही हाई स्टैंडर्ड है, देखो इसने तो मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा, जबकि वो तो उसे ही देख रहा था। तो वो कहते हैं कि मेरी जो भतीजी है ना, वो तुमसे यंग है और तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, तो इसे जरूर पसंद आएगी। लेकिन हाईजी तो ये सब होंगजू की वजह से कह रही थी कि कहीं ये किसी और के साथ डेट पर ना चले जाए,
इसलिए उससे बात करने के लिए बाहर बुलाती है और फिर साइड में ले जाकर कहती है कि मुझे वो सब नहीं कहना था, पर मैं चाहती हूँ कि तुम होंगजू को डेट पर फिर से लेकर जाओ। वो मेरी फ्रेंड है इसलिए नहीं, वो बहुत अच्छी है और खूबसूरत भी है, तो तुम्हें भी वो जरूर पसंद आएगी। वो कहता है कि उसने तो मुझसे कहा था कि उसे डेटिंग में इंटरेस्ट नहीं है। वो कहने लगते हैं कि उसने सोचा कि तुम उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, तुम दोनों को ही गलतफहमी हो गई थी, इसीलिए उससे बात कर लेना। लेकिन असल में ताई को तो वो पसंद थी। और वो जैसे ये बात बोलने वाला होता है कि तब तक बेल बजाती है, तो वो ये कहकर चली जाती है कि तुम किसी और के साथ डेट पर मत जाना, और इस टीचर की भतीजी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी फैमिली बहुत ही अजीब है। फिर हम अंकल बेग को देखते हैं, उन्हें होयंग की मॉम का कॉल आता है। वहीं ऑफिस में 2 एम्प्लॉयज होयंग को देखकर बातें कर रहे थे कि ये बहुत ही स्मार्ट है, इन्होंने जो डाटा दिया था उसमें एक भी गड़बड़ नहीं मिली, ये सच में बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। तभी एक दूसरा एम्प्लॉय आता है, कहता है कि मुझे पता है इनके दिमाग में काम के अलावा कुछ भी नहीं होता, जबकि वो तो अभी होंगजू और जुनो के बारे में सोच रहा था, उनके नाम लिख रहा था। इतने में अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पता नहीं, तुम प्रमोट हो गए हो, तुम्हारी माँ चाहती है कि तुम तुरंत ही वापस हेड ऑफिस आ जाओ। पर वो कहता है कि मैं उनसे बात कर लूंगा, और फिर जाने लगता है। वो कंपनी के बाहर आ गया था, तब होंगजू इसके पीछे ही आ रही थी। अब जैसे वो उसे देखती है तो आवाज देने वाली होती है, लेकिन रुक जाती है और याद करती है कि इसने मेरी कितनी हेल्प की थी, और हमने कहा था कि हम आज के दिन को भूल जाएंगे। लेकिन होयंग उसे देख लेता है, वो तो बच के निकलने की कोशिश में थी, पर वो उसकी तरफ मुड़ता है तो वो भी दिखाती है कि जैसे उसने अभी अभी उसे देखा होगा। फिर बात करने के लिए उसके पास आ जाती है, दोनों काम को लेकर बातें करने लगते हैं। तब होंगजू की नजर एक चिकन शॉप पे पड़ती है, तो कहती है कि क्या तुम फ्राइड चिकन खाना चाहोगे। इसके बाद वो साथ में रेस्टोरेंट चले जाते हैं। होयंग तो खुश था कि वो दोनों साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन उसने तो हाईजी को भी यहाँ बुला लिया था और उसे ये भी बता दिया था कि ये अंकल का भतीजा है। वो तो बहुत ज्यादा सरप्राइज होती है, कहने लगती है कि शायद हम दोनों की किस्मत में मिलना ही लिखा था। फिर पूछती है कि तुम दोनों कहाँ पर मिले। वह कहता है कि हम काम के बाद मिले, कोई चुपचाप से मुझे फॉलो कर रहा था। होंगजू कहती है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रही थी, तो मेरे आगे आगे चल रहे थे। वो कहता है कि मतलब मैंने तुम्हें बचाया तो तुम मुझे इग्नोर कर रही थी। हाजी पूछती है क्या मतलब तुमने सोचा। अब होयंग उसे बताने वाला होता है, लेकिन होंगजू टेबल के नीचे से उसे लात मार देती है कि कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और कहने लगती है कि सॉरी मेरे पैर लंबे हैं तो तुम्हें लग गया। वो कहता है कि तुम इतने सालों में भी बिल्कुल नहीं बदली हो, अभी भी वैसी अनजान और बेवकूफ हो। पर उसे ये बात बुरी लग जाती है। वो कहने लगती है कि तुम मुझे मेरे फेस पर ऐसे कैसे बोल सकते हो, मैंने तुम्हें घुमाया, तुम्हारी फोटो खींची, तुम्हें चिकन खिलाया और तुम्हारे और हाईजी के साथ में डेट फिक्स की। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे बेवकूफ बोल रहे हो। उसे तो बहुत गुस्सा आ गया था, लेकिन होयंग तो कुछ कह ही नहीं रहा था। तब हाईजी उसका गुस्सा शांत करने के लिए बियर मंगाती है, लेकिन वो उसके लिए भी मना कर देती है। कहती है कि हमने कहा था कि हम मंडे को नहीं पीएंगे, तो तुम मेरे बिना पी लेना। फिर बाय करके चली जाती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी होयंग कुछ नहीं बोल रहा था, बस होंगजू को जाते हुए देख रहा था। तो हाईजी समझ जाती है, उससे पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। वो फिर भी कुछ नहीं बोलता, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है। फिर कहती है कि क्या उसे ये पता है, तभी वो कुछ नहीं बोलता। होंगजू भी अभी गई नहीं थी, वो बाहर से उन्हें देख रही थी। तब होयंग को देखकर कहती है कि तुम्हारी किस्मत आज अच्छी है, वो तो हाईजी तुम्हें पसंद करती है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, और फिर चुपचाप चली जाती है। अब यहाँ ये ड्रिंक कर रहे थे, तो होयंग उसे सॉरी कहता है कि वो उसे पसंद नहीं करता। वो कहती है कि तुम अपने फीलिंग्स के लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो। फिर पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर होंगजू की वजह से आए थे। वो कहता है नहीं, ये बस बाई चांस हो गया। तो वो कहती है कि अच्छा तुम बाई चांस अंकल के भतीजे हो, बाई चांस होंगजू के पड़ोसी हो, कल भी उससे बाई चांस मिल गए और आज भी, है ना, सब कुछ कितना बाई चांस हो गया। वो हंसने लगता है, तो वो भी स्माइल करते हुए कहने लगती है कि इसका मतलब ये सब स्कूल से चल रहा था, तुम तब से ही उसे पसंद करते थे। वहाँ होंगजू सेंग के पास जाती है, उसे कुछ टेस्टी बनाने को बोलती है, लेकिन वो अपसेट लग रही थी। तो वो पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, तुम्हें तो हाईजी के पास जाना चाहिए। वो बताती है कि वो अभी अपने पहले प्यार के साथ फ्राइड चिकन खा रही है। वो चौंक जाता है कि क्या वो होयंग के साथ है, और इधर हाईजी सच जाने के बाद सरप्राइज भी थी और थोड़ा अपसेट भी। तो और बियर मंगाती है, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें ड्रिंक नहीं करनी चाहिए। वो कहती है कि जब तुम मुझे डेट नहीं कर सकते तो मेरे लिए अच्छे बनने की कोशिश मत करो। वो बेचारा तो चुप ही हो जाता है। फिर वो पूछती है कि क्या तुम यही रुकोगे या फिर वापस जाओगे। वो कहता है कि वापस जाऊंगा। हाईजी कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम सीरियस हो उसके लिए, लेकिन तुम तो मेरे जैसे हो, चलो देखते हैं कि अब क्या होता है। फिर कहती है कि तुम्हें पता है होंगजू की स्पीड डायल में किसका नंबर है, मेरा, क्योंकि मैं उसकी गार्डियन हूँ, तो तुम मेरी जगह नहीं ले सकते। इसके बाद उसे खाने को बोलती है और खुद चली जाती है। वहाँ होंगजू ड्रिंक कर रही थी, क्योंकि उसे वैसे ही गुस्सा आ रहा था। तब वो सैन को बताती है कि मैं एक मूवी पर काम कर रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हें वो करना चाहिए, तो उसे मना नहीं कर सकती, और तुम यही तो चाहती थी। लेकिन फिर बताती है कि वो नॉवेल जुनू की है। तो ये सुनकर तो वो कहने लगता है कि उसे तुरंत ही मना कर दो, तुम ये काम नहीं कर सकती। तब वो कहती है कि मैं 10 साल से इस दिन का इंतजार कर रही थी कि मैं मेन प्रोड्यूसर बनूं, तो मुझे ये करना चाहिए। वो कहता है कि तुम पागल हो गई हो, तुम उसके साथ काम करोगी, मैं हाईजी को बता दूंगा। वो कहती है कि अगर तुमने उसे बताया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। वहाँ होयंग घर पहुंचता है तो उसे उसकी माँ का कॉल आ रहा था, लेकिन वो रिसीव नहीं करता। फिर वो मैसेज करती है कि तुम वापस कब आ रहे हो, पर वो तब भी कोई रिप्लाई नहीं करता। इधर होंगजू भी घर आ गई थी, तो होयंग के रूम की लाइट्स को ऑफ देखकर सोचती है कि क्या वो अब तक वापस नहीं आया। वो हाईजी को कॉल करने लगती है, पर फिर रुक जाती है और सोचती है कि उनको साथ में अकेला छोड़ देना चाहिए। और फिर होयंग के घर की तरफ देखकर उससे कहने लगती है कि मैं तुम दोनों को मिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, मैं उसे कितना कुछ बताना चाहती थी, पर तुम्हारे वजह से नहीं बता पाई। फिर वो अपने घर आ जाती है। घर पर आकर वो एक बॉक्स खोलती है जिसमें कि उसका सामान रखा हुआ था। एक नोटबुक थी जिसमें जुनू के आर्टिकल्स थे, और साथ ही जुनू की वो नोवेल भी थी। तो वो याद करती है कि जब वो पहली बार पीटर्स पैन में इंटरव्यू के लिए गई थी, तो बॉस को उसका प्रपोजल बहुत पसंद आया था, वो उसने इसी बुक पर बनाया था। वो उसकी तारीफ करने लगती है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इसकी तो कोई क्वालिफिकेशन है ही नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो कहने लगती है कि बिना क्वालिफिकेशन के तुमने यहाँ अप्लाई कैसे किया,
तुमने पीटर्स पेन को क्या समझा है, हम ऐसे हर किसी को नहीं लेते। जो कहती है कि आपने तो कहा था कि आपको वो लोग चाहिए जिन्हें सिर्फ एनिमे मूवी पसंद हो, एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके लिए मैटर नहीं करती। वो कहते हैं कि मेरा मतलब था कि जिन्हें एनिमे पसंद होता है उनके पास कुछ एक्सपर्ट नॉलेज होती है, उन्हें इस बारे में पता होता है कि वो किस तरह की मूवी को प्रोड्यूस करेंगे, तो ये सब तुम्हारे मतलब का नहीं है। फिर उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कहती है कि आप जो भी कहोगी मैं वो काम करूंगी, मैं सीखूंगी और फिर कोशिश करूंगी। मैंने रात भर इस प्रपोजल के लिए बहुत मेहनत की है और ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में किया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे जैसे लोग हमारी मूवी को पसंद करें और मेरे जैसा सपना देखें। आपसे मिलने के बाद तो मुझे लगता है कि मुझे यही आना चाहिए, मैं यही पर काम करना चाहती हूँ। उसकी बातों से मिस बे इम्प्रेस होती है। वो पूछती है कि तुम्हें इसे बनाने में मजा आया, तो कहते हैं कि हाँ, इतना कि सुबह से रात हो गई लेकिन मुझे पता तक नहीं चला। अब प्रेजेंट में रात भर उस नॉवेल के बारे में सोचने के बाद अगले सुबह वो ऑफिस जाती है और बॉस से कहती है कि मैं इस पर काम करूंगी, अगर मैं अभी इसे नहीं करूंगी तो मुझे बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे इमोशंस बीच में आएंगे तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दूंगी। वो भी कहती है ठीक है। फिर हम होयंग को देखते हैं। आज वो वापस यूएस जा रहा था, तो अंकल कहते हैं कि मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ, पर वो मना करता है। बोलता है कि स्टाफ को मेरी तरफ से बाय कर देना और उनसे कहना कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वो पूछते हैं कि तुम भांगजू से मिले। वो कहते हैं नहीं, उसे पता है कि मैं जा रहा हूँ और वैसे भी हम जब भी मिलते हैं वो हमेशा गुड बाय करती है, वो अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। फिर वो टैक्सी में बैठकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हाई स्कूल में थी, उसे होंगजू का मैसेज आता है कि तुम्हारी फ्लाइट चिकन डेट कैसी रही, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं देती। होंगजू से मैसेज की जा रही थी पर वो कुछ बोलती ही नहीं, इसलिए वो उसे कॉल करने लगती है, तो वो उठाती नहीं क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। वहीं ताइक भी बच्चों को गेम्स खिला रहा था, तो हाईजू को अकेले देखकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन जैसे वो देखती है तो रास्ता बदल लेता है, पर वो उसका नाम लेकर उसे हाई करती है, तब उसके पास जाता है। हाईजू कहती है कि क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ। वो हाँ बोलता है। तो वो कहती है कि अगर तुम्हारा पहला प्यार तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड को पसंद करता है तो तुम्हें कैसा लगेगा। वो कहता है कि अगर ऐसा होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी फ्रेंड को कोई प्यार करने वाला मिला, मैं उसे कांग्रेचुलेट करूंगा, लेकिन मेरा पहला प्यार तो अगले साल 60 साल का हो जाएगा। ये सुनकर तो वो हंसने लगती है, पर उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो भी खुश होने लगता है। तब वो उससे पूछती है कि तुमने उन टीचर के भतीजे के साथ ब्लाइंड डेट कैसे कर दी। वो कहता है हाँ। तो वो कहने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं भी जाकर उससे बात करती हूँ, और मैं तुम्हें होंगजू को डेट करने के लिए बोला था ना, तो उसे भूल जाओ। फिर चली जाती है, लेकिन वो बेचारा तो अभी भी अपने दिल की बात कहने से रह जाता है। इधर होयंग एयरपोर्ट के रास्ते में था, तभी उसे सैंग का ध्यान आता है, क्योंकि उसने कहा था कि अगली बार जाओगे तो बिना गुड बाय के मत जाना। वो उससे कॉल करता है लेकिन वो फोन नहीं उठाता। फिर सोचता है कि शायद मैं इस बार भी अपना प्रॉमिस तोड़ रहा हूँ। यहाँ हम फिर पास्ट का सीन देखते हैं। जब होंगजू जूनो से मिलने गई थी तब एक सोल्जर से जूनो के बारे में पूछती है और बताती है कि वो कंपनी 1 में है, पर वो कहता है कि यहाँ पर कंपनी 1 नहीं है। तब वो उसे लेटर दिखाकर कहती है कि ये मुझे यहीं से आया है, मैंने लास्ट वीक तक इसी एड्रेस पर लेटर भेजे हैं। तो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद वो वापस आकर एक जगह बैठ जाते हैं। शाम हो गई थी। होयंग को तो उसकी माँ और अंकल के मैसेज आए हुए थे। फिर वो होंगजू की फोटो देखकर सोचने लगता है कि मैं पागल हो गया था, मुझे इसके पीछे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तब उससे कहता है कि चलो अब चलते हैं, वापस जाने के लिए लास्ट बस रह गई है, अगर हमने इसे छोड़ दिया तो हमें पैदल जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि मुझे जाने से पहले नूडल्स खाना है, इसलिए वो उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर आता है। तब एक लेडी उन्हें खाना सर्व करती है और पूछती है कि तुम यहाँ के नहीं लग रहे हो। होंगजू बताती है कि हम किसी से मिलने आए थे पर मिल नहीं पाए। वो कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कैसा लग रहा होगा। फिर बोलती है कि ये नूडल्स थोड़े स्पाइसी है, इसलिए पानी पीते रहना। लेकिन होंगजू खाना शुरू बाद में करती है, रोने पहले लग जाती है। बहाना बनाती है कि ये बहुत स्पाइसी है, जबकि वो तो जूनो के लिए रो रही थी। होयंग भी उसे देखकर चौंक जाता है, तो वो पानी डालने के लिए कहता है, लेकिन वो मना करती है कि नहीं, इससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा, और फिर जल्दी जल्दी खाने लगती है। वो कहता है कि आराम से खाओ, अभी जाने में टाइम है। तब वो कहते हैं कि मैं नहीं जाने वाली, तुम मेरे बिना चले जाना। उसे अपनी फीलिंग्स बताए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो समझाने लगता है कि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, पर वो सुनती नहीं है, बस कहती है कि मैं उसे ढूंढूंगी और उसे सब कुछ कहूंगी। मुझे सफोकेशन फील हो रहा है, अगर मैंने उसे बताया नहीं तो मैं पता नहीं क्या कर दूंगी। ये सुनकर तो वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। वो पूछती है क्यों, तो वो कहने वाला होता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, पर फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट कर दूंगा कि तुम एक सोल्जर को डेट कर रही हो। तो वो गुस्से में उसके सिर पे चम्मच मारती है कि तुम मेरी रिपोर्ट करोगे। वो बस रोए ही जा रही थी, तो वो उसे चुप कराने के लिए कहता है कि क्या तुम आइसक्रीम खाओगी या चॉकलेट खाओगी, लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं थी। फिर वो कहता है कि ठीक है। फिर एक बार हम वापस वहाँ जाते हैं। ये सुनकर तो वो एकदम से चुप हो जाती है। इसके बाद ये फिर से मिलिट्री बेस पे पहुंच जाते हैं। इस बार होयंग सोल्जर से पूछता है, तो वो इतना बताता है कि कंपनी 1 तो यहाँ से जा चुकी है, लेकिन कहाँ गई है इसे मिलिट्री सीक्रेट कहकर बताने से मना कर देता है। ये सुनकर तो होंगजू फिर से अपसेट हो जाती है, इसलिए होयंग सोल्जर से कहता है कि फिर आप उसे ये गिफ्ट दे देना, पर वो मना करता है कि हम ये काम थोड़ी करते हैं। तो वो कहता है कि फिर आप हमें उसका एड्रेस दे दो, हम खुद ही दे देंगे। थोड़ी देर वो सोचने लग जाता है, फिर बताता है कि उस कंपनी को बॉर्डर जोन में भेज दिया गया है और 6 महीने तक उनसे कोई नहीं मिल सकता। ये सुनकर तो होंगजू और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। फिर ये वापस जाने के लिए निकलने लगते हैं, तो होयंग होंगजू को जल्दी चलने के लिए कह रहा था कि कहीं लास्ट बस भी मिस ना हो जाए। तब वो ये सोच रहा था कि जूनो को तो पता था कि अब वो इससे 6 महीने तक नहीं मिल पाएगा, वो लेटर भेजकर इसे बताना तो चाहिए था। इतने में उनकी बस भी आने लगती है, तो वो बस पकड़ने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन होंगजू गिर जाती है। ऐसे में होयंग बस छोड़कर उसके पास आता है, बस भी निकल जाती है। तब होंगजू उस पर गुस्सा करने लगती है कि तूने बस पकड़ी क्यों नहीं। वो कहता है कि तुम गिर रही थी। वो कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा जाना ज्यादा जरूरी है, तो अब बताओ हम वापस कैसे जाएंगे। वो कहता है कि हम यहीं पर सोएंगे। ये सुनकर तो वो चिल्लाने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी। वो कहता है मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, हम अलग अलग रूम में सोएंगे। फिर हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। होयंग की गाड़ी के आगे अचानक से दूसरी गाड़ी आ जाती है।
ऐसे में वो अपनी इन यादों से बाहर आता है। तभी उसे हाइची का कॉल आता है ये बताने के लिए कि होंगजू का एक्सीडेंट हो गया है, पर वो अभी स्कूल में किसी काम से फंसी हुई थी, इसलिए उसके पास नहीं जा सकती थी। तो होयंग को उसके पास जाने को बोलती है। अब ये सुनते ही वो टैक्सी ड्राइवर को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधा अंदर चला जाता है, जबकि उसका लगेज तो टैक्सी में ही रह गया था। वो जल्दी से होंगजू के पास जाता है। वो अभी भी बेहोश थी। इतने में डॉक्टर आती है और कहती है कि क्या तुम इसके गार्डियन हो? तब वो कहता है हाँ। तब होंगजू अपना पास्ट याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसने अपनी आंटी और अंकल को बात करते हुए सुनिया था। वो उसे उसके डैड या फिर अनाथालय भेजने की बात कर रहे थे, क्योंकि अब उसकी आंटी प्रेग्नेंट हो गई थी। उनकी बातें सुनने के बाद वो चुपचाप अपने रूम में आती है। वो सैड थी, लेकिन कार्टून देखकर खुद को खुश करने की कोशिश कर रही थी। फिर स्कूल के टाइम में भी एक दिन उसे बहुत तेज बुखार था, तो स्कूल नर्स उसे डॉक्टर के पास जाने को बोलती है, लेकिन वो ये कहकर वहीं लेट जाती है कि मुझे यहाँ पर घर से ज्यादा अच्छा फील होता है। तब नर्स वही एक और स्टूडेंट को भी पूछती है कि तुम अभी नहीं जा रहे हो ना, तो थोड़ी देर यहीं लेट जाओ। और फिर बाद में होंगजू की तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है, तो वो नर्स से पानी मांगती है। तभी कोई उसे पानी देने लगता है। वो भी अपना हाथ आगे बढ़ाती है। इतने में उसकी नींद खुल जाती है और होयंग उसका हाथ पकड़े उसके सामने था। वो उसे बताता है कि तुम अभी हॉस्पिटल में हो, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना। अब पहले तो होंगजू उससे अपना हाथ छुड़ाती है, फिर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो तो डॉक्टर को बुलाने जा रहा था, लेकिन वो उसे रोक देती है। कहती है कि मैं ठीक हूँ और मेरा कार से एक्सीडेंट नहीं हुआ था, मैं उससे बचने के चक्कर में गिर गई, लेकिन इन्होंने तुम्हें इन्फॉर्म क्यों किया? और मुझे माफ करना, तुम बिजी रहे होंगे और तुम्हें यहाँ आना पड़ा, तो अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। तो वो गुस्से में कहता है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ और मुझे जाने के लिए मत बोलो। वो कहती है कि मैं एकदम ठीक हूँ, मैं तुम्हें बेकार में परेशान नहीं करना चाहती। तो वो उसका हाथ अपने दिल पर रखकर अपनी हार्ट बीट चलाता है कि क्या तुम्हें ये बेकार लगता है। वो तो उसे देखने ही लग जाती है। फिर यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि होयंग जब कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर पानी में गिर गया था, तो होंगजू से देखकर जोर जोर से हंस रही थी और उसे ऐसे हंसता हुआ देखकर वो भी खुश हो रहा था। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि होयंग होंगजू का हाथ अपने दिल पर रखकर उसे अपनी हार्ट बीट सुनाकर ये बताना चाह रहा था कि वो उसके लिए क्या फील करता है। अब वो कुछ कहे उससे पहले ही डॉक्टर आ जाती है और कहती है कि हार्ट बीट चेक करने का काम मेरा है। तब होयंग बाहर चला जाता है और होंगजू का सिटी स्कैन किया जाता है। मशीन के अंदर भी वो शांत नहीं थी। होयंग के बारे में सोच रही थी कि अचानक से इसे क्या हो गया। शायद कल इसने मेरे साथ जो रूडली बिहेव किया उसके लिए सॉरी फील कर रहा होगा। फिर एक बार को ये सोचने लग जाती है कि कहीं वो मुझे पसंद तो नहीं करता। तब खुद से कहती है कि तुझे सब नहीं सोचना है, तू हाइजी की फ्रेंड है, इसलिए मैं तुझे वार्निंग दे रही हूँ। और वहाँ स्कूल में हाइजी वाइस प्रिंसिपल यानी कि अपने डैड को होंगजू के एक्सीडेंट के बारे में बताती है और छुट्टी देने के लिए कहती है। ये सुनकर तो वो भी डर जाते हैं और पूछते हैं कि उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी, और फिर सब साथ चलने के लिए कहते हैं। लेकिन शाम को उन्हें कुछ और काम भी था, तो तब ताई को देखकर उसे साथ में जाने को बोलते हैं, लेकिन वो मना करती है कि मैं अकेले चली जाऊंगी। फिर बाहर आ जाती है। वो टैक्सी का वेट कर रही थी कि इतने में ताई कार लेकर उसके पास आता है और उसे साथ में चलने को बोलता है। अब हाइजी को टैक्सी भी नहीं मिल रही थी और लेट भी हो रहा था, तो वो उसके साथ चली जाती है। उधर अंकल बेग भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, क्योंकि उन्हें पता चला था कि होयंग ने अपना लगेज यही हॉस्पिटल में छोड़ दिया है, पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि होयंग अचानक से यहाँ पर क्यों आ गया। इतने में हाइजी और ताई भी यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन जल्दबाजी में बाहर निकलते हुए हाइजी का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है, पर ताई उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे गिरने से बचा लेता है। वो तो खुश होने लगती है कि तुमने मुझे दोबारा बचा लिया। वो भी फटाफट से दूसरे शूज लेकर आता है ताकि उसे चलने में दिक्कत ना हो। ये शूज उसने अपनी कार में ही रखे हुए थे। फिर वो खुद ही उसे इन्हें पहनाने लगता है। इससे तो वो बहुत खुश होने लगती है और इम्प्रेस भी। तब वो कहता है कि आप जाओ, मैं आपका वेट करूंगा। अब वो अंदर जा ही रही थी कि उसे अंकल बेग भी मिल जाते हैं, तो अब उन्हें भी होंगजू के बारे में पता चल जाता है। इतने में अंदर होंगजू का सिटी स्कैन हो गया था और होयंग उसे बाहर ही लेकर आ रहा था। तब वो उससे कहती है कि तुम कल के लिए बुरा फील कर रहे हो ना, मुझसे सॉरी कहना चाहते हो, तो मैंने तुम्हें माफ किया, तो अब तुम अपनी इस फ्रेंड की देखभाल कर सकते हो। उधर अंकल को होंगजू की फिक्र हो रही थी। वो हाइजी से पूछते हैं कि वो कहाँ है, ठीक तो है ना। वो बताती है कि होयंग ने बताया कि वो ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है और वो यहीं आ रहे हैं। फिर वो उनसे पूछती है कि आपको पता था ना कि होयंग होंगजू को लाइक करता है। वो कहते हैं मुझे पता तो था, लेकिन ये आइडिया नहीं था कि वो उसे इतना ज्यादा लाइक करता है कि अपनी फ्लाइट तक छोड़ देगा। पता नहीं वो इतना केयरलेस कब से हो गया। और यहाँ ये दोनों लिफ्ट से नीचे आ रहे थे। तब होंगजू उससे पूछती है कि हाइजी के साथ तुम्हारी डेट कैसी रही, तुमने मजे किए, और तुम्हें तो खुद को लकी समझना चाहिए कि वो तुम्हें पसंद करती है, क्योंकि उसे पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अब होयंग उसे सच बताने वाला होता है कि तब तक और लोग भी लिफ्ट में आ जाते हैं, तो बहुत भीड़ हो गई थी। ऐसे में होंगजू उसके एकदम क्लोज आ गई थी और उसे अपने सामने इतने क्लोज देखकर तो उसे पुरानी बातें याद आती है। वो खुद से बड़बड़ाने लगती है कि मुझे क्या हो गया है, मैं ये सब क्या सोच रही हूँ। वो उसे ऐसे देख रही थी तो होयंग पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ भी नहीं, पर वो तो स्माइल करने लगता है। लिफ्ट से बाहर आने के बाद होंगजू उसे साइड में लेकर जाती है और कहती है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहती हूँ, इसे पर्सनली मत लेना, तुम मेरे साथ फ्लर्ट करना बंद कर दो। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है कि क्या कहा तुमने। वो कहती है कि तुम भले ही यूएस में रहे हो तो तुम्हारी हैबिट बन गई होगी, लेकिन लोगों को ये गलत लगेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुम्हें गलत कह रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि कोई कुछ न समझे। इतने में वो हाइजी को देखकर उसके पास चली जाती है और ये तो यहाँ यही सोचता रह जाता है कि इसे ऐसा क्यों लगा कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ। फिर होंगजू हाइजी को अपनी चोट दिखाते हुए कहने लगती है कि एक कार बहुत तेजी में मेरी तरफ आ रही थी, मैं उससे तो बच गई, लेकिन पैर में क्रैम्प आ गए, देखो मेरे सर पे कितनी चोट लगी हुई है। वो भी कहने लगती है कि कौन बदतमीज था वो, उसे दिखा नहीं क्या, तो इसे गले लगाकर प्यार करने लगती है। तभी अंकल भी आते हैं और होयंग पर चिल्लाते हैं कि ये क्या है, तुमने अपना सामान ऐसे क्यों छोड़ा। तो वो होंगजू को देखकर कहता है कि मैं फ्लर्टिंग करने में बिजी था ना, इसलिए।
फिर हॉस्पिटल से बाहर निकलते हुए होंगजू हाईजी से कहती है कि तुमने होयंग को कॉल क्यों किया, सैंग को कर देती। वो कहती है कि मेरे दिमाग में सबसे पहले उसका ही नाम आया। हाईजी तो उसे सच बताने की सोचती है, लेकिन फिर उसकी नजर ताइक पर पड़ती है। इससे उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, तो वो उसे अपने पास बुलाती है और होंगजू से ये कह देती है कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। वो कहती है क्या, तो फिर होयंग का क्या होगा। हाईजी कहती है कि वो मेरा पहला प्यार है, लेकिन अब हम दोनों साथ में हैं। और ताइक को भी इशारा करती है, तो वो भी समझ आता है और उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगता है। कहता है कि हाँ, हम काफी टाइम से एक दूसरे को पसंद करते हैं और मैं इस बात को छुपाने के लिए ब्लाइंड डेट पर गया था, तो मुझे माफ कर देना। तब अंकल और होयंग भी इनकी बात सुनकर बहुत सरप्राइज होते हैं। होंगजू तो ये बात हजम ही नहीं कर पा रही थी। तब हाईजी कहने लगती है कि मैंने कल होयंग को भी बता दिया था, वो तुम्हें बताने वाला था पर तुम चली गई। तो होंगजू कहती है कि ठीक है, चलो फिर हम रास्ते में बात करते हैं। हाईजी कहने लगती है कि मुझे कुछ काम है, पर होयंग को तो घर जाना है, तो तुम उसके साथ चली जाओ, उसके साथ तुम आराम से जा पाओगी। और होयंग से कहती है कि इसे कुछ टाइम तक तुम अपने घर पर रखना, क्योंकि ऐसे में इसे ऊपर जाने में प्रॉब्लम होगी। तब अंकल भी इनके साथ जाने के लिए बोलते हैं। तो हाईजी कहने लगती है कि आपने कहा था ना कि आपको ऑफिस में कुछ काम है। वो हाईजी की शक्ल देखकर समझ जाते हैं और कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, इसलिए जाना होगा, और उनके साथ चले जाते हैं। ये सब देखकर तो होयंग को हंसी आ जाती है कि ये सब लोग होंगजू को उसके साथ रखने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं। अब रास्ते में होंगजू को उसके बॉस का कॉल आ रहा था। वो तो सोने की एक्टिंग कर रही थी ताकि उसे होयंग से बात ना करनी पड़े, इसलिए वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। पर वो कह देता है कि तुम्हें कॉल आ रही है। अब ऐसे में वो कहने लगती है कि अरे, इसकी वाइब्रेशन से मेरी नींद खुल गई। उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो वो हंसने लगता है। और वहाँ दूसरी तरफ अंकल हाईजी और ताइक को उनके रिलेशनशिप के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं। ताइक से पूछते हैं कि तुम मुझे इतना पसंद करते हो क्या। वो कहता है कि हाँ, मैं इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। तो हाईजी कहती है कि इनके सामने एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। फिर उसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हें इन सब में बेकार में घसीट दिया, और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक्स भी कहती है। तब अंकल को भी ये पता चलता है कि ताइक ही वो था जो होंगजू के साथ डेट पर गया था। लेकिन वो तो हैरान होते हैं कि क्या तुम एक्टिंग कर रहे थे। उन्हें तो उस पर यकीन हो गया था। वो तो उसे कहने लगते हैं कि तुम तो बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो, मुझे तो सच में लगा था कि तुम इसे पसंद करते हो। अब वो बेचारा कैसे बताया कि ये एक्टिंग नहीं थी, उसकी सच की फीलिंग्स थी। उधर होंगजू अपने बॉस से बात खत्म करती है। तब होयंग को उसकी मॉम का कॉल आता है, लेकिन वो काट देता है। फिर वो कहती है कि आज मेरी मीटिंग थी, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से मैं जा नहीं पाई, तो सबको चिंता हो रही थी। वो कहता है कि क्या तुम अब ऑफिस से बंक नहीं मारती, स्कूल टाइम पर तो तुमने बहुत बंक मारा है, और एक बार तो स्कूल से बंक मार के तुमने पूरी रात मेरे साथ काटी थी। वो कहती है कि ऐसा कब किया हमने, तुम कुछ भी कह रहे हो। तो वो कहता है कि तुम वो दिन भूल गई क्या जब हम चोरवन गए थे। तो वो याद करने लगती है और हमें पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है कि उस दिन दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे कि अब वो यहाँ क्या करेंगे, क्योंकि उन्होंने बस मिस कर दी थी। तो होंग जो गुस्से में आगे आगे जा रही थी और होयंग को बातें सुना रही थी, लेकिन उसके जूते में कुछ फंस गया था। तो वो जूता खोलकर देखने लगता है, तब गलती से वहीं पास में कंस्ट्रक्शन वाले पानी में गिर जाता है। लेकिन होंगजू को इसकी कोई भनक नहीं थी। वो तो सोच रही थी कि वो उसके पीछे ही आ रहा है और उससे कह रही थी कि मैं तुम्हें सच्चा प्यार दिखाना चाहती थी, लेकिन अभी सही टाइम नहीं है। पर जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो पीछे देखती है, लेकिन वो तो वहाँ था ही नहीं। तो तब वो उसे ढूंढते उसके पास पहुंच जाती है और उसे इस तरह देखकर तो जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहता है कि हंसना बंद करो और मुझे बाहर निकालो। तो वो कुछ रस्सी वगैरह ढूंढने के लिए चली जाती है। अब पानी में भीगने की वजह से होयंग का फोन तो खराब हो गया था, लेकिन वो फोटो बिल्कुल ठीक थी। तो उसे देखकर फिर कहने लगता है कि मैं आगे से कभी तुम्हारे साथ ऐसे नहीं आऊंगा। तभी उसे मेंढक की आवाज सुनाई देती है, तो वो डर जाता है और होंगजू को बुलाने लगता है। फिर जब वो आती है तो उसे कहता है कि मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। फिर हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि अब होंगजू भी इसके साथ पानी में ही थी और वो उस पर गुस्सा कर रहा था कि इस घास की रस्सी से तुम किसी को खींच सकती हो क्या। असल में होंगजू इस घास की रस्सी से होयंग को ऊपर खींचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी टूट गई थी और वो गिर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो डूब रहा होगा। और ऊपर से होंगजू आवाज भी देती है तो कोई रिस्पांस नहीं देता। वो डर जाती है और उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाती है। बस इसी बात के लिए होयंग उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम्हें नीचे कूदने की क्या जरूरत थी, नीचे रहकर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, और ऊपर से तुम्हारा बैग और फोन भी बाहर छूट गया है, हम हेल्प के लिए किसी को बुला भी नहीं सकते। कोई बेवकूफ ही होगा जो ऐसे जंप करने के बारे में सोचता है, तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। तो वो कहते हैं कि हाँ, मैं बेवकूफ हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने तुम्हें आवाज दी थी ना, लेकिन तुमने आंसर नहीं दिया, तो मैं क्या करती। वो कहता है कि मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। फिर थोड़ा शांत होने के बाद कहता है कि क्या तुम्हें ऐसी जगह पर डर नहीं लगता। वो कहती है कि डरने वाली क्या बात है, तुम हो तो यहाँ, लेकिन डर तो मुझे बाहर अकेले में लगा था। वहाँ मेंढक ऐसे चिल्ला रहे थे जैसे मेरे कान में चिपक गए हो। तो वो कहने लगता है कि मेंढक से कौन डरता है। कि इतने में एक मेंढक उछलकर उसकी तरफ आता है, तो वो डर के मारे होंगजू पे चिपक जाता है। ये देखकर तो वो हंसने लगती है कि तुम एक मेंढक से डर गए। अब प्रेजेंट में भी वो उसी बात पर हंस रही थी। होयंग पूछता है कि तुम्हें याद आ गया। वो कहती है हाँ, मुझे याद है कि हम अगली सुबह निकले थे जब सोल्जर ने हमें देखा था, लेकिन तुम तो पूरी रात डर के मारे कांप रहे थे। वो कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। तो वो कहती है कि मुझे याद है, पर तुम उस दिन कहीं जाने वाले थे ना। वो बताता है कि हाँ, इंटरव्यू के लिए मुझे सोल नेशनल यूनिवर्सिटी जाना था। वो कहती है कि अच्छा ऐसा था क्या, मैं तो भूल ही गई थी। वो कहता है तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। तो वो कहती है कि मैं अपनी बुरी यादों को बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, जूनों से जुड़ी हुई सारी यादें मेरे लिए बुरी है। तो वो कहता है कि वो जूनों से कैसे जुड़ी हुई है, वो तो हमारी यादें है ना। अब ये सुनकर तो होंगजू से देखने लग जाती है। इतने में ही घर भी पहुंच जाते हैं। तब होयंग कार से निकलने में उसकी हेल्प करता है, उसके लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो कहती है नहीं, मुझे जरूरत नहीं है,
मैं मैनेज कर सकती हूँ। पर फिर उसका पैर फिसल जाता है तो होयंग उसे संभाल लेता है। इसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है और साथ में उसे एक फ्राइड चिकन वाउचर देने को बोलती है। फिर ऊपर जाने लगती है। तब होयंग उसके पीछे आता है और कहता है कि क्या तुम ऐसे चलोगी। वो तो उसे सपोर्ट देने के लिए कहता है और यहाँ तक कि उसे उठाकर ऊपर ले जाने के लिए भी कहता है, लेकिन वो फिर मना कर देती है। पर थोड़ा ऊपर जाकर वो एकदम से गिरने वाली होती है कि होयंग उसे सपोर्ट देकर बचा लेता है। तो फिर वो उसे अपने रूम में ले आता है, लेकिन वो भगवान को थैंक्स करती है कि आज आपने मुझे बचा लिया, अब मैं अपनी सेकंड लाइफ में अच्छे से खाऊंगी पीऊंगी खूब खेलूंगी। तो वो कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे थैंक्स करना चाहिए, मैंने तुम्हारी हेल्प की। तो वो कहती है कि ठीक है मैं तुम्हें 3 वाउचर दे दूंगी। वो कहता है कि किसने कहा कि इससे बराबर हो जाएगा। तब उससे मेडिसिन की प्रिस्क्रिप्शन मांगता है। वो मना करती है कि मैं कल खुद ले लूंगी, लेकिन वो जोर देता है कि मुझे अभी दो। तब वो उसे इसके साथ पैसे भी देने लगती है, पर वो प्रिस्क्रिप्शन छीन लेता है। ऐसे में उसका कार्ड भी नीचे गिर जाता है। होयंग उसे डिनर के लिए भी पूछता है कि तुम डिनर में क्या खाओगी। होंगजो को भूख तो लग रही थी, लेकिन वो फिर भी मना कर देती है, कहती है कि बाद में खा लूंगी। तो उसे गुस्सा आता है कि हमेशा मना क्यों करती हो ऐसे, आगे से ऐसा मत करना। और फिर उसके लिए खाना लेने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ हाईजी, ताइक और अंकल तीनों सैंग के रेस्टोरेंट आए हुए थे। तो हाईजी इन दोनों को सैंग से भी मिलवाती है, बताती है कि ये होयंग के अंकल है जो कि होंगजो की बिल्डिंग में रहते हैं और ये मेरे स्कूल में ही टीचर है। तो वो कहने लगता है कि स्कूल में तो वो दोनों अलग हो गए थे, लेकिन अब किस्मत ने फिर से मिला दिया। ये सुनकर तो हाईजी से घूरने लगती है। वो तो भागने की फिराक में था, लेकिन वो कहते कि चुपचाप से बैठ जाओ। इसका मतलब तुम्हें स्कूल टाइम से ये बात पता थी, तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। वो कहता है मैं तुम्हें कैसे बताता जब होयंग ने खुद ही किसी को ये नहीं बताया, और तुम भी तो ये बात पकड़ नहीं पाई। अभी जानकर कि होयंग हाईजी का पहला प्यार था तो अंकल तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं। हाईजी भी कहती है कि अब मुझे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैंने तो झूठ भी बता दिया है कि मैं डेटिंग कर रही हूँ ताकि वो अपने बारे में सोचे, तो अब बाकी सब उनके ऊपर है। और वहाँ होंगजो सो रही थी। होयंग के आने के बाद उसकी नींद खुल जाती है तो पूछती है कि डिनर में क्या है। वो कहता है कि तुम, और फिर उसके पास आकर बैठ जाता है, लाइट ऑफ करता है और फिर उसे किस करने वाला होता है, लेकिन अचानक से उसकी नींद खुल जाती है क्योंकि ये तो बस एक सपना था। उसे खुद पर शर्म आ रही थी कि मैं ये सब क्या सोच रही हूँ, क्या मैं पागल हो गई हूँ। और फिर कहने लगती है कि होयंग के भूत यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद वो बाहर निकलकर चुपचाप से ऊपर अपने रूम में जाने लगती है, पर उससे ऐसे नहीं चला जा रहा था तो रेंग कर चलने लगती है। इतने में होयंग भी आता है और कहता है कि मैं तुम्हें कितना समझाया पर तुम्हें समझ नहीं आता ना। तो वो कहते हैं कि तुम भूत हो या फिर जो कुछ भी हो, मुझे परेशान मत करो, अपने रास्ते चले जाओ। लेकिन ये तो सच में होयंग था। तो वो उसके पास आकर उसे गोद में उठा लेता है। वो कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। तो वो कहता है कि हिलना डुलना बंद करो वरना हम दोनों ही नीचे गिर जाएंगे। फिर उसे ऊपर बिठाकर उसके लिए डिनर लेकर आता है। तब ये कहकर जाने लगता है कि इसके बाद मेडिसिन लेना मत भूलना। तो वो उसे रोकती है, कहती है कि तुम्हारा थैंक्स, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। इस बारे में मुझे कभी पता ही नहीं चला क्योंकि हम कभी स्कूल में इतने क्लोज नहीं थे। अगर हाईजीन नहीं होती तो मैं तुम्हारे बारे में भूल ही गई होती, पर अब हम तीनों एक अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। पर वो तो सिर्फ इतना कहकर वहाँ से चला जाता है कि सुबह उठोगे तो मुझे कॉल करना। वो भी सोचने लगती है कि शायद ये मेरी बातों का बुरा मान गया है, पर गलती इसकी ही है, यही मुझसे फ्लर्ट कर रहा था। लाइन पहले इसने क्रॉस की। फिर उसे अपना वही सपना याद आता है तो फिर से चिल्लाने लगती है कि भूत कहेंगे तुम फिर आ गए, यहाँ से निकल जाओ। और यहाँ होयंग रूम में आने के बाद होंगजो की बातों को याद करता है और कहता है कि मैंने कन्फेस करने से पहले ही इसने मुझे कितनी बार डम कर दिया है। तभी उसे जोसेफ का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम अभी तक कोरिया में क्या कर रहे हो, वापस कब आ रहे हो। उसी टाइम उसकी नज़र उस कार्ड पर पड़ती है जो कि होंगजो के बैग से गिर गया था। उसमें वो देखता है कि वो एक एनिमे प्रोड्यूसर है। तो वो जोसेफ से कहता है कि मैं वापस नहीं आ रहा हूँ। फिर हमें जूनो को दिखाया जाता है, वो होंगजो के बनाए हुए एक एनिमे देख रहा था। उसके पास उसके लिखे हुए बहुत सारे लव लेटर्स थे। तब यहाँ हमें 4 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यंग राइटर अवार्ड के लिए जूनो का इंटरव्यू होने वाला था। तो होंगजो से मिलने आई थी। वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम नहीं आने वाली हो क्योंकि तुम्हें रात भर काम करना था। तो वो कहती है कि मैं कैसे नहीं आती, मैं तुम्हारी सबसे बड़ी फैन हूँ और अब तुम आराम से इंटरव्यू देना, मैं वहाँ से तुम्हें देखूंगी। इसके बाद जब जूनो का इंटरव्यू चल रहा था तो वो देखता है कि होंगजो तो सो रही थी। तो उससे पूछा जाता है कि जब उसे इस अवार्ड के बारे में पता चला तो उसने सबसे पहले क्या सोचा था। वो होंगजो की तरफ देखकर कहता है कि मैंने सबसे पहले अपने नंबर 1 फैन को बताया। वो मेरी सारी बुक्स पढ़ा करती थी, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। जब मैंने उसे इस अवार्ड के बारे में बताया तो वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, जबकि रोना तो मैं चाहता था लेकिन मैं रो नहीं पाया क्योंकि मैं तो उसे कंसोल कर रहा था। अब इंटरव्यू के बाद जूनो होंगजो के पास जाता है। वो अभी भी सो ही रही थी। तब वो उसे उठाने लगता है कि इंटरव्यूअर वापस आती है और पूछती है कि क्या आप किसी को डेट कर रहे हो। तो वो होंगजो की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, शायद अभी से मैं किसी को डेट कर रहा हूँ। और फिर उसके पास बैठकर बड़े प्यार से उसे देखने लग जाता है। प्रेजेंट में हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड उसके पास आता है जो कि होंगजो के ऑफिस गया था। तो जूनो उससे पूछता है कि क्या तुम वहाँ होंगजो से मिले। उसने तो मेरी एक भी कॉल रिसीव नहीं की, क्या वो सच में मेरे साथ काम नहीं करना चाहती। तो उसका दोस्त कहता है कि अगर तुमने उसे पहले ही सच बता दिया होता तो तुम्हें आज ये सब नहीं देखना पड़ता, तुम दोनों के बीच सब कुछ अच्छा होता। वो कहता है क्या बता देता, ये कि मुझे पैनिक अटैक आते हैं और इस पे मुझसे कुछ लिखा भी नहीं जाता। वो मुझे दुनिया का बेस्ट राइटर मानती है तो मैं उसे सच कैसे बता देता। उसका दोस्त कहता है कि सच्चा प्यार यही तो होता है कि 2 लोग साथ में रहें, चाहे किसी एक को कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसे साथ में रखकर उसकी लाइफ भी खराब कर दूं। तब उसका दोस्त उसे गुड न्यूज देता है कि होंगजो तुम्हारे साथ काम करने के लिए मान गई है। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मान जाएगी।
उसने तो ये एनिमेशन कंपनी भी मेरी वजह से ज्वाइन की थी, क्योंकि उसने कहा था कि वो मेरी स्टोरी को एनिमे बनाना चाहती है और अब मैं सब कुछ पहले जैसा कर दूंगा। दूसरी तरफ होयंग उस कार्ड को देखकर कहता है कि अच्छा अब हम फ्रेंड हैं। फिर याद करता है कि जब वो दोनों उस पानी में फंसे हुए थे तब उन्हें वहाँ बहुत टाइम हो गया था। होंगजू को तो नींद नहीं आ रही थी, इसलिए होयंग को गेम खेलने को बोलती है ताकि वो उठे रहे। कहती है कि चलो हम एक दूसरे को अपने शॉकिंग सीक्रेट बताते हैं, और अगर सीक्रेट बकवास या फिर झूठा हुआ तो फिर उन्हें मार खानी पड़ेगी। तो फिर वही गेम शुरू करते हुए कहते हैं कि मेरे जूनो ओपा बहुत ही हैंडसम है। ये सुनते ही होयंग उसे जोर का मारता है कि अपनी बकवास बंद करो। अब नेक्स्ट होयंग की बारी थी, तो होंगजू पहले ही अपना हाथ आगे करके उसे मारने के लिए तैयार थी। वो कहता है कि एक बार मैथ्स के एग्जाम में मैंने एक क्वेश्चन गलत कर दिया था। वो सच में शॉक्ड हो जाती है कि तुमने सिर्फ एक क्वेश्चन गलत किया, तुम तो सच में बहुत जीनियस हो। मेरी तो एक बार पूरे स्कूल में लास्ट रैंक आई थी, और तब मैंने एग्जाम में सारे मल्टीपल क्वेश्चन में नंबर 2 आंसर लगाया था, लेकिन किसी का भी आंसर नंबर 2 नहीं था। और मैंने टीचर से शिकायत भी की थी कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कम से कम किसी का आंसर तो 2 होना चाहिए था ना। वो कहता है कि ये तो सच में शॉकिंग है। फिर होयंग थोड़ा सोचने के बाद बताता है कि मैंने कभी किसी को बताया नहीं, पर मैं एक एनिमेशन डायरेक्टर बनना चाहता था। वो चौंक जाती है, कहती है कि क्या सच में? वो खुश होने लगती है क्योंकि उसे भी एनिमे पसंद था, और इतना पसंद था कि वो रात भर इन्हें देख सकती थी। फिर पूछती है कि तुम अब क्यों नहीं बनना चाहते? वो कहता है कि सारे सपने सच नहीं होते। वो कहती है हाँ बिल्कुल, सेंटा की तरह ना वो भी सच नहीं होते, पर लोग इसे सच मानते हैं इसलिए अपने सपने पूरे करते हैं। तो क्यों ना तुम मुझे अपना सपना दे दो, मैं तुम्हारी जगह एनिमेशन डायरेक्टर बन जाऊंगी। टीचर ने जब मुझसे पूछा था कि मैं क्या बनना चाहती हूँ, तब मेरे पास कोई भी सपना नहीं था, लेकिन अब मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, और जब मैं एनिमेशन डायरेक्टर बन जाऊंगी ना तो तुम्हें अपनी सैलरी का 5% दूंगी, ठीक है? वो कहता है सच में? वो कहती है हाँ बिल्कुल। अब प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि होंगजू सुबह उठती है तो देखती है कि हाईजी और सैन ग्रुप चैट में उसे मैसेज करके उसकी तबीयत के बारे में पूछ रहे थे। होंगजू कहने लगती है कि मुझे बहुत भूख लग रही है। हाईजी ने तो होयंग को भी ऐड कर लिया था, तो वो कहता है कि ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आ जाओ। वो मना करती है, तो वो कहता है कि ठीक है फिर मैं ऊपर आ जाऊंगा। अब ये सुनकर तो वो नीचे आ जाती है। फिर ब्रेकफास्ट करते हुए वो पूछता है कि कैसा बना है। वो कहती है अच्छा है और ज्यादा नमक भी नहीं है। होयंग ने पहले ही सैन और हाईजी से होंगजू के टेस्ट के बारे में पूछ लिया था, तो सॉन्ग ने बताया था कि उसे ज्यादा नमक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और हाईजी ने उसे होंगजू की फेवरेट स्वीट डिश दी थी। होंगजू स्वीट खाने के लिए पहले मना करती है, पर डिश का नाम सुनते ही खुश होने लगती है और फटाफट से उसे खा लेती है। अब ब्रेकफास्ट कर लिया था तो वो जाने का बोलती है। तब होयंग कहता है कि अभी रुक जाओ, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। फिर उसे उसका कार्ड दिखाकर कहता है कि तुमने मुझे अपनी सैलरी का 5% देना है, तुम भूल गई क्या? तो उसे याद आता है कि हाँ उनके बीच ऐसे ही कुछ बात हुई थी। वो तो चौंक जाती है और आनाकानी करने लगती है। तब वो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें तो सब कुछ याद है, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था, और फिर अपने उस 5% का हिसाब लगाने लगता है कि तुम 10 सालों से काम कर रही हो, तो मेरे हिस्से में कितना आएगा? होंगजू तो सोच में पड़ जाती है कि क्या मुझे सच में इसे पैसे देने पड़ेंगे। फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है कि हाईजी ने होयंग को ये भी बताया था कि होंगजू का बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर चला गया था। उसका ब्रेकअप बहुत बुरी तरीके से हुआ था, इससे वो पूरी तरह से टूट गई थी। उसका तो प्यार से भरोसा ही उड़ गया था, इसलिए तो मैंने उसे ब्लाइंड डेट पर भेजा था। ये सब मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं उसे खुश देखना चाहती हूँ। अब प्रेजेंट में होंगजू को बहाने बनाने लगती है कि उस टाइम तो हम फंस गए थे ना, तो इसलिए मैंने बिना सोचे समझे कह दिया। वैसे भी मैंने कहा था कि डायरेक्टर बनने के बाद दूंगी, लेकिन अभी तक मैं डायरेक्टर नहीं बनी हूँ, बस एक एम्प्लॉई तो हूँ। उसे इतना सीरियसली बहाने मारते हुए देखकर वो हंसने लगता है क्योंकि वो बस मजाक कर रहा था, लेकिन होंगजू ने तो इसे सच मान लिया था। फिर होयंग पूछता है कि तुम्हारा ये काम कैसा है, तुम्हें मजा आता है? वो कहती है एनीमे देखने में ही सब मजा है, यहाँ बहुत सारा काम है, लेकिन अब मैं एक प्रोजेक्ट में एज अ प्रोड्यूसर काम करने वाली हूँ। अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है ना तो मैं तुम्हें अपनी बनाई हुई एनीमे दिखाना चाहती हूँ। इस बीच जूनो होंगजू से मिलने ऑफिस जाता है, तो उसे पता चलता है कि उसका तो एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ होंगजू होयंग को एनीमे दिखाने के लिए अपना लैपटॉप लेने ऊपर जा रही थी, तो होयंग उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है कि इतने में जूनो भी यहाँ पहुंच जाता है और इन दोनों को साथ में देखकर गलत समझ लेता है। वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो गुस्से में कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारी कल की मीटिंग एक्सीडेंट की वजह से डिले हो गई है, पर अब मुझे पता चल रहा है कि इसकी वजह तो कुछ और ही है। वो तो उस पर भड़क ही जाता है कि क्या तुम्हारे लिए तुम्हारा करियर इंपॉर्टेंट नहीं है? अगर तुम ऐसे ही करती रहोगी तो मुझे तुम्हारे साथ काम करने के बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसे में होयंग तो सब कुछ सुनाने वाला था, लेकिन होंगजू से रोक लेती है और जूनो के पास जाकर कहती है तो ठीक है फिर तुम मुझे बाहर निकाल दो। वो कहता है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? तुमने कहा था कि तुम कभी भी नहीं बदलोगी, हमेशा मुझसे प्यार करोगी। तो वो कहते हैं कि तुम अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, और अगर मैंने ऐसा कहा भी था तो अब मैं बदल गई हूँ, और इसीलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो जाने लगती है, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तो वो उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि अगर तुमने फिर से मेरा हाथ पकड़ा तो मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी, और फिर ऊपर अपने घर में चली जाती है। इससे तो जूनो का दिल टूट जाता है और फिर वो भी चला जाता है। अब होंगजू हिम्मत करके ये सब बोल के तो आ गई थी, लेकिन अपने रूम में आने के बाद रोने लगती है। तब होयंग बाहर से उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसके पास जाकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें तो चोट लगी है ना, तो तुम ऐसे चलकर कैसे आई? वो कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तब वो भी उसके पास बैठ जाता है, कहता है कि क्या बहुत दर्द हो रहा है? वो रोते रोते कहती है कि हाँ बहुत ज्यादा, और फिर कहती है कि तुम्हारे सामने हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मुझे बहुत एम्बैरस होना पड़ता है।
तो वो कहता है कि मुझे बुरा लगना चाहिए ना, लेकिन मैं तो खुश हूँ कि तुम्हारा रिलेशनशिप फेल हो गया। ये सुनकर तो वो उसे देखने लग जाती है कि ये क्या कह रहा है। वो कहता है कि यहाँ पर इस तरह बैठे रहने से मुझे वो दिन याद आ रहा है जब हम पानी में गिरे थे। वो कहते हैं कि पास्ट के बारे में मत बोलो, मैं इस दिल को भूलना चाहती हूँ। तो वो उसके सामने आकर कहता है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, सिर्फ पैर की चोट नहीं, तुम्हारे दिल में जो चोट लगी है उसे भी तुम्हें जल्दी ठीक करना होगा। और ये कहते ही उसे किस कर लेता है। यहाँ पर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जब ये दोनों पानी में फंसे हुए थे तो होयोंग को नींद आ गई थी और वो नींद में ही होंगजू के कंधे पर सो गया था। तब होंगजू का दिल बहुत जोर जोर से उसके लिए धड़क रहा था। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि एक दिन जब होंगजू बस स्टॉप पर बस का वेट कर रही थी तब होयोंग उसे देख लेता है। उसने होंगजू के लिए कुछ खरीदा था तो वो उसे लेकर उसके पास जाने लगता है, लेकिन इतने में उसकी मॉम का कॉल आता है। वो कहती है तुम जल्दी से घर आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ। वो पूछता है क्या? तो वो कहती है कि हम बहुत जल्दी यूएस जाने वाले हैं। वो तो चौंक ही जाता है, कहता है फिर स्कूल का क्या होगा? वो कहती है कि अब तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हें पता है ना कि मैं अपने डिसीजन से पीछे कभी नहीं हटती, इसीलिए घर आ जाओ। और फिर फोन काट देती है। तब होंगजू भी उसे देख लेती है और उसे आवाज देती है कि वहीं रुकना, मैं भी आ रही हूँ। लेकिन वो नहीं रुकता और उसके आने से पहले ही बस में निकल जाता है। फिर प्रेजेंट में हम वही सीन देखते हैं कि होयोंग होंगजू को किस कर रहा होता है तभी होंगजू को कॉल आ जाती है। तो वो उसे धक्का दे देती है, कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या प्रैंक है? आगे से इस तरह का कोई प्रैंक मत करना। वो कहता है कि ये कभी कोई प्रैंक नहीं था, ना ही अभी और ना ही 10 साल पहले। मैं तब भी तुम्हें लाइक करता था और आज भी उतना ही लाइक करता हूँ, पर ये बताने में मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग गया। ये सुनकर तो वो एकदम ही चौंक जाती है और थोड़ी देर के लिए तो कुछ बोल ही नहीं पाती। फिर कहती है कि मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना तुम्हें तब लाइक करती थी और ना अब करती हूँ, तो मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। वो कहता है कि तुम तो पास्ट की बात कर रही हो ना, फ्यूचर का कैसे कह सकती हो? फ्यूचर को लेकर तुम इतनी श्योर हो क्या? तो वो कहने लगती है कि हम तो बस फ्रेंड हैं। वो कहता है कि अब तो हम किस भी कर चुके हैं, तो फ्रेंड कैसे हुए? तो तुम इस बार अच्छे से सोच लेना और मुझे बता देना कि हम फ्रेंड हैं या फिर कुछ और। ये कहकर चला जाता है। फिर हम हाईजी को स्कूल में देखते हैं। वो ताई को रनिंग करते हुए देखती है। वो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा था तो उसे देखने लग जाती है। फिर उसे आवाज दे उससे पहले ही वो हाईजी को देखकर भी अनदेखा कर देता है। फिर वो हाईजी को कॉरिडोर में देखता है। वो उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो तो काम का बहाना बनाकर भाग जाता है। पर हाईजी उसके पीछे पीछे जा रही थी। वो जितना उसके पास जा रही थी वो उतना ही दूर भाग रहा था और फिर उसका पीछा करते हुए वो स्कूल के हॉस्टल रूम में पहुंच जाती है। उसने ताइक को यही आते हुए देखा था, लेकिन वो अंदर नहीं दिखा देता, तो वो चली जाती है। लेकिन ताइक वहीं पर एक बेड के पीछे छुपा हुआ था क्योंकि वो हाईजी को फेस नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम सैंग को देखते हैं। वो अपने रेस्टोरेंट में गॉगल्स लगाए हुए प्याज काट रहा था। वो अपने काम में इतना बिजी था कि उसे ये तक नहीं पता चलता कि कोई उसके पास आकर उसके बगल में खड़ा हो गया है। और जब उसे ये एहसास होता है तो वहाँ पर वो एकदम से होंगजू को देखकर डर जाता है। कहता है कि तुम इस तरह क्यों खड़ी हो, बोली क्यों नहीं? वो कहती है मैंने तुम्हें कितनी आवाज लगाई लेकिन तुमने सुनी नहीं। फिर कहती है कि मुझे भी एक गॉगल दो, मैं भी तुम्हारे साथ ही काम करना चाहती हूँ। तो वो कहने लगता है कि तुम्हें कुछ पता भी कितना सेंसिटिव काम है, तुम ऐसे नहीं कर सकती। लेकिन वो उसका ही गॉगल छीन के वहीं बैठ जाती है। तो फिर दोनों ही प्याज छिलने लगते हैं, लेकिन वो तो छिलके के साथ साथ उसकी स्किन भी निकाली जा रही थी और निकाल कर उसने एकदम छोटा सा बना दिया था। तो सैंग कहता है कि तुमने इस प्याज को लहसुन बना दिया है, तुम ऐसे काम कर रही हो क्या? लेकिन होंगजू का ध्यान तो यहाँ था ही नहीं। वो खुद कहती है कि ये इतना छोटा कब बन गया। फिर उससे पूछती है कि तुमने अभी तक किसी को डेट क्यों नहीं किया? तो वो कहता है कि मैंने तुम दोनों से कहा था कि मेरी सेटिंग करवा दो, पर तुम दोनों फ्रेंड ने मुझे इग्नोर कर दिया। फिर कहता है कि वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब तक मेरा रेस्टोरेंट एकदम सेटल नहीं हो जाता तो मैं किसी को डेट नहीं करूंगा। वो कहते हैं कि हाँ सही है, तुम सही कह रहे हो। अब ये सुनकर तो वो कहता है कि क्या तुम किसी को डेट कर रही हो? वो सीधे सीधे जवाब नहीं देती। ये कहती है कि तुम और प्याज लेकर आओ, मैं तुम्हारे लिए और काटूंगी। और वो तो सच में प्याज लेकर आ जाता है। तो वो उसे देखने लग जाती है कि मैंने इतने भी नहीं कहा था। फिर हम अंकल बेग को देखते हैं। वो कंपनी से बाहर आते हैं। बाहर उन्हें एक कार खड़ी हुई दिखती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो उसकी ओनर को कॉल करते हैं और वो कोई और नहीं होंगजू की बॉस थी, मिस बे। वो भी यहीं आ रही थी। तब उसे कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि मेरी बिल्डिंग के आगे अपनी गाड़ी को इस तरह पार्क मत किया करो। वो कहते हैं कि मैंने ये तुम्हारी बिल्डिंग के सामने पार्क नहीं किया है, वो देखो सामने मेरी बिल्डिंग है, तो मैंने बिल्कुल सही जगह पार्क की है। इस बीच मिस पे के एम्प्लॉयज बात करने लगते हैं कि बॉस इस बिल्डिंग को लेना चाहती थी, लेकिन इन्होंने इस बिल्डिंग को खरीद लिया। बॉस जो चीज चाहती है वो लेकर रहती है, इसलिए तो इनसे इस तरह बदला लेती है। अब ये लोग तो चले जाते हैं। तो उनके जाने के बाद अंकल बेग उससे कहते हैं कि कहीं मैं तुम्हारा पहला प्यार तो नहीं था ना, जिसे तुम भूल नहीं पाई। तो वो जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, लेकिन तुम तब यंग थे, क्यूट थे, पर अब तो बहुत ही बेकार हो गए हो और अब से मुझे परेशान मत करना, ये कहकर चली जाती है। अंकल बेग को तो बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये खुद को क्या समझती है, मुझे बेकार बोल रही थी। उधर घर पर होयंग बर्तन धो रहा था, लेकिन उसका ध्यान तो अभी भी उस केस पर अटका हुआ था और उस बारे में सोच सोच कर हंस रहा था। तभी अंकल उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम खुश हो क्या? वो कहता है हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं है, मैंने तुम्हारे यहाँ पर रुके रहने के लिए बहाना मारा था, लेकिन हेड ऑफिस ने मना कर दिया है, तो अब तुम यहाँ पर और नहीं रुक सकते। लेकिन क्या तुमने अपनी मॉम से बात की? वापस जाकर तुम अपने सारे प्रोजेक्ट सेट कर लेना, शायद तब यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर हो जाए। तो वो पूछता है कि इन सबको होने में कितना टाइम लगेगा? वो कहते हैं 1 या फिर 2 महीना। वो कहता है कि बस इसीलिए मैं वापस नहीं जाना चाहता,
तब वो कहता है कि तुम अपने पहले प्यार के लिए इतना रिस्क ले रहे हो और ऐसी क्या गारंटी है कि होंगजू के साथ सब कुछ सही रहेगा। वो गुस्सा करने लगते हैं तो वो उन्हें इतना गुस्से में देखकर कहता है कि कुछ हुआ है क्या। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र है, लेकिन तुम्हें जैसा करना है तुम वैसा करो। और फिर ये कहकर चले जाते हैं कि तुम कोई पहले प्यार वाले अकेले आदमी नहीं हो, मेरा भी तो है। वो भी सोचने लगता है कि अब इन्हें क्या हो गया। फिर दूसरी तरफ हाइजी को दिखाया जाता है, वो ताइक से मिलने जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि वाइस प्रिंसिपल ने उसे मिलने बुलाया है। लेकिन इतने में वो भी आ जाता है, पर हाइजी को देखकर वापस से जाने लगता है, लेकिन वो उसे आवाज देकर रोक लेती है। फिर बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती है, पूछती है कि डैड ने तुम्हें क्यों बुलाया था। वो कहता है कि हाइकिंग के लिए। फिर बताने वाला होता है कि उन्होंने मुझे डेट पर जाने के लिए कहा था, पर बोल नहीं पाता। ये कहता है कि उन्होंने सारे टीचर्स को हाइकिंग पर जाने के लिए कहा है। तो वो कहती है कि डैड तो ऐसे ही है, तुम्हें उनकी हर बात नहीं माननी चाहिए, उन्हें कभी कभी मना भी करना चाहिए। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं ट्राई करूंगा। फिर वो पूछने लगती है कि तुम कल फ्री हो क्या। वो कहता है हाँ। तो वो कहती है कि फिर हम साथ में बाहर चलेंगे, आपने मेरी इतनी हेल्प की है, अगर आप नहीं होते तो मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प नहीं कर पाती। वो कहता है कि मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है। पर वो कहती है कि आपके कोई प्लान्स नहीं है तो ठीक है, फिर हम कल साथ में जाएंगे। और इतना कहकर चली जाती है। इधर होयंग को दिखाया जाता है, उसे सैंग का मैसेज आता है। उसने होंगजू की फोटो भेजी थी और ये बताया था कि वो मेरे रेस्टोरेंट में है। ये देखकर तो वो खुश आता है और तुरंत ही वहाँ के लिए निकल जाता है। उधर होंगजू को जुनो की कॉल आ रही थी तो उस पर गुस्सा कर रही थी। तब सैन उसे ये बता देता है कि होयंग भी यहाँ आने वाला है। ये सुनकर वो उस पर भड़क जाती है कि वो यहाँ क्यों आ रहा है, तुमने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया। वो कहता है कि वो भी मेरा दोस्त है तो मैं उसे क्यों नहीं बुला सकता। पर होंगजू तो अपना सामान उठाकर वहाँ से फटाफट से निकल जाती है। फिर जब होयंग आता है तो इधर उधर देखने लगता है। सैंग उसे बताता है कि जैसे मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया, वो तो ऐसे भाग गई जैसे कोई इसका पीछा कर रहा हो। क्या तुम दोनों के बीच में कोई फाइटिंग चल रही है। वहाँ होंगजू तो बस का वेट कर रही थी, तो उससे वही पुराना सीन याद आता है जब इसी तरह बस का वेट करते हुए उसने होयंग को देखा था और उसे आवाज देती उसकी तरफ भागकर जा रही थी। पर फिर सोचने लगती है कि मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, मुझे वो कुछ याद भी नहीं करना है। तभी उसे जुनो का मैसेज आता है जो कह रहा था कि तुम एक नंबर की झूठी हो, तुम्हारा प्यार भी झूठा है। फिर हम जुनो को देखते हैं, उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी और वो अभी होंगजू के लिखे हुए लेटर्स ही पढ़ रहा था। वो पढ़ते पढ़ते रो रहा था क्योंकि उसमें होंगजू ने लिखा था कि मेरा प्यार कभी भी तुम्हारे लिए नहीं बदलेगा। तो उसे रोना आ रहा था कि अब तुम्हारा प्यार कैसे बदल गया और फिर से अपने पास वापस आने के लिए उसे कह रहा था। इधर होंगजू बस में बैठकर घर आ रही थी, तब भी जुनो से मैसेज किया जा रहा था कि अगर तुमने मेरी कॉल का आंसर नहीं दिया तो मैं तुम्हें इस प्रोजेक्ट से निकाल दूंगा। लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं करती और बाहर की तरफ देखने लगती है। तब उसे फिर से अपना पास याद आता है। जब वो होयंग के पास पहुंचती है तो देखती है कि वो वहाँ पर नहीं था। वो उसे अपना करियर प्लान दिखाना चाहती थी। अगले दिन भी वो फिर से होयंग से मिलने जाती है और उसकी क्लासरूम के बाहर खड़ी होकर अंदर देखती है, लेकिन वो तो वही स्टैच्यू हो गई थी। तब सैन उसे देखता है कि ऐसा क्या देख रही है, तो अंदर जाता है तो उसे पता चलता है कि होयंग यूएस चला गया है। ये देखकर तो वो खुद भी बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है कि उसके दोस्त ने उसे इस बारे में नहीं बताया। होंगजू के हाथ से तो करियर प्लान ही छूट जाता है। उसमें उसने अपना और होयंग दोनों का नाम लिखा हुआ था और ये भी लिखा था कि वो एनिमेशन प्रोड्यूसर बनेगी। अब वो खुद से कहने लगती है कि हर रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है, लेकिन लोग इसे शुरू ही क्यों करते हैं जब पता होता है कि लास्ट में उन्हें दर्द मिलेगा। तो वो ताज़ी हवा लेने के लिए खिड़की खोल देती है, कहती है कि मैं बिना रिलेशनशिप के भी खुश रह सकती हूँ। जुनो तब भी उसे मैसेज किया जा रहा था, लेकिन वो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। अब अगली सुबह जब वो मेडिटेशन कर रही थी तो सैंग आता है और उसे अपने साथ बाहर ट्रिप पर चलने के लिए कहता है। लेकिन जब वो ये देखती है कि होयंग भी साथ आ रखा है तो साफ मना कर देती है कि मैं नहीं जाने वाली। वो कहने लगता है कि मैं हर टाइम रेस्टोरेंट में बिजी रहता हूँ, बाहर कहीं नहीं जा पाता, मैंने 2 साल से ब्रेक नहीं लिया है। तो वो कहती है कि तुम्हें मेरी कंडीशन दिखाई नहीं देती क्या, मेरे पैरों में चोट लगी हुई है, ऐसे में मैं कैसे जा सकती हूँ। वो कहता है कि तुम्हारे पैर एकदम ठीक है, मैंने तुम्हें कल भागते हुए देखा था और मैं तुम्हें कोई भागने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ, तुम्हें बस आराम से बैठना है और ट्रिप को एंजॉय करना है। तो वो कहते हैं कि तुम दोनों चले जाओ, अपना एंजॉय कर लो। वो कहता है कि हम दो नहीं है, अंकल भी हैं और हाईजी भी अपनी क्लास के बाद आने वाली है, सोचो तो कितना ज्यादा मजा आएगा, तुम भी तो हमेशा अपने काम में बिजी रहती हो। वो बहुत जिद करने लगता है कि प्लीज चलो ना। तो वो कह देती है कि अगर मैं और होयंग दोनों साथ रहेंगे तो हमें बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा। वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, ठीक है फिर तुम रेस्ट करो। लेकिन फिर जो ट्रुथ से होयंग की तरफ कहकर चिल्लाने लगता है कि ये कह रही है कि अब वो कुछ कहे उससे पहले ही होंगजू उसका मुंह बंद कर देती है। तो अब उसको भी जाना पड़ता है। रास्ते में सैंग और अंकल तो आगे बैठे हुए थे और ये दोनों पीछे थे। तब होयंग उसे ही देखे जा रहा था और सैंग उन दोनों को। तो कहता है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या, कुछ तो गड़बड़ है। होंगजू उसके पास जाकर कहती है कि अपना मुंह बंद रखो, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगी। फिर वो एकदम चुप हो जाता है। अब जैसे ही रेस्ट एरिया में पहुंचते हैं तो अंकल तो वॉमिट करने के लिए फटाफट निकल जाते हैं। अब सैंग कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ स्नैक्स लेकर आता हूँ। होंगजू उसके साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो तो होयंग को इशारा करके उसे वही छोड़कर चला जाता है। फिर होयंग जल्दी से उसके क्रचेस लेकर आता है तो वो उसे बात करने के लिए थोड़ा साइड लेकर आती है और कहती है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो वो कहता है कि किस चीज के लिए करोगी, कि मैंने तुम्हें किस किया या फिर मेरे मन में तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वो कहती है सब चीज के लिए। वो कहता है कि मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। वो कहते हैं कि क्यों, हम दोनों तो फ्रेंड्स हैं, जब हम सोल गए थे साथ में हमने कितना मजा किया था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में सब कुछ अजीब हो गया है, ये सब कितना ऑकवर्ड है, तो मेरे लिए ये सब बहुत ही अनकंफर्टेबल है। वो कहता है कि मेरे लिए ऐसा नहीं है, मुझे तो अब बहुत ही मजा आ रहा है, अब मैं तुम्हारे दिल और दिमाग दोनों में जो हूँ। जब तुम अनकंफर्टेबल होती है तो मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
तो वो रेस्टरूम जाने का बोलती है, तब वो उसकी हेल्प करने लगता है, लेकिन वो मना करके निकल जाती है। फिर रेस्टरूम में आकर कहने लगती है कि आखिर उसे हो क्या गया है, लेकिन अब मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगी, मैं सिर्फ यहाँ एंजॉय करने आई हूँ तो वही करूंगी। और फिर बाहर आकर सैंग से कहती है कि अब मैं ड्राइव करूंगी। वो भी कहता है कि ठीक है, वैसे मैं थक गया हूँ तो ये मेरे लिए तो अच्छा ही है। लेकिन होएंग कहता है कि क्या तुम हम सबको मारना चाहती हो, मैं ड्राइव करूंगा, तुम जाकर पीछे बैठ जाओ। वो तो खुश हो जाती है कि ठीक है, क्योंकि अब उसे उसके साथ नहीं बैठना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही बैठने जा रही होती है कि तब तक अंकल भागते हुए आते हैं और पीछे बैठ जाते हैं, तो उसे ना चाहते हुए भी आगे बैठना पड़ता है। रास्ते में जाते हुए होंगजू को जूना का मैसेज आता है कि कल मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, मुझे माफ करना, पर मैं प्रोजेक्ट को लेकर तुमसे एक मीटिंग करना चाहता हूँ, तो मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगा। होयंग भी उसे देख रहा था, तब कहने लगता है कि मुझे भी वो केक खाना है, तो वो उसकी तरफ करती है, लेकिन वो कहता है कि मेरे हाथ तो बिजी हैं, तो तुम खिलाओ। पर होंगजू से खिलाने की बजाय खुद खा लेती है और कहती है कि लास्ट बचा हुआ है, अगर तुमने नहीं खाया तो मैं इसे भी खा जाऊंगी। तो वो खुद से उठाकर खा लेता है। होंगजू से पूछती है कि यूएस में भी ऐसी जगह पर ये केक मिलते हैं क्या? वो कहता है शायद नहीं मिलते। तो वो कहती है कि फिर जाने से पहले तुम यहाँ पर बहुत सारे खा लेना। तभी वो सीट देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और सबको जगा देती है कि हम पहुंच गए हैं। फिर सब अपना सामान लेकर होटल में पहुंच जाते हैं और होटल भी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आता है। सैंग और अंकल तो बाहर फिशिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन वो दोनों अंदर ही थे। वैंग अपने साथ कुछ किचन का सामान लेकर आया था, तो बस उन्हें ही निकाल रहा था। वो कहते हैं कि तुम्हें भी बाहर उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें मजा आएगा, ये सब तो मैं देख लूंगी। वो सामान उठाने के लिए हाथ आगे करती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि हम दोनों मिलकर ये काम करते हैं और एक दूसरे को ज्वाइन करते हैं। वो एकदम से अपना हाथ छुड़ा देती है और कहती है कि ये सब तुम खुद ही देख लो फिर, और चली जाती है। फिर जब अपने रूम में आती है तो उसे हाइजी का कॉल आता है। वो उससे कहती है कि तुम जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। वो कहती है होयंग है तो तुम उसके साथ रहो। तब वो कहती है नहीं, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाइजी कहती है कि तुम्हारी इस नफरत में भी मुझे प्यार दिखाई दे रहा है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम ये बताओ कि तुम ताई के साथ यहाँ आ रही हो ना। इधर हम ताई को देखते हैं, वो वाइस प्रिंसिपल से बात कर रहा था। वो उसे डेट पर जाने को बोल रहे थे, लेकिन वो मना करता है। तब वो कहते हैं कि तुम मेरी नजरों में एकदम परफेक्ट हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। वो फिर भी मना करता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें इसका नंबर दे दूंगा, तुम बात तो कर ही सकते हो। वो बेचारा फिर से मना करने वाला होता है, लेकिन वो उससे पहले ही वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ सैंग अकेले ही फिशिंग कर रहा था, क्योंकि अंकल तो सो गए थे। तब होंगजू और होयंग उनके पास आते हैं और देखते हैं कि उन्होंने तो अभी तक एक भी फिश नहीं पकड़ी थी। सैंग होंगजू को भी फिश पकड़ने को बोलता है, लेकिन वो होयंग के लिए कहने लगती है कि मुझे लगता है कि इसने कभी फिश नहीं पकड़ी। पर वो कहता है कि मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ कई बार फिशिंग की है। तो सैंग उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम जूनो के दोस्त को देखते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए पीटर्स पैन आया हुआ था। साथ ही बिस बे से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इस प्रोजेक्ट के लिए प्रोड्यूसर को चेंज कर दीजिए, यानी कि होंगजू की जगह किसी और को रख दीजिए, क्योंकि जब वो जूनो के घर गया था तो उसने वहाँ पर उसे नशे में देखा था। वो नहीं चाहता था कि होंगजू के साथ होने से उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाए। पर वो कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि होंगजू इस प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट है। वो बहुत ही प्रोफेशनल है, अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग रखती है। तो वो कहता है कि शायद मेरा राइटर प्रोफेशनल नहीं है, तो आप उसे हटा सकती हैं। बाद में वो होंगजू को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हें नेक्स्ट वीक से जूनो के स्टूडियो जाकर उसके साथ काम करना है। हमने डिसाइड किया है कि हमें 1 महीने के अंदर स्क्रिप्ट चाहिए और तुम्हें ये सब बहुत जल्दी करना होगा। अब वो कुछ बोले उससे पहले ही वो फोन काट देती है। होंगजू तो टेंशन में आ जाती है कि अब मैं क्या करूं। यहाँ ये दोनों फिशिंग कर रहे थे, सैंग के हाथ तो कुछ भी नहीं ले रहा था, जबकि होयंग तो फिश पर फिश पकड़े जा रहा था। तो उससे कहता है कि क्या तुमने इसमें ग्लू चिपकाया जो हर बार तुम फिश पकड़ रहे हो? फिर कहता है कि तुम तो वैसे भी हर काम में अच्छे हो। तब होयंग होंगजू को देखने लगता है, लेकिन अब वो वहाँ पर नहीं थी। सैंग भी उसे देखकर कहता है कि तुमने फिश तो पकड़ ली, पर लगता है कि शायद तुम अपने पहले प्यार का दिल नहीं पकड़ पाओगे, और क्या तुम वापस नहीं जा रहे हो? वो कहता है नहीं। तब वो कहता है कि फिर तुम्हारी मॉम ने कुछ नहीं कहा? हाँ, ये कहा होगा कि तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। वो कहता है कि तुम बताओ, तुम जब रेस्टोरेंट खोल रहे थे तो तुम्हारी मॉम ने क्या कहा था? वो कहता है कि उन्होंने कहा था कि कुछ तो ट्राई करना ही है, उन्हें तो मुझसे कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन तुम ये नहीं समझ सकते क्योंकि तुम पहले से ही हर चीज में अच्छे हो। तब वो कहता है कि मेरी मॉम को भी मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी, वो तो मुझे पूछने से पहले ही प्लानिंग कर देती थी कि मुझे क्या करना है। फिर दोनों ही अपनी सिचुएशन पर हंसने लगते हैं। तभी सैंग की नजर सामने होंगजू पर पड़ती है। सामने से लहरें भी आ रही थी, तो वो उसे आवाज देने लगता है, पर इतनी दूर से वो सुनती कैसे? लेकिन होयंग तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से उसके पास आने लगता है। होंगजू तो वहाँ पर कुछ शेल्स पकड़ने के लिए बैठ जाती है, लेकिन उसे पकड़ते हुए वो गिरने वाली होती है कि होयंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लहरें आने वाली है, अगर तुम भीग गई तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। लेकिन वो तो सी क्यूकम्बर पकड़ने को बोलती है। वो कहने लगता है कि हमने पहले ही बहुत सारी फिश पकड़ ली है, इसकी जरूरत नहीं है। वो कहती है कि दोनों में बहुत फर्क होता है, पर क्या तुम्हें से डर लग रहा है? कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कर सकते तो मैं करूंगी। तो वो उसे रोकता है, कहता है कि मैं पकड़ता हूँ। अब उसे डर तो लग रहा था, लेकिन फिर भी उसे पकड़ लेता है और डरते हुए कहने लगता है कि अब इसे कहाँ रखूं। तो वो अपनी कैप उतार देती है। वो फटाफट से उसे उसमें फेंक देता है और फिर उसे वापस चलने के लिए कहता है, लेकिन वो कहती है कि अभी तो हमें यहाँ पर ऑक्टोपस भी मिल सकते हैं। दूसरी तरफ हाइजी और ताई भी रास्ते में थे। तो हाइजी कहती है कि इसे पहली बार है जब हम स्कूल के बाहर कहीं साथ में जा रहे हैं। तो वो कहता है कि नहीं, तो हम हाइकिंग पर भी तो साथ में गए थे। वो कहती है हाँ गए तो थे, तब पर मैं ऐसे चली गई थी, ठीक से तैयार भी नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं, आप तभी बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। ये सुनकर तो वो खुश रहती है।
तभी उसे उसकी बहन का कॉल आता है। वो उससे ताई की फोटो मांग रही थी। हाजी तो चौंक जाती है। फिर फोन कट जाने के बाद ताई से पूछती है कि तुम मेरी बहन के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने वाले हो। वो तुम्हारी फोटो मांग रही थी, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी है तो मुझे सेंड कर देना, या फिर मैं खुद ही तुम्हारी अच्छे से फोटो ले लूंगी। अब वो फिर से कुछ बोलने वाला होता है कि वो म्यूजिक ऑन कर देती है। वो बेचारा फिर चुप हो जाता है। और वहाँ होंगजू और होयंग अभी भी साथ में थे। दोनों बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर जैसे ही उन्हें एक ऑक्टोपस दिखता है तो होंगजू कहती है कि मैं इसे पकड़ूंगी, और उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग था, निकल ही नहीं रहा था। इसलिए होयंग भी उसकी हेल्प करने लगता है। जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करते हैं तो खींचते हुए दोनों ही गिर जाते हैं। तब ऐसे में वो बहुत क्लोज आ जाते हैं। होंगजू तो उसे किस करने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है और उसके मुंह पर हाथ लगा देती है। फिर फटाफट से खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे किस करने वाली थी ना। वो कहती है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तब वो पूछता है कि तुम्हारी कैप कहाँ है जिसमें हमने सब रखा था। वो बताने लगती है कि वहाँ पर, लेकिन वहाँ तो पानी आ गया था, यानी कि उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। होंगजू तो फटाफट से वहाँ से भागने लगती है और वो गुस्सा करते हुए उसका पीछा करने लगता है। अब जैसे ही लोग वापस आते हैं तो देखते हैं कि हाईजी और ताइंग भी आ गए थे, लेकिन हाईजी का तो मूड खराब हो रहा था और वो गुस्से में बहुत जोर जोर से लहसुन कूट रही थी। सैंग कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, मैंने तुम्हें बारीक करने को कहा था उसका जूस निकालने के लिए नहीं, लेकिन वो तो उसे देखकर और जोर से कूटने लगती है। तब होंगजू से वहाँ से ले जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, ताइंग से तुम्हारी लड़ाई हो गई है। तो वो सच बता देती है कि हम एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे थे, वो तो हमने तुम्हारी वजह से झूठ बोला था, लेकिन तुम परेशान मत होना क्योंकि मेरे मन में शायद होयंग के लिए सीरियस फीलिंग नहीं थी, मैं उससे ज्यादा तुम्हें पसंद करती हूँ। तो वो कहती है कि फिर बात क्या हुई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो वो कहती है कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि म्यूजिक ऑन करने के बाद हाईजी ने म्यूजिक ऑफ कर दिया था और उससे पूछा था कि क्या तुम मेरी बहन को डेट करना चाहते हो। तो वो साफ मना करता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता, और मैंने तो मना भी किया था कि मैं ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहता। तब वो कहती है कि फिर क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाना चाहोगे। वो तो एकदम चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। वो कहती है तुम मुझ में इंटरेस्टेड होना तो मेरे साथ डेट पर चलो, लेकिन वो फिर मना कर देता है कि मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। ये सुनकर तो हाईजी चुप ही हो जाती है और ताई खुद भी ये सोचकर शॉक्ड हो जाता है कि मैंने ये क्या कह दिया। अब होंगजू उससे पूछते है कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम उसे लाइक करने लग गई हो। वो लड़की कहाँ गई जो सिर्फ गुड लुकिंग लड़कों को ही लाइक करती थी। तो वो कहती है कि वो बहुत अच्छा है और उसकी चेस्ट बहुत बड़ी है, मैं सच में उसे लाइक करती हूँ, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, पर मैं फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। एक और बार ट्राई करने से शायद हमारा रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। इसके बाद ये अंदर आ जाते हैं और सबके साथ डिनर करने लगते हैं। हाईजी तो ताई के पास बैठ जाती है और होंगजू होयंग के पास। फिर खाने से पहले हाईजी सबके साथ एक सेल्फी लेती है। इन सब में होंगजू को होयंग को देखकर बार बार हाईजी की बात याद आ रही थी कि हमें रिलेशनशिप के लिए ट्राई करना चाहिए। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जब होंगजू बहुत छोटी थी तो उसकी आंटी कहीं जा रही थी, तो वो भी उनके साथ चलने के लिए कहती है, पर वो मना कर देती है। लेकिन होंगजू तो उनके पीछे पीछे बाहर आ जाती है और पूछती है कि मैं अपने कजिन से कब मिल सकती हूँ। वो कहती है कुछ टाइम बाद, लेकिन भागते भागते होंगजू गिर जाती है और फिर उठती है और फिर भागने लगती है। फिर यहाँ पर हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जब वो जुनू को रोकने के लिए भाग रही थी, पर वो तो उसकी सुन ही नहीं रहा था। तो वो भी गुस्से में कह देती है कि आज के बाद तुम्हें मेरे सपने में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें अब इसका कोई हक नहीं है। उसी टाइम होयंग भी वहाँ आता है। तो होंगजू कहती है कि तुम मेरे सपने में क्या कर रहे हो। वो कहता है क्योंकि तुम्हारा रिलेशनशिप बर्बाद हो गया है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मैं आ गया। फिर होंगजू की नजर उसके बैग पर पड़ती है तो पूछती है कि तुम कहीं जा रहे हो क्या। वो कहते हैं हाँ मैं वापस जा रहा हूँ, अब तुम तो मुझे रोक नहीं रही हो तो मुझे जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर जाते जाते कहने लगता है कि मुझे जाना चाहिए क्या। इतने में उसकी नींद खुल जाती है, कहने लगती है कि वैसे भी उसने जाना ही तो फिर पूछा क्यों। तब देखती है कि हाईजी वहाँ पर नहीं थी। वो बाहर आती है, सबको आवाज मारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। और वहीं हम उन सबको देखते हैं कि होंगजू और होयंग को छोड़कर वो सब वापस जा रहे थे। सैंग और अंकल का हैंगओवर तो अभी तक उतरा ही नहीं था। ताई को भी नींद आ रही थी, तो हाईजी उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है और कहती है कि हमारी वजह से तुम्हें परेशानी हुई होगी। वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत मजे किए, आपके फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छे हैं। इतने में अंकल को उसकी बहन यानी कि होयंग की मॉम का कॉल आता है, तो वो चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम ये क्या कह रही हो। और यहाँ होंगजू अकेली थी। फिर जैसे ही होयंग आता है तो उसे देखकर वो खुश जाती है, फटाफट से उसके पास जाती है, पूछती है कि तुम कहाँ गए थे, और मेरा फोन भी नहीं उठा रहे थे, लेकिन बाकी सब लोग कहाँ हैं। वो बताता है कि वो सब लोग वापस चले गए हैं, उन्हें काम था ना इसलिए, और तुमने कहा था कि आज तुम्हारी छुट्टी है तो हमारे पास तो टाइम था ना। अब ऐसे में होंगजू पीछे को होने लगती है तो उसका सिर दीवार से टकराने वाला होता है, लेकिन होयंग अपना हाथ रख देता है, कहता है कि अपना ध्यान रखो। फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है। उसे देखकर होंगजू अपना सपना याद करती है कि जल्द ही यूएस चला जाएगा। वो हमेशा से अकेली थी, सब उसे छोड़कर चले गए थे, वो किसी को भी अपने पास नहीं रोक पाई, इसलिए होयंग से कहती है कि प्लीज मत जाओ। वो भी सरप्राइज होकर उसकी तरफ देखने लगता है। तो वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम वापस मत जाओ। वो कहता है कि मैं नहीं जा रहा हूँ। तब होंगजू उसके पास आती है और कहती है कि अपनी बातों से पीछे मत हटना, और फिर उसे किस कर लेती है। तो ये भी उसे वापस से किस करने लगता है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब होंगजू जुनो को जाने से रोक रही थी तब वो नहीं सुन रहा था, पर ऐसा नहीं था, वो तो रो रहा था और ये कह रहा था कि मैं एक अच्छा नॉवेल लिखकर वापस आऊंगा, तब तक बस तुम मेरा थोड़ा और वेट करना। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में होंगजू और होयंग को दिखाया जाता है। किस करने के बाद होंगजू थोड़ा शाई फील कर रही थी, तो होयंग कहता है कि अब इसे वापस मत लेना। वो कहती है किसने कहा कि मैं वापस लूंगी। फिर कहने लगती है कि हम कभी क्लोज नहीं थे, लेकिन अचानक से ही पता नहीं कैसे हो गया, तो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा है, इसकी आदत डालने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो भी कहता है कि ठीक है मैं समझ सकता हूँ। फिर वो उसे खाने पर ले जाता है और कहता है कि अच्छे से खाना।
तो वो कहती है कि अगर तुम मेरे अलावा किसी और चीज़ को देखोगे तो मैं खाना अच्छे से खा पाऊंगी। वो कहता है ठीक है, लेकिन अपनी नजरें नहीं हटाता। वो कहने लगती है कि मेरी तरफ मत देखो वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं नहीं देखूंगा, लेकिन तुम देख सकती हो क्योंकि मुझे इसकी आदत डालनी है। ये सुनकर तो होंगजू मन ही मन खुश होने लगती है कि तभी होयंग को अंकल का कॉल आता है, लेकिन वो कट कर देता है। पर वहाँ अंकल परेशान हो रहे थे कि ये वापस कब आएगा, उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वापस आ गए थे। तो होयंग होंगजू को डिनर के बारे में पूछता है कि तुम क्या खाना चाहोगी। वो कहती है कि मुझे भूख नहीं है, लेकिन वो कहता है कि मुझे तो भूख लगी है। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें अच्छे रेस्टोरेंट की लिस्ट भेज दूंगी, तुम वहाँ जाकर खा लेना। वो निकलने लगती है तो वो उसे रोक लेता है, कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे भूख लगी है इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर करना चाहता हूँ। ऐसे में वो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि इतने में अंकल भी वहाँ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर कहते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, तुम दोनों कर क्या रहे हो। और कहते हैं कि करो करो, जो भी कर रहे थे कंटिन्यू करो। अब होयंग तो होंगजू के साथ बाहर जाना चाहता था, लेकिन अंकल की वजह से उसे वापस घर आना पड़ता है। वो उसे कहते हैं कि तुम मेरी कॉल का आंसर क्यों नहीं दे रहे थे, और क्या तुम सच में अपनी जॉब छोड़ रहे हो। वो कहता है हाँ। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का मुझे कॉल आया था, उन्होंने कहा कि तुम्हारे मैटर को वो खुद हैंडल करेंगी। अंकल को तो डर लग रहा था कि पता नहीं वो क्या करेगी, लेकिन होयंग कहता है कि मुझे शावर लेना है तो आप यहाँ से जाओ। लेकिन उन्हें तो टेंशन हो रही थी। वो कहता है कि रिजाइन करने की क्या जरूरत थी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, हम कोई और सोल्यूशन निकाल लेते। अगर तुम यूएस वापस चले जाते तो मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हें वहाँ से बाहर निकाल ही लेता। तो वो कह देता है कि मैं होंगजू की वजह से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। उसके मुंह से ये सब सुनकर तो अंकल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कहते हैं कि तुम कौन हो और मेरा भतीजा कहाँ है, तुमने उसे कहाँ छुपा के रखा है। फिर कहने लगते हैं कि तुम्हारी मॉम और डैड के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तुम्हारी मॉम ने अपनी पूरी कोशिश की है, उनकी वजह से ही तुम और ये कंपनी आज इतनी कामयाब है। अगर तुम ऐसे ही सब कुछ छोड़कर चले जाओगे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन वो इन सब के बारे में कुछ नहीं बोलता। ये कहता है कि होंगजू को मेरी जॉब छोड़ने के बारे में कुछ मत बताना, मैं खुद उसे बताऊंगा। लेकिन उन्हें तो गुस्सा आ रहा था, तो कहते हैं कि मैं उसे बताने जा रहा हूँ। तो वो उन्हें पूरा भिगा देता है। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो अंकल को दिखता है वो तो सो रहे थे। फिर वो जोसेफ से बात करने लगता है। उसे भी पता चल गया था कि होयंग ने जॉब छोड़ दी है। वो कहता है कि तुम बहुत खुश लग रहे हो, ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो वो कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट की फाइल तुम्हारे पास पहुंच गई है ना। जोसेफ कहता है कि तुम अपने क्लाइंट पर छोड़कर कैसे हंस सकते हो, तुम्हें आखिर हो क्या गया है, इतने बदल क्यों गए वो कहता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो खत्म हो गया है ना, तो फिर अब मैं यही रहने वाला हूँ। लेकिन वो कहता है कि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मॉम क्या कहेगी, और मैं तो तुमसे शर्त लगा सकता हूँ कि तुम उनसे 100% हार जाओगे, तब मैं तुम्हारे लिए वेलकम बैक पार्टी रखूंगा। इन सब के बाद भी होयंग ये सोच रहा था कि होंगजू सो गई होगी कि नहीं, इसलिए उसे मैसेज करता है कि तुम सो गई क्या। वो रिप्लाई करती है कि नहीं। तो वो उसे कॉल कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलने ऊपर आ रहा हूँ। लेकिन वो अब अपनी कंडीशन देखती है कि मैं तो ऐसी बनी हुई हूँ। तो कहने लगती है कि मैं सोने के लिए आ गई हूँ, तो तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वो ऊपर आ ही रहा था लेकिन रुक जाता है, कहता है कि सच में तुम सो गई हो ना। वो कहती है हाँ, आज ट्रिप की वजह से बहुत ज्यादा थक गई थी, तो तुम भी अब सोने चले जाओ। होयंग कहता है कि ठीक है। फिर कहता है कि क्या मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। वो तो शर्माने लगती है, कहती है कि हाँ शायद मैंने सुना था। तो वो फिर से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, लेकिन वो तो बस गुड नाइट करके फोन काट देती है और शर्माने लगती है कि पता नहीं मुझे इसकी आदत कब पड़ेगी। अगली सुबह होयंग कुछ काम कर रहा था तो अंकल उसके पास आकर कहते हैं कि तुम रात में नहीं सोए थे क्या, और ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया है तो होंगजू को नीचे बुला लो। वो पूछता है कि क्या आप यहीं पर रुकने वाले हो। वो कहते हैं कि मुझे बाहर जाने से पहले कम से कम कुछ खाना तो चाहिए ना, कि ऐसे ही चले जाऊं, और वैसे भी ये मेरा भी घर है, इतना सिंगल तो मुझे आज तक फील ही नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। और हाँ, मेरे घर में ऐसा वैसा कुछ मत करना, समझे, तुम अभी बस होंगजू को फोन करो। तो वो उसे कॉल करता है तो पता चलता है कि वो हाईजी के साथ शॉपिंग के लिए बाहर गई है। वहाँ हाईजी होंगजू से पूछती है कि किसका फोन था, तो बताती है कि होयंग खाने के लिए बुला रहा था। वो कहती है कि इतने साल उसने वेट किया है तो एक और दिन वेट करने दो। फिर एक ड्रेस देखकर कहने लगती है कि ताई को ये पसंद आएगा, तो मैं उसे इम्प्रेस करने के लिए एकदम बेस्ट आउटफिट पहनकर जाऊंगी। इसके बाद वो सैलून जाते हैं। वहाँ होंगजू को होयंग का कॉल आता है। वो पूछता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया। वो कहती है अभी नहीं। तब हाईजी जोर जोर से कहने लगती है कि होंगजू आज मेरे साथ रहेगी, वो नहीं आने वाली। होयंग तो उसे शाम को मिलने की सोच रहा था, लेकिन वो कहती है कि हम कल मिलेंगे और फोन काट देती है। उसे तो गुस्सा आ रहा था कि 10 साल से ये साथ में है तो अभी भी कमी पड़ रही है क्या इन्हें आज भी मिलना ही है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि होंगजू और हाईजी दोनों सैंग के रेस्टोरेंट पहुंचे हुए थे। उन्होंने अपने बालों को पम्प करवाया था, तुरंत ड्रिंक कर रहे थे, डांस कर रहे थे और एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे। तो सैंग उनके बालों को देखकर कहने लगता है कि 2 डॉग मेरे रेस्टोरेंट में आ गए हैं। बाकी कस्टमर भी उन्हें देखकर हंस रहे थे, तो वो उन्हें शांत कर रहा था और होयंग को बुलाने के लिए कह रहा था। लेकिन हाईजी कहती है कि उसे यहाँ बुलाने की जरूरत नहीं है, ये हमारी पार्टी है। तब सैंग हाईजी के सामने ये होंगजू और जुनो के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाला होता है कि होंगजू अपने सिर से उस पर अटैक कर देती है। वो बेचारा तो गिर ही जाता है। हाईजी कहने लगती है कि इसने इस पार्टी में उसका नाम क्यों लिया, तो वो बातें बनाकर कह देती है कि नहीं इसने कुछ और कहा, तुमने गलत सुन लिया। वो भी मान जाती है और फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। और वहाँ दूसरी तरफ होयंग होंगजू के मैसेज का वेट कर रहा था कि उसे सैंग का मैसेज आता है। उसने उसे हाईजी और होंगजू के दोनों की पिक्चर भेजी थी, लेकिन वो पहचाने नहीं पाता क्योंकि उसमें उन दोनों के बाल दिख रहे थे। वो भी ये सोचता है कि इसने मुझे डॉग्स की फोटो क्यों भेजी है। फिर बाद में बाहर आकर होंगजू का वेट करने लगता है
कि इतने में वो अंकल को लेकर आने लगती है। कहती है कि ये मुझे रास्ते में मिले थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी। होयंग को देखकर वो कहने लगते हैं कि मेरे प्यारे भतीजे, तुमने मुझे मिस किया होगा ना, इसलिए तो मैं वेट कर रहे थे, और उसे हक कर लेते हैं। फिर अपने पहले प्यार को कॉल करने लगते हैं। होंगजू तो मना करने लगती है कि प्लीज़ अभी मत कीजिए वरना आपको कल रिग्रेट होगा, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे आज ही उसका जवाब सुनना है। तो वो कॉल लगा लेते हैं और वो कोई और नहीं, मिस पे थी, होंगजू की बॉस। कॉल रिसीव करते ही वो चिल्लाने लगती है कि मैंने कहा था ना मुझे कॉल मत करना। लेकिन वो पूछते हैं कि मुझे बताओ, मैं तुम्हारा पहला प्यार हूं ना, तुम मुझे पसंद करती थी ना, तो तुमने मुझे डंप क्यों किया? वो कहती है कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हूँ। लेकिन अंकल तो नशे में बार बार यही कही जा रहे थे कि तुम मुझे पसंद करती हो ना, बताओ तो। होंगजू उनसे फोन छीनकर बात करने लग जाती है। फिर फोन कट जाने के बाद कहने लगती है कि ये कोई जानी पहचानी सी आवाज लग रही थी। अंकल तो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे, तो होयंग उन्हें अपनी पीठ पर अंदर लेकर जाता है। तब जाते जाते वो होंगजू से कहने लगते हैं कि तुम्हारा पहला प्यार तो खत्म हो गया है, तो अब होयंग को लेकर तुम्हारा क्या ख्याल है? ये गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, बहुत अच्छा है। और बातों बातों में बताने लगते हैं कि वापस इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ये अपनी मॉम से डरता है। तो वो गुस्से में उन्हें पीछे गिरा देता है और होंगजू का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है। वो तो कहती है कि तुम अंकल को इस तरह नहीं छोड़ सकते। वो कहता है कि मेरा क्या, मैंने दिन भर से तुम्हें नहीं देखा है, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है क्या? तभी होंगजू को अपने बालों का ध्यान आता है कि मेरे बाल तो पता नहीं कैसे दिख रहे होंगे। वो फटाफट से गाड़ी के पास जाकर उन्हें सेट करने लगती है। तब होयंग भी नोटिस करता है, कहता है कि तुमने ये मेरे लिए किया है? वो कहती है कि नहीं तो, मेरे पास तो टाइम था इसलिए मैंने किया, वैसे भी वॉश करने के बाद ही स्ट्रेट हो जाएंगे। तो वो कहता है कि फिर मुझे अच्छे से देखने दो, और ये तुम पर बहुत सूट कर रहे हैं। अब अगले दिन वो दोनों डेट पर जाने वाले थे, तो इधर होंगजू तैयार हो रही थी और उधर होयंग। साथ ही हाईजी भी हाइकिंग पर जाने के लिए रेडी हो रही थी, क्योंकि हर संडे उसके डैड ताइक के साथ हाइकिंग पर जाते थे। अब वो अच्छे से तैयार होकर बाहर आती है तो उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हाइकिंग पर जा रही हो क्या? वो कहती है आप नहीं जा रहे हो क्या, पर क्यों? तो उसे पता चलता है कि ताइक की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहती है कि ये सब आपकी वजह से हुआ है, आपने उसे ब्लाइंड डेट का स्ट्रेस दे दिया, आप उसे अकेले नहीं छोड़ सकते क्या? वो कहते हैं उसने फ्यूचर प्रिंसिपल का दामाद बनना है। तो वो हंसते हुए कहती है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? वो कहते हैं कि वो मेरा दामाद बनेगा। जब तुम दोनों बहनें मेरी बात नहीं सुनती थी, तुम्हारी मॉम अपनी फ्रेंड्स के साथ घूमने में बिजी थी, तो तब वही मेरा इकलौता फ्रेंड था जो मेरे अकेले टाइम में मेरे साथ था। वो मेरे लिए एक बेटे जैसा है, वो हर चीज में अच्छा है, लेकिन लड़कियों के मामले में थोड़ा शर्मीला है। फिर कहने लगते हैं कि क्यों ना हम उसे डिनर पे इनवाइट करें, तब तक तुम्हारी बहन भी आ जाएगी। तो वो कहने लगती है कि मैं भी तो यहाँ पर हूँ। वो कहते हैं तुम्हारा क्या करना? वो कहती है कि मैं और ताइक हम दोनों क्लोज हैं। ये सुनकर तो वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, तुम तो उसे भूल ही जाओ, तुम जेलस हो रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी बहन से उसकी शादी करवाना चाहता हूँ। वो कहती है मैं आपको कोई बच्ची लगती हूँ जो जेलस होंगी, आपको कुछ नहीं पता है। लेकिन वो तो उसे जाने को बोलते हैं कि मुझे टीवी नहीं दिखाई दे रही है, तो वो गुस्से में चली जाती है। फिर हम होंगजू को देखते हैं, वो अच्छे से रेडी हो गई थी और वो उसे लेने भी आ गया था, लेकिन हाईजी तो पहले ही वहाँ आई हुई थी। वो कहने लगती है कि हम कहाँ जा रहे हैं? अब इन दोनों ने सोचा था कि हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन कबाब में हड्डी बताने कहाँ से आ गई। तो फिर अब वो हाईजी को भी साथ लेकर एक कैफे में जाते हैं। होयंग तो चाह रहा था कि हाईजी यहाँ से चली जाए, लेकिन होंगजू कहती है कि अब ताइक बीमार है तो वो कहाँ जाएगी, वो उसे मना भी नहीं कर सकते। हाईजी तो ताइक को मैसेज कर रहे थे कि तुम ठीक तो हो ना, क्या तुमने मेडिसिन ले ली? और यहाँ ये दोनों हाथ पकड़े उसके पास आते हैं, तो वो भी देख लेती है और कहती है कि तुमने हथकड़ी पहनी है क्या, तुम्हारे हाथ तो एकदम चिपक गए हैं। तब होयंग अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। वो कहती है मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है और जेलस फील हो रहा है, मैंने ताई को मैसेज भी किया पर उसने कोई रिप्लाई नहीं किया, जबकि वो तो अभी सोकर उठा था। फिर जब वो मैसेज देखता है तो उसका रिप्लाई करने लगता है कि तभी कोई आ जाता है। और इधर होंगजू हाईजी से कहती है कि तुमने कहा था कि ताइक अकेला रहता है, तो हो सकता है कि वो अपना ध्यान नहीं रख पा रहा हो, ठीक से नहीं खा रहा हो, तो तुम ताइक से मिलने चली जाओ। जब मेरे पैर में चोट लगी थी ना, तब होइंग ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होने लगता है कि मेरी तारीफ हो रही है। वो कहती है हाँ मैं जा सकती हूँ, लेकिन इन कपड़ों में मैं उससे मिलने कैसे जाऊँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो होंगजू को एक आइडिया आता है, वो उसे अपने कपड़े दे देती है और वो लोग उसे ताइक के घर के पास ड्रॉप कर देते हैं। उसे देखकर होंगजू कहने लगती है कि ये बहुत ज्यादा प्रीटी है, स्कूल में ये बहुत शर्मीली थी और डरपोक भी थी, उसके बाद उसने खुद को बहुत बदल दिया है और अब एकदम चेंज हो गई है। फिर ये दोनों भी यहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ताइक से मिलने उसकी माँ आई थी, वो उन्हें बाहर छोड़ ही जा रहा था, तो वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारी कोई फ्रेंड भी नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो तुम्हारा ध्यान रखे, तभी तो तुम्हारी ये हालत हुई है, मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा चिंता है। तभी हाईजी वहाँ आती है और उसकी मॉम को देखकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी मॉम है। उन्हें हेलो करती है। उसकी मॉम तो बहुत खुश होती है कि कोई लड़की मेरे बेटे को देखने आई है। उन्हें पता चलता है कि ये ताई के स्कूल में ही टीचर है, तो उससे खूब सारी बातें करने लगती है। पूछती है कि तुम कितने साल की हो, तुम्हारी शादी हो गई क्या, और भी बहुत कुछ। तो उन्हें सब कुछ अच्छे से आंसर कर देती है। अब ये सब सुनकर तो ताई को अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी मॉम तो ये भी कहने लगती है कि मैं यहाँ नहीं आती हूँ, ये तो बीमार था इसलिए बस आ गई। फिर बच्चों को लेकर कुछ बातें करने लगती है, तो इससे तो ताई को बहुत ज्यादा एम्बैरेस फील हो रहा था। वो फटाफट से टैक्सी रोककर अपनी मॉम को जल्दी से भेजने लगता है। वो तो जाते जाते भी बोलते ही जा रही थी, बैठ ही नहीं रही थी। तो वो गुस्से में कह देता है कि हाईजी का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम थोड़ा अपसेट हो जाती है कि कहाँ वो तो हाईजी को लेकर कितना कुछ सोचने लग गई थी, इसलिए उससे सॉरी बोलती है कि मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई। फिर चली जाती है। उनके जाने के बाद ताइक भी हाईजी से सॉरी कहता है, बोलता है कि मेरी मॉम थोड़ा पुराने जमाने की है, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई। तो वो कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो,
तो वो बाय करके जाने लगता है, लेकिन अचानक से चक्कर आ जाता है। वो गिरने को होता है तो हाइजी उसे पकड़ लेती है, लेकिन वो उसका हाथ हटा देता है। उसे तो बहुत बुरा लगता है। फिर कहती है कि शायद मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, मुझे माफ करना कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैं यहाँ आ गई, तो मैं चलती हूँ। और फिर चली जाती है। जाते हुए ताइक उसके वही शूज नोटिस करता है जो उसने उसे दिए थे। थोड़ा आगे जाने के बाद वो साइड में बैठ जाती है। कहती है कि मैं यहाँ उसे शूज दिखाने आई थी, पर उसने देखा भी नहीं और उसके लिए पॉलिश भी तो लाई थी। दूसरी तरफ हम जूनो को देखते हैं। वो हाइजी के डैड से मिलने आया था और तब वो वहाँ पर सब फोटोज में होयंग की फोटो देखता है। इतने में हाइजी के डैड आते हैं। फिर दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। पहले तो वो खुश थे, लेकिन बातों बातों में वो कहते हैं कि लास्ट टाइम मैं तुमसे बात नहीं कर पाया क्योंकि तुम्हारी आंटी थी, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हारे जाने के बाद हर कोई बहुत परेशान था। मैं जानता हूँ कि तुम किसी वजह से गए होंगे, लेकिन तुम होंगचू को इस तरह अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे? वो कहता है कि मेरे पास अपना एक रीजन था। वो कहते हैं तो तुम्हें बताना चाहिए था ना, या तो ब्रेकअप कर लेना चाहिए था या फिर उसे वेट करने का बोलना चाहिए था। फिर उस पर गुस्सा होते कि अगर तुमने उसे बता दिया होता तो उसे इतना हर्ट नहीं होता, लेकिन इस तरह से बिना बताए जाकर तुमने अच्छा नहीं किया। मेरे लिए ये सब तुम्हारे बहाने हैं। मैं तो अपने बच्चों से भी यही कहूंगा कि तुम्हारे जैसे लड़के को कभी डेट मत करना जो उन्हें इस तरह रुलाए। इसलिए तुम अब मेरी होंगजू को छोड़ दो, वो तुम्हारी नहीं है। और उधर होंगजू वेंग से पूछते है कि तुम्हें मुझ में क्या अच्छा लगता है। वो हंसने लगता है, कहता है कि मुझे सोचना पड़ेगा, पहले भी मुझे नहीं पता था और अभी भी नहीं पता है। लेकिन होंगजू को तो अच्छा नहीं लगता है कि ये क्या बात हुई, तुम्हें कैसे नहीं पता। फिर वो दोनों एक आर्ट गैलरी में आते हैं। यहाँ भी वो ये सोच रही थी कि इतना स्मार्ट होने का क्या फायदा, तब इसे यही नहीं पता कि मुझे लाइक क्यों करता है। वो बस आगे आगे चली जा रही थी, फिर पीछे मुड़ती है और उसका नाम लेकर कहती है कि वहाँ क्या कर रहे हो, ऐसे दूर कब तक रहोगे। तब वो स्माइल करते हुए कहता है कि जब तुम मेरा नाम बुलाती हो ना, तो मेरा दिल बहुत जोर से धड़कता है, इतना जोर से कि मुझे लगता है कि कहीं बाहर ना आ जाए। इसी तरह वो पहले जब भी उसका नाम लिया करती थी तो उसका दिल बहुत जोर से धड़कता था। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि ये कब शुरू हुआ, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से मेरा नाम सुनने का वेट करता था। तब मुझे पता चला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर जब मैं तुमसे दोबारा मिला तो मुझे फिर से तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर वही एहसास हुआ। फिर उसके पास अगर कहता है कि मुझे सच में नहीं पता कि मुझे तुम में क्या और क्यों पसंद है, तुमने मुझे कभी तुम्हें आने डालने का टाइम ही नहीं दिया। तो वो कहती है कि तुमने भी तो ऐसा नहीं किया। ये सुनकर तो वो उसे अपने पास लाकर किस करने वाला होता है कि इतने में अंकल का कॉल आने लगता है, लेकिन वो कट कर देता है। तो वो होंगजू को कॉल कर देते हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि ये एक इमरजेंसी है। तो दोनों ही जल्दी घर पहुंच जाते हैं। तब होयंग कहता है कि जरूरी काम से मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, तो वो भी उसे बाय करके जाने लगती है, लेकिन जाते हुए कहती है कि मुझे पूछो कि कल मेरा क्या प्लान है। वो पूछता है तो वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो पूछता है फिर परसों का, तो फिर वो वही कहती है कि मुझे तुमसे मिलना है। तब उससे पूछते है कि तुम अपना बताओ, तुम क्या चाहते हो। वो कहता है मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वो उसे बाय करके अपने रूम में आ जाती है और फिर वहाँ आकर कुछ सामान ढूंढने लगती है। उसमें उसे कुछ बुक्स और फैमिली फोटो मिलती है। तब उसे वही करियर प्लान मिलता है जो कि वो होयंग को दिखाना चाहती थी, और उसमें उसका अपना और होयंग दोनों का नाम लिखा हुआ था। तब उस दिन को याद करती है जब होयंग के लिए उसका दिल पहली बार धड़का था। वहीं दूसरी तरफ होयंग अपनी मॉम से मिलने जाता है। उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको बिना बताए इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। वो कहती है कि कैसा डिसीजन, मैंने अभी तक उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो कहता है कि प्लीज अब मेरा रिजाइन एक्सेप्ट कर लीजिए, मैं चाहता हूँ कि ये सब बिना किसी प्रॉब्लम के हो जाए। आपने हमेशा मेरे लिए अच्छा डिसीजन लिया है, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन इस बार मैं अपना डिसीजन खुद लेना चाहता हूँ, चाहे वो अच्छा हो या ना हो। तो वो कहती है कि ठीक है, फिर हम इस बारे में कल बात करेंगे, और वहाँ से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे हाइजी स्कूल आती है और एक बैग ताई के सीट के पास रख देती है। फिर जब वो आता है तो देखता है कि उसमें वही शूज रखे हुए थे। उसमें एक नोट भी था जिसमें उसने लिखा था कि मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है, तुमने मेरी हेल्प की, इसके लिए तुम्हारा थैंक्स। बाद में फिर वो बच्चों को रनिंग करवाने लगता है, तो तब उसने वही शूज पहने हुए थे। फिर हम होंगजू को देखते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट की फाइल ले लेती है और नीचे होयंग से मिलने जाती है, लेकिन वो घर पर नहीं था। तभी उसे उसका कॉल आ जाता है। कहता है कि तुम मुझे याद कर रही थी ना, वो अभी अपनी मॉम के साथ ही रुका हुआ था। वो कहते हैं कि तुम कहाँ हो, तो वो इस बारे में तो कुछ नहीं बोलता, बस ये कहता है कि तुम्हें रात का प्लान याद है ना, हमें मिलना है। वो कहती है हाँ, काम से आने के बाद हम मिलते हैं। तब इतने में उसकी मॉम भी आ जाती है और उसे ऑफिस जाने के लिए कहती है। रास्ते में जाते हुए उसकी मॉम बस स्टॉप पर होंगजू को बैठा हुआ देखती है और उसे पहचान जाती है। कहती है कि यहाँ कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, ये दुनिया बहुत छोटी है। और वहाँ ताई को कल के लिए बुरा लग रहा था कि मुझे हाइजी के साथ वैसा बिहेव नहीं करना चाहिए था, तो वो उससे माफी मांगने की प्रैक्टिस करने लगता है और रात को कहीं बाहर ले जाने की भी सोचता है। फिर जब हाइजी को देखता है, उससे बात करने जा ही रहा होता है कि इतने में कुछ स्टूडेंट्स हाइजी से कुछ पूछने के लिए पहुंच जाते हैं। उसके बाद हाइजी भी वहाँ से चली जाती है, तो ताई भागते हुए उसके पीछे आता है, उसे रोकता है। वो तो ये कहने वाला था कि कल के लिए मुझे माफ करना, लेकिन ये कह देता है कि क्या कल के लिए तुम्हें सॉरी फील हो रहा है। वो कहती है कि कल मैंने तुमसे माफी मांग तो रही थी, क्या वो काफी नहीं थी। तो वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब वो कुछ बोले उससे पहले हाइजी कह देती है कि मैं आपसे तुम्हें परेशान नहीं करूंगी, और ये कहकर चली जाती है। और उधर होंगजू जूनो से मिलने जाती है, वो उसके लिए कॉफी बनाता है। फिर जब वो बैठ रही होती है तो उसका पैर एक बॉक्स पे लगता है। वो देखती है कि उसमें उसके ही लिखे हुए लेटर्स रखे हुए थे। जूनो ने जानबूझकर वो सारी चीजें उसके आसपास रखी थी जो कि उनके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई थी, ताकि होंगजू सबको याद करके उसके पास वापस आ जाए, लेकिन वो उन्हें इग्नोर कर देती है। और वहाँ होयंग और उसकी मॉम ऑफिस पहुंचते हैं, लेकिन अंकल तो बहुत डरे हुए थे, पता नहीं क्या होने वाला है। वो तो होयंग को रोककर पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वो कहता है मुझे भी नहीं पता।
फिर कहते हैं कि इसे घर के बारे में मत बताना, अगर इसे पता चल गया ना कि मैंने वहाँ रिनोवेट किया है तो पता नहीं क्या कर देगी। और इधर ये दोनों स्क्रिप्ट को लेकर बातें करने लगते हैं। तो होंगजू से फाइल देते हुए कहती है कि मैंने पहले ही सब कुछ बना दिया है। वो कहता है कि तुमने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दिया, हमें इतनी जल्दी नहीं थी। वो कहती है कि मैंने बहुत पहले से इसमें काम करना शुरू कर दिया था, जो मुझे अच्छा लगा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अगर तुम्हें इसमें कुछ भी पसंद आए तो तुम स्क्रिप्ट लिखते हुए इसमें ऐड कर सकते हो, और अब से ये तुम्हें ही करना है क्योंकि मैं इस प्रोजेक्ट से हट रही हूँ। ये सुनकर तो वो चौंक जाता है क्योंकि उसे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। और वहाँ होयन की मॉम बातों बातों में अंकल से घर के बारे में पूछ लेती है कि क्या वो खाली है। वो कहते हैं खाली क्यों होगा, वहाँ पर एक किराएदार रह रहा है। तो वो कहते हैं कि ठीक है फिर मेरे लिए एक होटल ढूंढो जो कि ऑफिस के पास ही हो, अब से मैं यहीं पर काम करूंगी। वो तो चौंक जाते हैं, कहते हैं क्यों। वो कहते हैं क्यों मतलब क्या, मैं यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आई हूँ तो यही तो रुकूंगी। तब अंकल होयन को इशारा करते हैं कि कुछ तो बोलो। वो कहता है कि क्या आप ये सब मेरी वजह से कर रही हो, लेकिन आप कुछ भी कर लो मेरा माइंड चेंज नहीं होने वाला। तो वो कहते हैं कि मेरा डिसीजन भी नहीं बदलने वाला, मैं तुम्हारे बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। और यहाँ होंगजू वापस जाने लगती है तो जुनो उसे रोकने के लिए कहने लगता है कि तुमने मुझे फाइल्स चेक करने का टाइम नहीं दिया है। वो कहती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना होगा तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। वो जाने लगती है कि अचानक से जुनो को एंजाइटी अटैक आ जाता है, उसके हाथ से फाइल गिर जाती है। वो कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। वो तो फिर से गिरने लगता है तो उसे पकड़ती है, लेकिन वो उसका हाथ हटा लेता है, कहता है कि मैं ठीक हूँ और अब तुम्हें जाना चाहिए, मैं ये सब पढ़ने के बाद तुम्हें बता दूंगा। पर फिर गिर जाता है तो होंगजू उसके पास आती है, कहती है कि तुम बीमार हो क्या। वो कहता है कि अगर मैं बीमार हुआ तो क्या, अगर मैं अपनी इस बीमारी की वजह से तुम्हें छोड़कर चला गया था तो क्या तुम मेरे पास वापस आओगी। यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जब होया को उसकी मॉम का कॉल आया था अमेरिका जाने का बताने के लिए, तब उसकी मॉम वही सिग्नल के पास खड़ी हुई थी और उन्होंने देखा था कि उनका बेटा सामने एक लड़की को देख रहा है जो कि होंगजू थी। वो उसका नाम लेते हुए उसके पास आती है, लेकिन तब तक वो वहाँ से जा चुका था। तो फिर उसकी मॉम होंगजू के पास आती है और वहाँ पर एक बैग को देखकर कहती है कि क्या ये तुम्हारा है। होंगजू उसमें देखती है कि ये तो सारी मेरी फेवरेट है लेकिन ये मेरा नहीं है। तब होया की मॉम कहती है कि तुम्हारा ही है और मुझे नहीं पता था कि मेरे बेटे को क्यूट लड़कियां पसंद है। फिर उससे वो बैग मांगने लगती है तो होंगजू उसे वहीं पर रखकर चली जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। हम वही सीन देखते हैं जब जुनहो होंगजू से कहता है कि अगर मेरी तबीयत की वजह से मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था तो क्या ये सब जानने के बाद तुम मेरे पास वापस आओगी। ये सुनकर होंगजू चौंक जाती है, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देती, बस उसे खड़े होने को बोलती है। पर वो तो उसे हक कर लेता है, कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, मैं सांस नहीं ले पा रहा था, मुझसे कुछ लिखा भी नहीं जा रहा था, पर मैं नहीं चाहता था कि तुम मुझे ऐसे हालत में देखो। तुम्हें नहीं पता कि मुझे उस टाइम कैसा फील हुआ था, मैं एकदम टूट गया था। लेकिन वो फिर भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती, बस उसे टेबल पर बिठाकर पानी देती है। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, इतने सालों में भी तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स थी और मेरे लिए भी तुम हमेशा से बहुत स्पेशल रही। भले ही हम अलग हुए थे लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए नहीं बदली। तो उसका हाथ छुड़ाकर कहती है कि मैं तुम्हारे मैनेजर को यहाँ आने को बोल दूंगी, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए, और फिर जाने लगती है। तब वो कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो, तुम मुझे इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हो। वो कहती है कि सच कहूँ तो मैं तुम्हारे जाने की वजह जानना चाहती थी। मैं तो खुद को गलत समझती थी कि शायद मेरी ही गलती रही होगी क्योंकि मेरे आसपास के सब लोग मुझे छोड़कर चले गए थे। मैंने खुद को बहुत समझाया, पर अब जाकर मैंने ये समझा कि मैंने कुछ भी किया होता तो तुम मुझे वैसे भी छोड़कर चले आते। तुम तब मुझे बिना कुछ एक्सप्लेन करके चले गए और फिर चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैंने अपनी पूरी जिंदगी भर जो स्ट्रगल किया तो उसमें मेरी क्या गलती थी। लोग मुझे छोड़कर चले गए, उसमें मेरी क्या गलती थी। लेकिन अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि मेरे मन में किसी और के लिए फीलिंग्स है, उसे मैं बहुत ज्यादा लाइक करती हूँ। और ये कहकर अपना सामान लेती है और वहां से चली जाती है। ये सब सुनकर तो जुनो बहुत ज्यादा बुरी तरह टूट जाता है। और दूसरी तरफ होया की मॉम भी उसे कह देती है कि मैं तुम्हारे बिना यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। तो वो भी कह देता है कि अगर आप अपनी मनमानी करोगी तो मैं भी करूंगा, और ये कहकर वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद अंकल अपनी बहन से कहते हैं कि अब ये बहुत चेंज हो गया है, एकदम अलग ही बिहेव करता है। उसकी मॉम भी उसका ये बिहेवियर देखकर कुछ बोल ही नहीं पाती। इधर होंगजू को दिखाया जाता है, वो अपनी बॉस को बताती है कि मैं इस प्रोजेक्ट से पीछे हट रही हूँ, मुझे माफ करना, मैं अपनी प्राइवेट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग नहीं कर पा रही हूँ। तो वो कहते हैं कि क्यों, क्या हुआ, जुनो ने कुछ किया क्या। वो मना करती है कि नहीं, लेकिन मैं फिर भी ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें इसके लिए फोर्स नहीं कर सकती। फिर उसका प्रपोजल उसे वापस करते हुए कहती है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये वही प्रपोजल था जिससे इंटरव्यू वाले दिन मिस बे उससे इम्प्रेस हो गई थी और अब होंगजू को भी इसकी जरूरत नहीं थी। तो वो उसे डस्टबिन में फेंक देती है। फिर एक जगह जाकर बैठ जाती है तो वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे खाना खाते हुए आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें देखकर होंगजू कहती है कि तुम लोग कितने लकी हो ना, अपने फ्रेंड्स के साथ सुबह से शाम तक रहते हो, मजे करते हो, नींद भी आ रही हो तो सो सकते हो, और फिर से कुछ खाने का मन करे तो खा भी सकते हो। लेकिन वो तो उसे देखकर कहने लगते हैं कि कितनी अजीब है, इससे बात मत करो। तो वो कहने लगती है कि मैं कहाँ से अजीब लगती हूँ। उसने अपनी उंगलियों में चिप्स लगाए हुए थे तो उसे दिखाकर उनकी तरफ जाने लगती है। वो तो डर के मारे वहाँ से भाग ही जाते हैं। वो हंसती है कि मैं जीत गई और फिर वापस आकर लटक जाती है कि तभी होयंग जोर से उसका नाम लेता है। उसे देखकर वो कहती है कि इधर मत आना, वहीं पर रुकना, और फिर भागते हुए उसके पास जाकर उसे हक कर लेती है। कहती है कि इतना लेट क्यों आए। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैं ट्रैफिक में फंस गया था, पर कुछ हुआ है क्या। तब वो कहती है कि आज मैं वो सब करूंगी जो मैं करना चाहती हूँ,
और फिर वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, गाने भी गाते हैं। वे वह एंजॉय करने के बाद बातें करते करते घर आते हैं। तब होयंग उसे अपनी जॉब छोड़ने के बारे में बता देता है। ये सुनकर तो उसका हाथ मरोड़ देती है, कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अब ये मत कहना कि मेरी वजह से किया है, क्योंकि मैंने तुम्हें यूएस जाने के लिए मना किया था। तो वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस मुझ पर ट्रस्ट करो। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगी। फिर वो अपने रूम में आ जाती है और हाईजी से बातें कर रही थी, तो वो सब कुछ बताती है कि उस दिन ताइक से मिलने के बाद क्या क्या हुआ, उसने उससे किस तरह बिहेव किया। वो कहती है कि मुझे लगा था कि उसकी चेस्ट बड़ी है तो उसका दिल भी बड़ा होगा, पर अब लग रहा है कि मैं वहाँ गई ही क्यों, तुम्हें मुझे वहाँ जाने से रोकना चाहिए था। तो वो कहती है कि तुम बहुत ज्यादा खुश लग रही थी, तुम्हें कैसे रोकती। हाईजी में गुस्से में जोर से कहने लगती है कि अब से मैं डेटिंग नहीं करने वाली। तो आसपास के लोग उसे देखने जाते हैं। फिर कहती है कि अब से मैं अपने काम पर ही फोकस करूंगी। वो कहती है कि ऐसा क्यों कह रही हो, तुम्हें डेट करना चाहिए, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा है। उसे समझाने लगती है तो वो कहती है कि तुम तो बहुत ज्यादा बदल गई हो। होजू कहती है कि नहीं, मैं पुरानी वाली फॉर्म में आ गई हूँ। तब हाईजी कहती है कि मुझे तुमसे जलन हो रही है, इसलिए मैं फोन रख रही हूँ। फिर उसके बाद अपने शूज देखकर कहने लगती है कि उसके शूज कितने कंफर्टेबल थे, वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन फिर अपने शूज को फेंकते हुए कहती है कि मैं फिर से इसके बारे में क्यों सोच रही हूँ। और इधर होंगजू के पास जोरो की जितनी बुक्स थी वो सब बाहर रख देती है और उसके बुक्स से बनाए हुए प्रपोजल को भी डिलीट कर देती है। अगली सुबह जब होयंग मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहा होता है तो उन बुक्स को देखता है। फिर बाद में होंगजू जब बाहर आती है तो देखती है कि वो बुक्स अब वहाँ पर नहीं थी। इतने में होयंग भी जॉगिंग करके वापस आ जाता है, तो उसे देखकर कहता है कि मेरा वर्कआउट पूरा नहीं हुआ है, तो मैं थोड़ा और चलना चाहता हूँ। वो ऐसा इसलिए कहता है ताकि होंगजू के साथ चल सके। और वो निकल ही रहे होते हैं कि इतने में एक टैक्सी वहाँ आती है और उसमें से होयंग की मॉम बाहर निकलती है। उन्हें देखकर होयंग मॉम कह देता है। ये सुनकर तो होंगजू चौंक जाती है और एकदम से ही होयंग से अपना हाथ छुड़ा लेती है। फिर उन्हें हेलो करती है। उसकी मॉम कहने लगती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इस टाइम पर यहाँ अपने किसी फ्रेंड से मिलने आए हो। होयंग तो होंगजू के बारे में उन्हें सच बताने वाला होता है कि उससे पहले ही वो होंगजू से कह देती है कि मेरा बेटा बहुत टाइम बाद यहाँ वापस आया है, तो उसे यहाँ घुमाने के लिए तुम्हारा थैंक्स। अब ये सुनकर तो होयंग फिर से होंगजू का हाथ पकड़ लेता है और बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तब वो होंगजू से कहती है कि मैं अपने बेटे से बात करना चाहती हूँ, क्या हमें प्राइवेसी मिल सकती है। होयंग तो मना करने वाला होता है, लेकिन होंगजू उन्हें नेक्स्ट टाइम मिलने का कहकर वहाँ से चली जाती है। तब होयंग और उसकी मॉम घर के अंदर आते हैं। वो घर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होती है कि यहाँ तो काफी कुछ बदल गया है। ऐसे में होयंग भी अंकल को मैसेज करके जल्दी बुला लेते हैं। उसकी मॉम कहती है कि तुम उस लड़की से दोबारा मिले। वो सरप्राइज होता है, कहता है कि आप उसे जानती हो। तो वो कहती है कि मुझे तुमसे जुड़ी हर चीज के बारे में पता है, लेकिन क्या तुम इन सब से खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैंने जो डिसीजन लिया है इसका होंगजू से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरी प्रॉब्लम है, मेरा खुद का डिसीजन है। इतने में अंकल भी यहाँ पहुंच जाते हैं और अपनी बहन से कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर कैसी हो। वो कहती है कि ये मेरा भी घर है, लेकिन मुझे यहाँ पर अब काफी ज्यादा अलग लग रहा है। मैंने तुम्हें सिर्फ इसे मैनेज करने को बोला था, बदलने को नहीं। वो कहते हैं कि तुम्हें ये घर तुम्हारे हस्बैंड की वजह से पसंद नहीं था ना, इसलिए मैंने बदल लिया। हस्बैंड का नाम सुनकर तो वो गुस्सा हो जाती है और अंकल से कहती है कि मेरे लिए होटल बुक करने की जरूरत नहीं है, मैं जब तक कोरिया में हूँ तब तक इसी घर में रहूंगी। ये कहकर चली जाती है, लेकिन अंकल तो बहुत परेशान हो जाते हैं, घुटनों के बल बैठकर चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज यहाँ से वापस चली जाओ। फिर नेक्स्ट हमें मिस बे को दिखाया जाता है, जो कि अपने स्टाफ के साथ एनिमेटेड मूवी को लेकर मीटिंग कर रही थी। होंगजू भी वहीं पर थी, तो उसे अंकल का मैसेज आता है कि होयंग की मॉम अब से यही रहने वाली है, तो तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। मिस बे उसे नोटिस करती है कि उसका ध्यान यहाँ पर नहीं है, इसीलिए उससे कुछ पूछती है, पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। ऐसे में उसकी कलीग उसे बताती है, तो होंगजू अपने प्रोजेक्ट को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन दे देती है। फिर मिस बे कहने लगती है कि हमें जूनो के एनिमे प्रोजेक्ट के लिए एक नए प्रोड्यूसर की जरूरत है, तो आप उसे जो भी इंटरेस्टेड है वो मेरे ऑफिस में आकर मुझसे मिल सकता है। और फिर होंगजू की तरफ देखकर कहने लगती है कि अगर तुम श्योर नहीं होंगे ना कि तुम इस प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकते हो तो यहाँ मत आना। फिर शाम को होंगजू जब घर आती है तो चुपचाप दबे पांव अपने रूम में ऊपर जाने लगती है कि कहीं होयंग की मॉम उसे देख न ले। तभी एकदम से होयंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वो तो डर ही जाती है, कहती है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, अपने घर जाओ। वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा और उसके साथ ऊपर आने लगता है। उसे हक कर लेता है, कहता है कि तुम चौंक गई होगी ना। वो कहती है कि नहीं, उससे ज्यादा तुमने मुझे चौंका दिया। और कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम अब यही रहने वाली है। वो कहता है हाँ। तो कहती है कि क्या मुझे कहीं और जगह देखनी चाहिए, मैं तब तक हाईजी के साथ रह सकती हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है, इसलिए मुझे उनके सामने नहीं आना चाहिए। वो कहता है कि जब मैं यहाँ हूँ तो तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत क्या है, और तुम मॉम की चिंता मत करो, वो तो शुरू से ही ऐसी थी। वो कहती है कि क्या मैं इतनी चार्मिंग होगी मेरी वजह से तुम अपनी मॉम के लिए ऐसा कह रहे हो। वो कहता है तुम सच में बहुत ज्यादा चार्मिंग हो। इस सुनकर वो कहती है कि जब से तुमने अपनी जॉब छोड़ी है ना, तुम बहुत ज्यादा शेमलेस हो गए हो। अपनी जॉबलेस होने की बात सुनकर वो हंसने लगता है, कहता है कि अच्छा तो है, अब मैं तुम्हारे साथ और भी ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। वो कहती है कि मुझे तुम इतनी पसंद नहीं हो, तो अब तुम्हें जाना चाहिए। लेकिन वो तो उसे पकड़कर फिर से हक कर लेता है, कहता है कि थोड़ा और देर रुकने दो, मेरा बस चले तो मैं रात भर ऐसे ही यहाँ पर खड़ा रहूँ। अब अगले दिन हम सैन को देखते हैं। आज रेस्टोरेंट में बहुत ज्यादा कस्टमर थे, तो वो बहुत बिजी था। थोड़ी देर बाद होयंग भी आता है और वहाँ बैठ जाता है। अब इतने में 3 लड़कियां आती है, तो उनके लिए कहीं जगह नहीं थी, इसलिए सैन उसे हटाकर उन्हें वहाँ बैठा देता है। और तब वो लड़कियां होयंग को ऑर्डर देने लगती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो यही खाई है। अब सैन के पास तो वैसे ही स्टाफ नहीं था, तो वो होयंग को भी काम पर लगा देता है। वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था। सैन भी उसे देखकर खुश होने लगता है, लेकिन जब वो ये देखता है कि वो काम कम और नुकसान ज्यादा कर रहा था, तो कहने लगता है कि तुम कुछ ना करो तो ज्यादा अच्छा है। अब वो तीनों लड़कियां खाना खाकर जा रही थी, तो होयंग उनका पेमेंट लेता है। उसे देखकर वो बहुत खुश होने लगती है, कहती है कि हमें खाने में बहुत मजा आया,
खाना अच्छा था और तुम भी बहुत क्यूट हो। फिर उसे थैंक्स करके वहाँ से चली जाती है। तब उसे होंगजो मैसेज करती है कि टाइम पर खा लेना, सैंग को कहना कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बना ले। दूसरी तरफ होयंग की मॉम को ऑफिस में दिखाया जाता है। वो सेल्स रिपोर्ट देखकर एम्प्लॉयज पर गुस्सा करती है कि तुम कैसे काम कर रहे हो, इस साल तुमने अपने 3 क्लाइंट्स को दिए। वो बताते हैं कि वो किसी और के साथ काम करने का कहकर चले गए थे, हमने उन्हें समझाने की कोशिश की पर वो नहीं माने। वो तो फिर गुस्सा होने लगती है। ये सब देखकर अंकल सबको वहाँ से जाने को बोल देते हैं और फिर अपनी बहन से कहते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, अपने बेटे का गुस्सा हम पर निकाल रही हो क्या। तो वो कहते हैं कि हाँ, क्योंकि होयंग जॉब छोड़ना चाहता है और मैं जानती हूँ कि इसके पीछे की वजह वो लड़की होंगजू है। तो अंकल कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता, और फिर एकदम चुप हो जाते हैं कि मैंने ये क्या कह दिया। और वहाँ होयंग होंगजू से बातें कर रहा था। वो बताती है कि मैं उसी शॉप पर आई हूँ जहाँ पर हम स्कूल टाइम पर लंच के लिए जाते थे। उन्हें तो तुम याद भी हो, पता है मैंने उन्हें बताया कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ, पर उन्हें मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए अब तुम्हें उन्हें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मेरे साथ आना होगा, ठीक है। उसके मैसेज पढ़ के वो बहुत ज्यादा हंस रहा था। अब सैंग को पता चल गया था कि उसने जॉब छोड़ दी है। तो कहता है कि जॉब छोड़कर तुम इतना खुश कैसे हो सकते हो, मुझे तो तुमसे डर लग रहा है। फिर हम अंकल को देखते हैं। उन्हें तो होयंग पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो ना तो उनकी कॉल रिसीव कर रहा था, ना ही ऑफिस आ रहा था। तभी वो मिस बे को घर जाते हुए देखते हैं तो उसके पास जाते हैं, उन्हें डिनर के लिए पूछते हैं। वो कहती है कि हम इतने भी क्लोज नहीं है जो तुम डिनर के लिए पूछ रहे हो, और फिर कहने लगती है कि अब से मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क नहीं करूंगी। फिर गाड़ी में बैठकर निकलने लगती है तो वो दरवाजा खुलकर उनके एकदम क्लोज चले जाते हैं। उन्हें तो लगने लगता है कि शायद कहीं ये मुझे किस तो नहीं करेगा, लेकिन वो तो उनकी ड्रेस पकड़कर अंदर कर देते हैं। इससे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है और वो उसे धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। इधर होंगजू होयंग से बातें करते करते घर पहुंच गई थी कि तभी उसके सामने एक पेपर प्लेन आकर गिरता है। वो देखती है कि ये तो उसके ही लिखे हुए लेटर्स थे जो कि उसने जोनो के लिए लिखे थे, और वो अभी उसके घर के बाहर बैठकर उन्हें उड़ा रहा था। तो वो फटाफट से उसके पास जाती है, पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब क्या है। तो वो कहता है कि मैं इन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता, ना मैं जला सकता हूँ और ना ही फेंक सकता हूँ, तो अब तुम देखो कि इनका क्या करना है। वो बातें कर ही रहा था और प्लेन उड़ाया जा रहा था कि तभी एक प्लेन नीचे होयंग की मॉम के सिर पर लगता है। तो वो दोनों को देख लेती है। जोनो कहता है कि शायद अब मैं कभी भी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। वो कहते हैं कि मुझे भी लगा था कि शायद अगर मेरा ब्रेकअप हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन मैं तो जिंदा हूँ और मुझे फिर से प्यार भी हो गया है, मेरी तरह कुछ टाइम बाद तुम्हें भी अच्छा लगेगा। तो वो कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है और उन लेटर्स को उसे देकर कहता है कि ये तुम्हारा है तो इसे तुम ही फेंको, और फिर चला जाता है। होंगजू भी फटाफट से सारे प्लेन इकट्ठा करने लगती है कि तब होयंग की मॉम भी एक लेटर लेकर उसके पास आती है। तो होंगजू हंसते हुए कहने लगती है कि शायद किसी बच्चे ने इसे यहाँ फेंक दिया होगा, मैं बस इन्हें हटा ही रही थी, और उनसे लेटर लेने लगती है। लेकिन वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि तुम बस क्यूट हो, लेकिन शायद तुम्हारी लव लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। और दूसरी तरफ हम होयंग और हाईजी को देखते हैं जो कि सैंग के रेस्टोरेंट आए हुए थे। दोनों का ध्यान यहाँ पर नहीं था। तभी खाना चलता हुआ देखकर सैंग उनके पास आकर कहता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। हाईजी तो कहने लगती है कि मेरे इसे पकाने का मन नहीं है, पर होयंग तो होंगजू को कॉल करने के लिए बाहर चला जाता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। मैसेज करती है कि मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी तो तुम खाना स्टार्ट कर दो। फिर वो अंदर आता है तो सैंग और हाईजी को होंगजू के बारे में बातें करते हुए सुनता है। हाईजी तो गुस्सा कर रही थी कि उसकी कंपनी कैसी है, वो लोग उसे जोनो के साथ काम करने के लिए कैसे बोल सकते हैं, मुझे पता है कि वो उसके साथ काम नहीं करेगी। लेकिन सैंग कहता है कि उसे देखकर लग रहा था कि वो इस काम को करना चाहती है, पर होयंग ने उसकी वजह से अपनी जॉब छोड़ दी है, तो वो उस काम के बारे में सोच भी कैसे सकती है। वो बातें कर ही रहे थे कि होयंग को देखकर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि मैं होंगजू को लेने जा रहा हूँ, जबकि वो तो अभी होयंग की मॉम के साथ थी। वो उसे ये कह रही थी कि मेरा बेटा अब हमारी कंपनी को टेक ओवर करने वाला है, वो चाहे तो वो और भी ज्यादा कामयाब हो सकता है। ये जगह मेरे बेटे के लिए नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे लेने आई हूँ। ये सुनकर तो होंगजू एकदम चौंक जाती है। फिर कहती है कि ये तो उसका डिसीजन होगा ना, लेकिन वो कहती है कि मेरा डिसीजन ही उसका डिसीजन है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जाने दो। वो कहती है कि मैं उसे यहाँ पर नहीं रोक रही हूँ। उसकी मॉम कहती है कि क्या इसका मतलब मेरा बेटा तुम्हारे पीछे पड़ा है। तब वो कहती है कि हाँ, उसने ये सब शुरू किया, उसने मेरे साथ फ्लर्ट किया, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसने मेरी देखभाल की, मैंने तो उसे मना भी किया था। वो तो मेरे ब्रेकअप से भी बहुत खुश हुआ था और उसने मुझे पहले किस किया था। मैंने उसे इतना मना किया, मैं तो मना करती गई थी, लेकिन वो तो मुझसे चिपक ही गया। अब इतना हैंडसम लड़का अगर मुझसे फ्लर्ट करेगा तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। अपने बेटे के बारे में ये सब जानकर तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि उनके बेटे का ये साइड भी है। फिर कहती है कि हाँ, तुम सही कह रही हो, इन सबसे तो तुम्हारे पास हाँ करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहा होगा। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम अकेली ही ऐसी लड़की हो? उसने यूएस में बहुत सी लड़कियों को डेट किया है, बहुत सी लड़कियों को रुलाया है, तो इससे पहले तुम्हें हर्ट हो उसके साथ सब कुछ खत्म कर दो। लेकिन वो तो ये कहती है कि अगर आपकी बात हो गई हो तो मैं जाना चाहती हूँ। फिर जाने लगती है तो उसकी मॉम कहती है कि तुमने ये सोचा है कि तुम्हारी वजह से वो क्या कुछ खो सकता है। तब वो कहती है कि एक बहुत ही टैलेंटेड लड़का जो मैथ्स में टॉप कर चुका है उसने मुझे चुना है, तो इसका मतलब तो यही है ना कि उसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और फिर ये कहकर वो निकल जाती है। उसकी मॉम भी उसकी इस आंसर से काफी ज्यादा सरप्राइज होती है। वहीं होयंग भी भागता हुआ यहाँ पहुंच जाता है। तब होंगजू को घर के बाहर देखता है, उसके पास जाता है, कहता है कि तुम यहाँ पर ठंड में क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं कुछ सोच रही हूँ, और फिर 3-4 लड़कियों के नाम लेकर पूछती है कि क्या ये तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो कहता है कि क्या तुम मेरी मॉम से मिली। वो कहती है हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने कितनी सारी लड़कियों को रुलाया है, लेकिन मुझे इन सब के बारे में उनसे क्यों पता चला, तुम्हें मुझे खुद बताना चाहिए था। वो कहता है कि मॉम की बातों को तुम सीरियसली मत लिया करो। तो वो कहती है कि वो तुम्हें यहाँ लेने आई है तो इसे भी सीरियसली नहीं लो। वो कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया,
लेकिन मैंने कहा है ना कि मैं वापस नहीं जाऊँगा, तो मैं नहीं जाऊँगा, और उनके बारे में सोचने की जगह तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। वो कहती है कि इन सब से मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं था ना, इसलिए तुमने मुझे जुनून के बारे में नहीं बताया। वो कहती है तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि मैं चिंता क्यों ना करूँ? मैंने तुम्हें उसके लिए रोते हुए देखा है, मैंने देखा है कि तुमने उसके लिए क्या क्या किया था, तो मैं चिंता क्यों नहीं करूँ? वो कहती है कि मैं उसके साथ सब कुछ खत्म कर चुकी हूँ, लेकिन शायद तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। तुम भी वैसे ही हो, तुम भी हमेशा छोड़कर चले जाते हो। और फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होएंग सोकर उठता है। उसने रात में काफी ड्रिंक कर ली थी, तो उसका हैंगओवर भी अभी तक उतरा नहीं था। फिर वो पानी पीने जाता है और वापस सोने के लिए आने लगता है। उसकी मॉम भी ये सब देख रही थी, तो उनसे कहता है कि आप अभी तक ऑफिस नहीं गई, और फिर वापस आकर सो जाता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई, मुझे और सोना है। और वहीं हम होंगजू को देखते हैं, वो हाइजी से मिलने के लिए स्कूल के बाहर खड़ी हुई थी। तभी वो दो बच्चों को स्कूल से भागते हुए देखती है, तो उसे वो दिन याद आता है जब वो भी इस तरह भागकर जुनू से मिलने गई थी, और तब होएंग उसके साथ ही था, और तब वो होएंग के सामने जुनू के लिए कितना रोई थी। और वो बात भी याद करती है जब उसने कहा था कि तुम उस दिन वो कैसे बोल सकती हो, वो जुनू की नहीं हमारी यादें थी। तो उसे एहसास होता है कि जब उसने इतना कुछ देखा है तो उसे मेरी फिक्र तो होगी ही ना। इतने में हाइजी भी बाहर आती है, तो उससे कहने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। उसे गुस्सा आ रहा था कि मैंने क्या कर दिया, क्या क्या बोल दिया। तब वो कहती है कि चिंता मत करो, रिलेशनशिप में प्यार और लड़ाई दोनों होती है। और वहाँ होयंग घर पर अभी भी ड्रिंक कर रहा था कि तभी सैंग उससे मिलने आता है। तो होयंग कल के लिए उसे सॉरी बोलता है कि मैं वापस नहीं आ पाया। फिर पूछता है कि तुम तो यहाँ आ गए हो, तो फिर रेस्टोरेंट का क्या हुआ? वो कहता है कि ट्रिप से वापस आने के बाद मैंने बहुत सोचा कि मैंने रेस्टोरेंट क्यों खोला था, सक्सेस के लिए या फिर अपनी खुशी के लिए। इतना ज्यादा काम करने के बाद भी मुझे अब तक ये नहीं पता चला कि मैं सक्सेसफुल हूँ या फिर खुश हूँ। और दूसरी तरफ होंगजू और हाइजी लंच कर रहे थे, तो हाइजी बहुत जोर से हंसने लगती, क्योंकि कल होंगजू ने होयंग के सामने जितनी लड़कियों के नाम लिए थे ना, वो सब उसने खुद से बनाए थे। वो पूछती है कि तुम्हारी ऐसी क्या बात हुई कि तुम इतनी ज्यादा परेशान हो गई हो? वो कहते हैं कि मैंने उससे कहा कि तुम भी जुनून की तरह मुझे छोड़कर चले जाओगे। हाइजी कहती है कि तुम पागल हो गई क्या, तुमने उसे ऐसा क्यों कहा? वो कहने लगती है कि उसकी मॉम आई थी और उन्होंने मुझसे कहा कि वो उसे अपने साथ लेकर जाएंगी। उसे तो मेरे जुनून के साथ वापस काम करने के बारे में पता चल गया है, तो मैं क्या करती? वो कहती है कि उसने कहा है ना कि वो नहीं जाएगा, तो प्रॉब्लम क्या है? और तुम्हें इस बारे में मुझे भी तो बताना चाहिए था। वो थोड़ा नाराज होती है कि मुझे पता है कि तुम सब कुछ खुद से हैंडल कर सकती हो। और इधर सैंग से समझा रहा था कि तुम्हें उसके सामने ऐसा दिखाना चाहिए था ना कि तुम्हारी लाइफ में उसके अलावा कभी कोई लड़की नहीं थी। तो वो कहता है कि ये सच है, मेरी लाइफ में सिर्फ वही है। फिर बातों बातों में सैंग उसे अपने फोन में कुछ दिखाने लगता है, और ये भी कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि उसे और हाइजी को इस बारे में नहीं बताओगे, नहीं तो मैं गया। तो वो उसे अपनी होंगजू और हाइजी की कुछ पुरानी फोटोज दिखाता है। फिर बताता है कि एक दिन होंगजू ने नशे में मुझसे कहा था कि उसे बचपन से ही एक ही तरह के नाइटमेयर आते हैं, वो अलग अलग लोगों का पीछा करती है। उन्होंने उसे वेट करने को कहा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। होयंग को याद आता है कि वो पहले भी उस दिन बिना कुछ बोले से छोड़कर चला गया था। शायद तभी होंगजू ने कल ये कहा था कि वो भी सबकी तरह चला जाता है। सैंग ये भी कहता है कि उसने कहा था कि वो उन लोगों को गुड बाय करना चाहती थी ताकि उसे वेट न करना पड़े। ये सुनकर तो होयंग को ये भी याद आता है कि तभी होंगजू हमेशा से उसे गुड बाय करती थी कि कहीं मैं फिर से उसे छोड़कर चला गया तो उसे बाद में अफसोस ना हो। अगले दिन ताई को दिखाया जाता है जो कि स्कूल में बच्चों को फुटबॉल खिला रहा था कि तभी हाइजी भी अपने ख्यालों में खोई हुई ग्राउंड की तरफ आती है। ऐसे में एक लड़का बॉल को बहुत तेजी से मारता है, तो वो हाइजी की तरफ जाने लगती है, और ये देखकर ताई सुपरमैन की तरफ भागकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और बॉल जाकर उसके मुंह पर लगती है। उसके नाक से खून निकलने लगता है, वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे स्कूल हॉस्पिटल में होश आता है, तो हाइजी को आता हुआ देखकर वो फिर से सोने का नाटक करता है, लेकिन वो उसे देख लेती है, कहती है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो। वो फटाफट से बैठ जाता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो हाइजी उसका फेस चेक करने लगती है, पर वो उसका हाथ ही पकड़ लेता है। हाइजी कहती है कि क्या तुम अभी भी यही कहोगे कि तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? तो वो कहता है कि ऐसा नहीं है, शुरू से ही मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता था। और फिर से आई लव यू कहने वाला होता है कि उसकी हिचकी स्टार्ट हो जाती है। वो बार बार ट्राई करता है, लेकिन उसकी हिचकी बोलने नहीं दे रही थी, तो वो एकदम से जोर से बोल देता है और फिर से किस भी कर लेता है। फिर हमें होयंग की मॉम को दिखाया जाता है, वो घर आती है। अब उन्हें होयंग तो कहीं दिखता नहीं, लेकिन सैंग दिखता है। वो खुद नशे में था और उनके पास आता है, उन्हें हेलो करता है, बताता है कि मैं होयंग का बेस्ट फ्रेंड हूँ, हम हाई स्कूल में साथ पढ़ते थे। तब वो होयंग के बारे में पूछती है कि वो कहाँ है, तो वो कहता है कि अभी तक तो वो यहीं पर था, पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन वो समझ जाती है कि वो ऊपर ही गया होगा, तो पहुंच जाती है ऊपर ही और देखती है कि वो सही में अभी बाहर ही बैठा हुआ था। कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है कि जो यहाँ रहती है ना, मैंने उसे रुलाया है, पर वो तो उसे नीचे चलने को बोलती है। तो वो ये पूछता है कि क्या यहाँ से जाने के बाद आपको कभी रिग्रेट हुआ, क्या आपने इस जगह को मिस नहीं किया? वो मना करती है। तो वो कहता है कि आपको पता है, काम से थक जाने के बाद मेरे मन में आता था कि मेरे पास मेरी ज्यादा यादें नहीं है, लेकिन उन थोड़ी यादों को याद करके मुझे बहुत ही अच्छा फील होता था। पर मुझे इसका रीजन नहीं पता था, लेकिन अब यहाँ वापस आने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने वहाँ पर क्या मिस किया। मैंने होंगजू को मिस किया बहुत ज्यादा। फिर अपनी मॉम को अंदर आने का कहकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन होंगजू को दिखाया जाता है, वो काम तो कर रही थी पर उसका ध्यान तो घड़ी पर था कि कब जाने का टाइम हो। फिर जैसे 6 बजते हैं, वो यहाँ से फटाफट निकलकर होयंग से मिलने के लिए जाने लगती है कि रास्ते में एक स्कूटी से टकराने वाली होती है कि तभी होयंग उसे बचा लेता है। कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन इतनी जल्दी में कहाँ जा रही थी, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था। तो वो उसे देखकर एकदम ही इमोशनल हो जाती है।
यहाँ हम पास्ट का सीन देखते हैं कि जब हाईजी और होंगजू उसी लेडी की शॉप में खाना खा रहे थे, तब हाईजी उसे अपने साथ वेकेशन पर चलने के लिए कह रही थी, लेकिन वो मना करती है कि मुझे एक जॉब मिली है तो मैं नहीं आ सकती। इतने में सैंग भी उनके पास आता है, लेकिन उन दोनों में से किसी ने उसे नहीं बुलाया था, तो वो चौंक जाते हैं। वो कहता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हम तीनों का टेस्ट एक जैसा ही है। फिर कहता है कि अगर होएंग यहाँ होता ना तो अच्छा होता। तो हाईजी कहती है कि उसके जाने से मैं बहुत अपसेट हूँ। वो कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा अपसेट हो। तभी वो देखते हैं कि होंगजू खाना खाते खाते रोने लगती है। उन्हें समझ नहीं आता कि इसे क्या हुआ। पूछते भी हैं, लेकिन उसे तो खुद ही नहीं पता था। अपने दिल पर हाथ रखकर कहती है कि पता नहीं, अचानक मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। उस टाइम तक उसे नहीं पता था कि इमोशंस क्या होते हैं, लेकिन होए के जाने के बाद ही उसे इसका एहसास हुआ था कि वो उसके लिए मायने रखता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। एपिसोड के शुरुआत में हम वो सीन देखते हैं जब होयंग होंगजू को एक बाइक से टकराने से बचा लेता है। तो वो उससे कहती है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, तुम्हें ठंड लग जाएगी। वो हंसता है, कहता है मैं बस तुम्हें देखना चाहता था तो ऐसे ही आ गया। वो कहती है तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। वो मना कर देता है, फिर उसे हक करके उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि तुम सॉरी क्यों बोल रहे हो, बोलना तो मुझे चाहिए, तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है। इसलिए नहीं कि मैंने तुम पर ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए कि मैंने अपनी प्रॉब्लम तुम पर थोप दी। तो वो कहता है कि अब सब ठीक है क्योंकि मैंने अब तुम्हें देख लिया है। तब वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें ज्यादा लाइक करता हूँ। फिर होयंग उसे छोड़ने जाता है, लेकिन फिर होंगजू कहती है कि तुम रामेन खाना चाहोगे। बस उसके कहने की देर थी, वो सीधा उसके घर के अंदर चला जाता है। फिर अंदर आकर पहले तो वो उसे कुछ ओढ़ने के लिए देती है ताकि ठंडा लग जाए। फिर रामेन निकालने लगती है, तो वो उसकी हेल्प करने उसके पास आ जाता है। अब ऐसे में वो थोड़ा क्लोज आ जाते हैं, तो वो एकदम से खड़ी हो जाती है, कहने लगती है कि तुम इतना क्लोज क्यों आए, मैंने बस रामेन खाने का कहा था। वो कहता है कि मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, पर तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है, अगर कुछ नहीं है तो फिर मुझे सेड्यूस मत करना। फिर खाना बनाते हुए होंगजू पानी देने के लिए उसके पास चली जाती है, लेकिन जैसे उसे याद आता है तो पीछे हो जाती है। अब खाना खाते टाइम होंगजू कहने लगती है कि तुम तो कुकिंग में भी अच्छे हो, तुम तुम्हारी जॉब में हर चीज में बहुत अच्छे हो, तुम्हें यूएस में ही होना चाहिए, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से सब कुछ छोड़ दो। वो कहता है ना मैं गेम में अच्छा हूँ ना मुझे गाना आता है, और तो और मैंने सैंग के रेस्टोरेंट में बहुत सारे बाल तोड़ दिए। तुम्हारे साथ रहने से मुझे पता चला कि मैं क्या नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये भी पता चला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और ये भी पता चला कि अब मुझे क्या क्या करना है। वो पूछती है क्या क्या। तो वो कहता है कि पहले तो काम के बाद तुम्हारे साथ रामेन खाना है, गेम्स खेलना है, तुम्हें वहाँ लेकर जाना है जहाँ तुम कभी नहीं गई, और तुम्हारे साथ एनिमेटेड मूवी देखनी है। होंगजू ऐसे ही हल्की सी चीज पर बैठी हुई थी, तो बातें करते करते वो एकदम से डिसबैलेंस हो जाती है और गिरने लगती है। साथ में होएंग भी गिर जाता है। तो वो उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं आई। लेकिन वो कहता है कि ये सच में एक्सीडेंट है या फिर तुमने जानबूझकर किया। वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक्सीडेंट था। वो उठने लगती है, पर वो उसे उठने नहीं देता। कहता है तुमने मुझे गिराया है तो अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें उठानी पड़ेगी, और उसे एकदम से किस कर लेता है, फिर हक कर लेता है। डिनर हो जाने के बाद होंगजू से उसकी मॉम के बारे में पूछती है। वो बताता है कि मॉम डैड का डिवोर्स बहुत पहले हो गया था, डैड का किसी से अफेयर चल रहा था, इसलिए मॉम बहुत ज्यादा हर्ट थी, उन्हें कभी माफ नहीं कर पाई, तो वो वापस यहाँ नहीं आना चाहती थी। अब होएंग रात में यही सो गया था, तो अगली सुबह वो और होंगजू चुपचाप से बाहर निकल रहे थे। होंगजू से कहती है कि तुम्हें सुबह ही अपने घर वापस चले जाना चाहिए था। तो वो बोलता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरा हाथ बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। अब वो बातें करते करते नीचे आ रहे थे कि एकदम से सामने होएंग की मॉम को देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो कुछ कहती नहीं, वहाँ से चली जाती है। तब होंगजू होएंग को अंदर जाकर सोने के लिए कहती है और खुद ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो होएंग की मॉम के पीछे पीछे चल रही थी, तो वो कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। वो कहती है कि मैं आपका पीछा नहीं कर रही हूँ। फिर उनसे आगे जाकर कहती है कि अब ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में दोनों बराबर आ जाते हैं। बार बार ऐसा ही हो रहा था, तो वह इनकी मॉम पूछ ही लेती है कि तुम करना क्या चाहती हो। वो कहती है मुझे माफ करना मॉम। अब उसके मुंह से मॉम सुनकर वो कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम कैसे हुई। तो फिर होंगजू कहती है कि मैं आपको क्या कहूँ, मैडम कहूँ, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे मेरा नाम मिस बे कहो। वो कहती है कि ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम दोनों होएंग को प्यार करते हैं, तो मैं आपसे भी प्यार करना चाहती हूँ, और फिर चली जाती है। होएंग की मॉम तो बस ये देखते रह जाती है कि ये क्या कर रही। तब वो होंगजू को पीटर पैन में जाते हुए देखती है, तो कहती है कि शायद इसका मिलना किस्मत ही है। फिर हमें होएंग को दिखाया जाता है, वो एक इन्वेस्टर से मिलता है जो कि उसे पहले से जानता था। तो वो कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम कोरिया में नहीं रुकोगे, और तुम्हें पता है कि यहाँ पर रूमर्स फैल गए हैं कि मिस ओक तुम्हें कुछ बहुत ही अमेजिंग ऑफर करने वाले हैं, अब तुम्हारे जैसा तो उन्हें मना कर ही नहीं सकता। वो कहता है तो आप मुझे उनसे ज्यादा अच्छा ऑफर दो, मैं आपको मना नहीं करूंगा। ये सुन के वो कहता है कि अब मैं तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दूंगा कि तुम मेरे अलावा किसी और के पास नहीं जाओगे। उधर अंकल और होएंग की मॉम को भी पता चल गया था, तो अंकल गुस्सा कर रहे थे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब उसे इन्वेस्टर मिल गया है तो वो इंडिपेंडेंट हो गया है, और वो अपनी मॉम को ऐसे कैसे इग्नोर कर सकता है। लेकिन वो तो खुश हो रही थी, कहती है कि आखिर वो मेरा ही बेटा है। पर वो तो बहुत गुस्से में थे, कहते हैं कि ये इम्प्रेस होने का टाइम नहीं है, उन लोगों ने तो उसकी सारी कंडीशन भी एक्सेप्ट कर ली है। फिर कहते हैं कि अगर तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकती तो मैं उसे अपनी साइड कर दूंगा। अगले सीन में हम स्कूल में ताई को देखते हैं, वो टीचर्स के साथ बातें कर रहा था। तब बातों बातों में एक टीचर कहने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है, वो तो हनीमून के लिए अब्रॉड गया। तो फिर उससे पूछता है कि आपका हनीमून डेस्टिनेशन क्या है। तो एक दूसरी टीचर कहने लगती है कि तुमने इनसे ये क्वेश्चन क्यों किया, इनकी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तो वो भी कहता है कि हाँ मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी उसकी नजर हाईजी पर पड़ती है जो उसे ही घूर रही थी, क्योंकि उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए वो बात करने के लिए उसे बाहर बुलाती है और कहती है कि हम कब तक ऐसा करते रहेंगे, हमने डेटिंग की है, कोई क्राइम थोड़ी है ये।
तो हम इसे सीक्रेट क्यों रखें? वो कहता है कि अगर किसी को पता चल गया ना तो पूरे स्कूल में ये बात फैल जाएगी और सब लोग हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। लेकिन हाइजी तो नाराज हो रही थी क्योंकि इससे उनका बात करना बहुत कम हो गया था। वो उसका हाथ पकड़कर कहती है कि क्यों ना हम अब इसे सीक्रेट नहीं रखें और सबको सच बता दे। तब वो भी मान जाता है। लेकिन जैसे कुछ स्टूडेंट्स की आवाज सुनता है तो एकदम से हाथ छुड़ाकर चिल्लाते हुए कहता है कि आगे से मुझे अपने साथ शिफ्ट चेंज करने के लिए मत कहना, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और फिर चला जाता है। हाइजी तो यही देखती रह जाती है कि इसने क्या किया। फिर हम होंगजू को देखते हैं। होयंग भी इसके साथ उसी घर में ही था। वो कॉमिक पढ़ रही थी तो वो उसे पढ़ रहा था। ऐसे में होंगजू कॉमिक से अपना फेस छुपाने लगती है, कहती है कि मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन वो तो सो जाता है। तब वो उसे देखने लग जाती है और पास्ट का टाइम याद करती है जब वो अपना करियर प्लान लिख रही थी। तब उसकी नजर बाहर ग्राउंड में पड़ती है। वहाँ वो होयंग को खेलता हुआ देखती है। वो बहुत अच्छा खेल रहा था। तब वो अपना काम छोड़कर उसे ही देखने लग जाती है। फिर बाद में एक कॉमिक लेकर होयंग के पास लाइब्रेरी जाती है। उसे बताती है कि मेरी क्लासमेट ने मुझे ये दी क्योंकि मैंने उसे ही कहा था कि मैं एक एनिमेशन डायरेक्टर बनना चाहती हूँ। लेकिन होयंग इससे एक्साइटेड नहीं होता है। तो वो कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम एनिमेशन डायरेक्टर बनना चाहते हो, तो क्या अपना सपना मुझे देने के बाद तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया है? इतने में कुछ लड़कियों की आवाज आती है तो होयंग उसे फटाफट से खींचकर अपनी तरफ कर लेता है ताकि कोई इसे देख न ले। वो लड़कियां होयंग के बारे में बातें कर रही थी कि वो तो किसी लड़की की तरफ देखता भी नहीं है, लेकिन अभी तो वो होंगजू को भी देख रहा था। ये सब याद करके होंगजू उसे देखने लगती है और उसके फेस को टच करने लगती है कि वो उठ जाता है। कहता है कि अब कॉमिक नहीं पढ़ रही हो? तो वो कहती है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हैंडसम हो गए हो, और पता अभी मुझे कुछ याद आया लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगी नहीं। वो पूछने लगता है पर वो बताती नहीं। तो वो गुदगुदी करके परेशान करने लगता है और फिर से हक कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि होंगजू जब कॉमिक पढ़ रही थी तो बाहर स्नोफॉल देखकर बहुत खुश आती है। उसी टाइम कोई आता है तो उसे लगता है कि शायद होयंग है, लेकिन वो उसकी मॉम थी। तब वो अंदर आकर रूम देने लगती है। होंगजू ने कुछ देने के लिए फ्रिज में देखती है लेकिन कुछ नहीं था। तो कहती है कि मेरे पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं है। फिर उसे एक लिफाफा देकर कहती है कि तुम्हारी सोच से काफी ज्यादा है। वो सरप्राइज होकर कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी, लेकिन इसे खोलकर देखना चाहूंगी। फिर उसे देखकर वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। अगले सीन में हम होयंग को देखते हैं। वो लगेज देखकर अपनी मॉम से पूछता है कि ये क्या है। वो बताती है कि हेड ऑफिस ने हम में से किसी एक को वापस बुलाया है तो मैं वापस जा रही हूँ। तो जाने से पहले हम साथ में खाना खा लें। अब खाना खाते हुए होयंग उनसे कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। तो वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं 10 साल पहले यूएस तुम्हारे डैड की वजह से गई थी? लेकिन ऐसा नहीं है। तुम्हारे अंदर मैंने जो काबिलियत देखी थी उसे बेकार नहीं जाने देना चाहती थी। तभी होयंग को किसी का कॉल आता है। वो कहते हैं कि इसे उठा लो क्योंकि ये मेरे लॉयर का कॉल है। मैंने तुम्हारे खिलाफ केस कर दिया है। मुझे पता चला कि तुमने हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन को यूज करके इन्वेस्टमेंट कलेक्ट किया है। ये सुनकर तो वो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि ये सब बकवास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अब ये सच हो या झूठ हो बाद में पता चल जाएगा, लेकिन अब इस केस की वजह से कोई भी तुम में इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो अब तुम सोच लो कि यही रहना है या फिर मुझसे 10 दिन बाद यूएस में मिलना है। वो कहता है कि आप ये सब क्यों कर रही हो, आप इस हद तक क्यों जा रही हो? तो वो कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अपना डिसीजन चेंज नहीं करूंगी। एक माँ अपने बेटे की लाइफ इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। वो भी कहते था कि अगर आप नहीं सुनोगी तो मैं भी आपकी नहीं सुनूंगा। वो हंसते हुए कहती है कि तुम मेरे ही बेटे हो तो मैं भी देखना चाहूंगी कि तुम अब आगे क्या करते हो। नेक्स्ट हमें होंगजू को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। स्नोफॉल हो रहा था और वो बस चली जा रही थी। फिर चलते चलते उन जगहों को देखती है जहाँ पर उसने सबके साथ टाइम स्पेंड किया था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि होयंग की मॉम ने उसे लिफाफे में एक क्रेडिट कार्ड दिया था। ये कहा था कि मेरे बेटे ने तुम्हें चुना है तो मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, तो तुम भी हमारे साथ यूएस चलो। वो कहती है कि आप मुझ पर कैसे भरोसा कर सकते हो, मैं तो इन पैसों से कुछ भी कर सकती हूँ। वो हंसती है और कहती है कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, अपने बेटे पर करती हूँ, और मैं आज वापस जा रही हूँ तो उम्मीद करती हूँ कि तुम भी इसका साथ दोगी। लेकिन होंगजू को तो उनकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है और क्या कहना चाह रही है। तो वो कहती है कि अगर होयंग एक बार यहाँ से चला गया ना तो वापस जल्दी से नहीं आएगा, और तुम मुझे नहीं जानती हो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। तो अगर तुम उसके साथ रहना चाहती हो तो उसके साथ आ जाओ। मेरे बेटे ने तुम्हारी वजह से सब कुछ छोड़ दिया है तो क्या तुम उसके लिए इतना नहीं कर सकती, ये जगह नहीं छोड़ सकती, या फिर तुम शायद उसके लिए इतनी सीरियस हो ही नहीं। होंगजू यही सब सोच सोचकर परेशान हो रही थी कि वो क्या करे। तभी सामने अपने टीचर मिस्टर किम को देखती है। वो उसे देखकर कहते हैं कि तुम ठंड में बाहर ऐसे क्यों घूम रही हो, चलो मैं तुम्हें कुछ ट्रीट देता हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, आज मैं आपको ट्रीट दूंगी, और बहुत सारा सामान खरीदवा देती है और इसकी पेमेंट भी उसी क्रेडिट कार्ड से करती है। होंगजू ने उन्हें अपने यूएस जाने के बारे में बता दिया था तो उस पर नाराज हो रहे थे कि तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, यूएस यही बगल में थोड़ी है। तो वो कहती है कि वो लड़का मुझे बहुत पसंद करता है और मैं भी उसे पसंद करती हूँ, उसके साथ रहना चाहती हूँ। वैसे भी बाहर घूमने का मेरे पास ये बहुत ही अच्छा मौका है। उसकी बातें सुनकर वो भी कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहो तो जा सकती हो, कुछ सही नहीं रहा तो वापस आ जाना। लेकिन वो कंफ्यूज लग रही थी, बार बार पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि तुम अच्छी स्टूडेंट रही हो, तुमने अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, तो मैं यही कहूंगा कि तुम जो भी फैसला करोगी वो सही होगा। फिर वो पूछते हैं कि ये तो बताओ कि वो लड़का कौन है। तब होंगजू जैसे ही होयंग का नाम लेती है तो वो तो कुछ ज्यादा ही चौंक जाते हैं और उस पर चिल्लाने लगते हैं कि वो तुम्हें क्यों डेट करेगा, अगर तुमने मुझे इस बारे में पहले बताया होता तो ये सब नहीं होता। उन्हें इतना गुस्सा होता हुआ देखकर वो हंसने लगती है। अगले सीन में होयंग की मॉम को दिखाया जाता है। वो वापस जा रही थी। जाने से पहले वो होयंग से कहती है कि जो बात तुम होंगजू से नहीं कर पा रहे थे मैंने उससे वो कह दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों को मैं साथ में बहुत जल्द अपने सामने देखूंगी। उनके जाते ही होयंग भी खुश होकर फटाफट से होंगजू से मिलने जाता है, लेकिन वो घर पर नहीं थी। वो उसे ढूंढने भी जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती।
शाम को जब वो घर आती है तो आते ही दरवाजे के पास लेट जाती है। वो बहुत ही परेशान थी। उसे होयंग का कॉल आता है लेकिन वो रिसीव नहीं करती। वहीं होंगजो को दिन भर ढूंढने के बाद होयंग भी जब घर आता है तो उसके रूम की लाइट ऑन देखकर जल्दी से उसके पास जाता है और फिर जैसे ही दरवाजा खटखटाने वाला होता है तो उसकी लाइट ऑन और ऑफ होते देखता है। वो समझ जाता है कि उससे मिलना ठीक नहीं है। वो अभी अपसेट है और शायद इसलिए आज उसने उससे बात भी नहीं की। तो वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हाईजी को स्कूल में दिखाया जाता है। ताइक तो उसकी किसी भी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तभी वो सामने से उसके डैड और बाकी टीचर्स के साथ वहाँ आता है। उसे देखकर हाईजी तो हाई करने लगती है लेकिन वो तो उसकी तरफ देखता ही नहीं। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाते जाते उसकी हील लकड़ी के फ्लोर में फंस जाती है। वो निकालने की कोशिश करती है पर उसे निकल ही नहीं रही थी। उसे देखकर उसके डैड भी कहते हैं कि मैंने इसे कितनी बार मना किया है कि स्कूल में हील्स पहनकर मत आना। अब इस जैसी बेवकूफ लड़की से शादी कौन करेगा। कि तभी ताई उसकी हेल्प करता है। हील निकाल कर उसे खुद पहना देता है और फिर हाईजी का हाथ पकड़कर उनसे कहता है कि डैड मैं हाईजी से शादी करना चाहता हूँ। ये देखकर तो वो और बाकी सारे टीचर्स बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। पहले तो उसके डैड कहने लगते हैं कि तुम मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकते हो, लेकिन फिर कहते हैं कि मेरे फ्यूचर दामाद तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। ऐसे में ताई खुशी से हाईजी को गोद में उठा लेता है और उसे लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो दूसरी तरफ हम अंकल को देखते हैं। वो सैंग के रेस्टोरेंट जाते हैं तो जैसे ही वहाँ पर मिस बे को देखते हैं सैंग को इशारा करते हैं कि मुझे वहाँ पर बैठना है। वो भी समझ जाता है। फिर जब अंकल एक खाली टेबल पर बैठने वाले होते हैं तो वो एकदम से कहता है कि ये तो रिजर्व है, आपको कहीं और बैठना होगा। तब वो मिस बे को देखकर कहने लगते हैं कि अरे तुम यहीं पर हो, और बहाने से उनके पास बैठ जाते हैं। लेकिन वो तो खाना छोड़कर निकलने लगती है तो वो उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि अपना खाना खत्म करके जाओ। लेकिन वो सुनती नहीं है, फिर जाने लगती है। तब वो कहते हैं कि प्लीज आज मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे तुम्हारी कंपनी चाहिए। तो वो कुछ सोचकर वही बैठ जाती है। फिर सैंग भी आकर कहता है कि आप दोनों मेरे रेगुलर कस्टमर हो तो मैं आपको आज मेरी तरफ से स्पाइसी चिकन की ट्रीट देना चाहता हूँ। तब मिस बे कहती है कि यहाँ के चिकन बहुत ज्यादा टेस्टी है, तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है ना। ये सुनकर तो अंकल कहने लगते हैं कि तुम्हें 20 साल बाद भी ये बात याद है। तो वो कहती है कि मैं कैसे भूल सकती हूँ कि हर डेट के बाद ऐसे स्पाइसी खाने से तुम्हारी हालत खराब हो जाती थी। ये सुनकर तो वो बहुत खुश होने लगते हैं। फिर हमें होंगजो को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के बाहर होयंग का वेट कर रही थी। फिर जैसे ही वो पहुंचता है तो दोनों वहाँ घूमने लग जाते हैं। होंगजो से बातें करने लगती है तो एकदम से होयंग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि चलो साथ में यूएस चलते हैं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता और ना ही तुम्हें दोबारा खोना चाहता हूँ। तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, इतना ज्यादा कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगी। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहती लेकिन मैं। अब वो कुछ बोले उससे पहले होयंग कह देता है कि मैं जानता हूँ कि तुम जो भी पसंद करती हो या जो करना चाहती हो वो सारी चीजें यहीं पर हैं। वो सॉरी कहने लगती है तो वो कहता है कि तुम्हारा ये आंसर सुनकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा फील हो रहा है कि तुम अपने सपने के बीच में किसी को नहीं आने दे रही हो। और हंसते हुए कहता है कि तुम्हें कोई भी सीड्यूस नहीं कर सकता। फिर अपने पॉकेट से जूनू की वो पुरानी बुक निकाल कर कहता है कि इससे हमारी कितनी सारी यादें जुड़ी हुई है, तो तुम इसे कैसे फेंक सकती हो। ये देखकर वो रोने लगती है तो वो कहता है कि तुम रो क्यों रही हो, मैं जल्दी वापस आऊंगा और तब तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर उसे हक कर लेता है। फिर वो कुछ खाने के लिए उसी लेडी की शॉप पर पहुंचते हैं। होंगजो होयंग से कहती है कि तुम्हें अब अच्छे से एक्ट करना है। वो भी एकदम रेडी था। इतने में वो लेडी खाना सर्व करने आती है तो होयंग होंगजो को देखते हुए कहने लगता है कि मैं तो तुम्हारे लिए पागल ही हूँ। होंगजो कहती है कि तुम बहुत ही बेकार एक्टिंग कर रहे हो। तो वो लेडी उन्हें देखकर हंसने लगती है। बाद में शाम को घर आकर दोनों क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने लगते हैं। फिर सेल्फी लेते टाइम होयंग उसे किस कर देता है। इसके बाद वो एक एनिमे मूवी देखने लगते हैं लेकिन मूवी देखते देखते होंगजो बीच में ही सो जाती है। पर होयंग एंड तक मूवी देखता है जब तक कि होंगजो का नाम नहीं आता। फिर वो भी सो जाता है। नेक्स्ट हमें हाईजी को दिखाया जाता है जो कि होंगजो से मिलने आई हुई थी और उससे भी होयंग के जाने का पता चल गया था। तो वो कहती है कि वो कब तक वापस आएगा। वो कहती है पता नहीं, शायद 6 महीने भी लग सकते हैं। तब वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी मॉम उस पर सच में केस करेगी, शायद वो सिर्फ वार्निंग दे रही हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि वो होयंग को अपने साथ ले जाने के लिए कुछ भी कर सकती है। वो कहती है तो क्या तुम तब तक उसका वेट करती रहोगी और ये भी नहीं पता कि वो कब तक वापस आएगा। इससे अच्छा तो उसके पास चली जाओ, उसने भी तो तुम्हें अपने साथ आने को कहा है। तो वो कहती है कि अगर मैं उसके साथ चली गई तो तुम्हारे साथ ड्रिंक कौन करेगा, सैंग के साथ प्याज कौन छिलेगा, और मेरे बिना मेरी कंपनी का क्या होगा। हाईजी को तो होयंग पर गुस्सा आ रहा था कि अगर उसे ऐसे छुटकर जाना ही था तो वापस क्यों आया। फिर कहती है कि तुम उसे डंप कर दो और उसे भूल कर आगे बढ़ जाओ। इस पर वो कहती है कि जब से वो वापस आया ना, मेरे लिए हर दिन एक वेकेशन की तरह है। उसके साथ बिताया हुआ हर पल मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने उसके साथ बहुत फन किया है और उसके वापस आने तक मैं इस टाइम को एक ब्रेक समझकर काट लूंगी। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूंगी। अगले दिन हम देखते हैं कि सब होयंग के घर पर क्रिसमस पार्टी के लिए पहुंचे हुए थे। हाईजी ताई के साथ आई हुई थी और सैंग सबके लिए खाना बना रहा था, लेकिन होंगजो अभी तक नहीं आई थी। उसने होयंग को मैसेज किया था कि मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। तब हाईजी उससे पूछती कि तुम वापस कब तक जाओगे। वो बताता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, बस 10 दिन के लिए मैं यहाँ रुका हुआ हूँ। तभी सैंग पूछने लगता है कि अंकल कहाँ है। तो वो कहता है कि उन्होंने आने से मना कर दिया है क्योंकि वो तो अभी मिस बे के साथ डेट पर आए हुए थे। बाहर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हुई थी, मिस बे तो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तो कहती है कि ऐसे टाइम पर कौन घूमना पसंद करता है। तब अंकल कहते हैं कि हमारी आखिरी डेट गर्मी में थी तो हमने ये टाइम मिस कर दिया था। वो कहती है कि हमने सर्दियों में ही डेट किया था और हम स्कीइंग के लिए भी तो गए थे।
तो वो उन्हें चिढ़ाने के लिए कहते हैं कि वहाँ तो मैं तुम्हारे साथ नहीं गया था। ये सुनकर तो वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है कि तुम किसी और के साथ गए थे। तब अंकल भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं और इधर पार्टी में सब बातें कर रहे थे तो हाईजी सैंग से पूछती है कि हमें यहाँ सबके पहले प्यार के बारे में पता है, लेकिन तुम्हारा पहला प्यार कौन था? तो वो उसकी तरफ देखकर कहता है कि तुम उसे नहीं जानती, जबकि उसे देखकर लग रहा था कि वो ही उसका पहला प्यार है, लेकिन वो कभी कह नहीं पाया। इसलिए ये कहता है कि अब तक वो मुझे मिली नहीं है और जो भी पहली लड़की मेरी लाइफ में आएगी वही मेरा पहला प्यार होगी। तभी होयंग को होंगजू का मैसेज आता है कि काम बहुत ज्यादा है तो मुझे रात भर काम करना होगा, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। ये सुनकर वो जल्दी से बाहर जाता है और होंगजू को कॉल करने लगता है, लेकिन वो रिसीव नहीं करती क्योंकि वो काम में बहुत बिजी थी। तभी ताइक भी बाहर आता है और होंगजू के बारे में बातें करने लगता है। कहता है कि मैंने सुना कि तुम दोनों हाईजी के लेटर की वजह से मिले थे। तो वो कहता है कि नहीं, हम उससे पहले ही एक्सीडेंटली बस में मिले थे। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम दोनों को मिलाने में हेल्प की है। उस कैफे में वो ब्लाइंड डेट मैंने ही रखी थी, यानी कि तुम दोनों वहाँ मेरी वजह से मिले हो। तो वो उसे थैंक्स करता है। अब अगले दिन दिखाया जाता है कि होयंग के जाने के लिए टैक्सी भी आ गई थी। सेल उसका सामान रख रहा था, लेकिन होंगजू रात भर अपने काम की वजह से ऑफिस में ही रुक गई थी तो वो नहीं आ पाई। फिर होयंग भी यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। तो दूसरी तरफ हमें जूनो को स्कूल में दिखाया जाता है। वो बच्चों को राइटर बनने के लिए क्लास दे रहा था। बाहर से हाईजी, ताइक और मिस्टर किम उसे देख रहे थे, लेकिन मिस्टर किम को तो होयंग के जाने का बुरा लग रहा था। वो कह रहे थे कि उसे जाने से पहले कम से कम मुझसे मिलना तो चाहिए था। और यहाँ बच्चे जूनो से पूछते हैं कि आपका नेक्स्ट नोवेल किस चीज पर बेस्ड होने वाला है। वो कहता है कि मैंने अभी तक इस बारे में किसी को नहीं बताया है, पर उनके जोर देने पर कहता है कि वो एक लड़के की कहानी है जो किसी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उसे छोड़कर जाना पड़ता है। फिर हम होयंग को देखते हैं। वो एयरपोर्ट पहुंच गया था और फ्लाइट के जाने का ही वेट कर रहा था कि तभी एक लड़की को दिखाया जाता है जो अपने लगेज के साथ उसके सामने आकर रुकती है और वो कोई और नहीं होंगजू ही थी। उसे यहाँ इस तरह तैयार हुआ देखकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होता है। पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और फिर उसे हक कर लेता है। तब वो कहती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, मैं यहाँ तुम्हें बचाने के लिए आई हूँ। तो वो कहता है कि मुझे बचाने के लिए तुम्हारा थैंक्स, और फिर उसे किस कर लेता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों पहले भी बहुत बार अनजाने में मिल चुके थे। उस दिन स्कूल हॉस्पिटल में जब होंगजू को बहुत तेज बुखार था तो उसने जिससे पानी मांगा था वो होयंग ही था। फिर जिस दिन होयंग के मैच टॉप करने पर फोटोशूट हो रहा था तब होंगजू उसके सामने से आ गई थी। तब वो उसे ही देख रहा था। फिर एक दिन ये दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे थे, लेकिन तब होंगजू एक साइकिल से टकराने वाली होती है तो होयंग उसे अपनी तरफ कर लेता है और इस चक्कर में वो साइकिल उसके पैर के ऊपर से होकर चली आती है। होंगजू ने उसे बहुत टाइटली पकड़ा हुआ था। वो तो उसे थैंक्स बोलने वाली होती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो वहाँ से चला जाता है। तब वो देखती है कि उसके पैर में चोट लगी थी और वो तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। फिर अगले दिन वो बस वाला इंसिडेंट हुआ था, यानी कि तब उसके पैर में वो चोट उसी वजह से लगी थी। मतलब कि ये पहले भी इतनी बार मिल चुके थे कि उनके बीच प्यार की शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। अब ये दोनों फ्लाइट के लिए जाने लगते हैं तो होंगजू कहती है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी पहली अब्रॉड ट्रिप तुम्हारे साथ है। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। तब एकदम से होयंग उससे पूछता है कि तुम वीजा तो लाई हो ना। वो कहती है वीजा, वो क्या होता है? वो बेचारा तो टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो तो बस उसे चिढ़ा रही थी। वो कहता है कि तुम वीजा के बिना नहीं जा सकती। तो हंसते हुए कहती है कि मुझे उसकी जरूरत है क्या, इसका मतलब मैं जा नहीं सकती। और ऐसे ही मस्ती मजाक करते हुए वो लोग चले जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।